डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडरबोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 186 लेखक जियो। उस समय ये फैंग के चेहरे पर धधकते लाल होंठ छपे हुए थे जो अभी शांत हुए थे और नाजुक शरीर और भी करीब था। ये फैंग सिग्मा ए यह एहसास बहुत अद्भुत है। महामहिम महारानी बहुत सक्रिय हैं। क्या इससे ये सिद्ध नहीं होता कि जीवन बेहतर हो रहा है? सूखा स्वर्गीय अग्नि के 3 गहन परिवर्तन। पहला परिवर्तन 3000 हरे कमल परिवर्तन। आकाश अग्नि के 3 रहस्यमय परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन पवन रोष ड्रैगन ज्वाला परिवर्तन। जैसे ही ये फैंग जोर से चिल्लाया पूरा अंतरिक्ष कांप उठा और उसी क्षण स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अग्नि ऊर्जा विस्फोट हो गई। ये फैंग और रानी मेडुसा के आसपास के स्थान पर केंद्रित एक शक्तिशाली बल उनके चारों ओर फूट पड़ा। यहाँ तक कि उन दोनों के नीचे की स्थिति भी एक विशाल और अथाह छेद से नष्ट हो गई थी। क्या ये कैसे संभव है? अभिभावक हाँ, जो पहले से भी अधिक मजबूत था, ने ये फैंग को पूर्ण अविश्वास से देखा, क्योंकि इस समय उसे वास्तव में लगा कि इस लड़के की ताकत वास्तव में उसकी खुद की प्रतिद्वंदी हो सकती है। ये किस तरह की गुप्त विधि है? यह इतनी ताकत कैसे बढ़ा सकती है? भले ही इसमें अजीब अग्नि ऊर्जा हो, यह इतना भयानक नहीं है। और विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम को उसके द्वारा कब अवशोषित किया गया था? गार्जियन बर्ड की आंखें आश्चर्य से भरी थी। उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था कि अंदर के दो लोग विंड फ्यूरियस ड्रैगन फ्लेम के खिलाफ कोई हरकत कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें इस प्राणी के साथ, जो अजीब आग की सूची में 18वें स्थान पर था, अब सम्मान के साथ व्यवहार करने की भी अनुमति नहीं थी। लेकिन जब विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम उससे लड़ रहा था, तो उसे गुप्त रूप से वश में कर लिया गया था। इतनी आश्चर्यजनक बात पर रक्षक को विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि यह केवल ये साबित कर सकता है कि फैंग ने एक पल में विंड फ्यूरियस ड्रैगन फ्लेम को वश में कर लिया। भले ही उसे विश्वास हो कि फैंग ये प्राचीन जनजाति से था, लेकिन वह कभी विश्वास नहीं करेगा कि कोई व्यक्ति अजीब आग को तुरंत अवशोषित कर सकता है। असंभव, बिल्कुल असंभव। ये फैंग ने एक हाथ से मेडुसा की कोमल कमर को गले लगाया और दूसरे हाथ से आत्मा काटने वाली तलवार ल्यूकेन रोहो को फिर से पकड़ लिया। ये बस इतना ही है। इस बार ब्लेड रोहो पहले की तरह नहीं है। अतीत में ब्लेड के चारों ओर लिपटी बैंगनी और हरी लपटें आज 3 रंगों में बदल गई हैं। 3000 फ्लेम्स फायर के बैंगनी काले रंग है, किंगलियन अर्थ कोर फायर का पन्ना हरा रंग है और मिट्टी जैसा पीला रंग है, जिसे ये फैंग ने अभी विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम को अवशोषित किया है। इन 3 रंगों के आपस में गुथे होने से उत्सर्जित होने वाली हिंसक ऊर्जा इस स्थान को जलती हुई यातना स्थल में बदलने के लिए पर्याप्त है। असंभव। वु यंग के अविश्वासपूर्ण रूप को देखकर ये फैंग बस लापरवाही से मुस्कुराए। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अजीब आग मेरी है और इसका मेरे शरीर में लौटना अपरिहार्य है। और तुम्हारी आत्मा वैसी ही है। ठंडे शब्द शीतलता और गंभीरता से भरे हुए थे और उनमें से खोपड़ी को सुन्न कर देने वाली आभा आ रही थी। पक्षी रक्षक इस समय शांत नहीं रह सकता था। उसने ये फैंग के शब्दों का अर्थ पहले ही सुन लिया था, जो ये था कि वह वास्तव में उसके जैसे अन्य लोगों की आत्माओं को निगल सकता था। असंभव। तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रक्षक को धोखा देने की? नरक में जाओ। बुद्धिमान पक्षी संरक्षक ने अपनी भुजाएं लहराई और अपने आत्मा भक्षी युद्ध कौशल को फिर से जारी किया और रात्रि काली धुंध ने ये फैंग को निगल लिया। हम आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन आप वही काम करने का साहस करते हैं। महान शक्ति हिंसक नीला ड्रैगन स्लैश। एक तेज चिल्लाहट के साथ ये फैंग ने अपने हाथ में मौजूद आग के ब्लेड को नीचे गिरा दिया और ब्लेड की नोक से एक विशाल 3 रंगों वाला ड्रैगन अचानक बाहर निकल आया। विशाल ड्रैगन में क्विंगलियन अर्थ कोर फायर की धधकती अग्नि ऊर्जा, 3000 यान हो की अजीब ड्रैगन शक्ति और हवा से क्रोधित ड्रैगन की लपटों की शक्ति है जो आकाश को निगल सकती है और पृथ्वी को खा सकती है। ताकत में अचानक वृद्धि, सांप लोगों की गुप्त विधि और आकाश अग्नि के 3 रहस्यमय परिवर्तनों के साथ मिलकर ये फैंग की ताकत को संरक्षक बतख का विरोध करने में पूरी तरह से सक्षम बना दिया है। और अति उच्च स्तरीय युद्ध कौशल, कई युद्ध कौशलों का सम्मेलन और 3 अलग अलग आग के सम्मेलन की शक्ति के साथ ईगल कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? नहीं, यह असंभव है। एक झटका हवा और बादलों को उत्तेजित करने और स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदलने के लिए पर्याप्त है। आग, हवा, रेत, गड़गड़ाहट और अंडरवर्ल्ड की अजीब शक्ति एक चौंकाने वाले विशाल ड्रैगन में बदल गई जो आकाश और सूरज को अवरुद्ध करने वाले काले कोहरे से टकरा गया। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 271 डॉजों की आत्मा को खा जाओ और हाइज़ेन्यान को जीत लो। बूम, रेतीली जमीन को हिलाने वाली एक तेज गर्जना पूरी दुनिया में गूंज उठी। मोचेंग में कुछ ही दूर लोग जमीन पर लेटे हुए आकाश और पृथ्वी की ओर एकटक देख रहे थे। उन्होंने देखा कि आकाश में काले कोहरे के कारण विशाल ड्रैगन ने एक विशाल छेद बना दिया था। छेद की ओर देखने पर आसपास की काली धुंध तेजी से छट गई और विशाल ड्रैगन भी नीचे की ओर आ गया। विशाल अजगर के मुंह में एक स्याही रंग की आकृति कठिन संघर्ष कर रही थी। हालांकि अगले ही पल खोपड़ी को सुन्न करने वाले अजगर ने उस आकृति को निगल लिया। कोई चीख नहीं सुनाई दी। काली स्याही की छाया तुरंत गायब हो गई और आसमान के ऊपर धुंध चमकदार सूरज की रोशनी से छट गई। ऐसा दृश्य देखकर हर कोई खुश हुए बिना नहीं रह सका और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अत्यंत विशाल ड्रैगन तूफान की काली धुंध के साथ आकाश में बिखर गया और रात्रि और चौंकाने वाली आभा अचानक फीकी पड़ गई। हालांकि आकाश के ऊपर 3 आकृतियां शून्य में लटक गईं। 2 खूबसूरत महिलाओं को अपनी बाहों में उठाए उस आदमी को देखकर हर कोई स्तब्ध होकर चुपचाप देखता रहा। वह एक बहुत सुंदर युवक था, लेकिन इस युवक को जीत की खुशी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसकी भौहें बहुत गंभीर थीं और वह धीरे-धीरे अपने बगल में 2 महिलाओं के साथ गिर गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फैंग के शरीर की आत्मा के अंदर इस समय एक काला बिंदु घूम रहा है। वह काला बिंदु निस्संदेह पक्षी रक्षक की अवशेष आत्मा है। छोड़े गए विशाल अजगर द्वारा मारे जाने के बाद पक्षी रक्षक की आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि उसे निगलने वाली लड़ाई की भावना के कारण शरीर में समा गई थी। बट प्रोटेक्टर की आत्मा शरीर की तुलना दूसरों से नहीं की जा सकती। उसने कीमियागर हान फैंग और एक अन्य आयरन प्रोटेक्टर की आत्माओं को निगल लिया है। 2 आत्मा शरीर और स्वयं पक्षी रक्षक निस्संदेह दूसरों के लिए एक छिपे हुए खतरे का बम है, लेकिन ये फैंग के लिए यह एक महान टॉनिक है। जमीन पर उतरने के बाद ये फैंग जल्दी से क्रॉस लेग करके बैठ गया और उसके बगल में मेडुसा और कैडाई मदद नहीं कर सके, लेकिन दूर चले गए ताकि उसे परेशान न किया जाए। उन्हें अभी ये फैंग से खबर मिली है कि वह कुछ समय के लिए यहाँ एकांत में रहेंगे, इसलिए उन्हें इस समय इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा न हो कि सोल पैलेस के कोई अवशेष हों और जिन्हें अन्य ताकतों द्वारा खत्म नहीं किया गया हो। ये फैंग ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उनके शरीर की आभा पूरी तरह से फीकी पड़ गई थी। इस समय भी वह एक साधारण नश्वर व्यक्ति की तरह लग रहे थे, लेकिन उसके मन में एक और भीषण और भयानक युद्ध चल रहा था। जी, मुझे अपनी आत्मा की गहराई में ले जाओ। तुम निस्संदेह मौत की तलाश में हो, लड़का। तुम्हारा शरीर और अजीब आग मेरी है। हा हा हा। गार्जियन बर्ड ने ये फैंग की आत्मा को देखा और बेतहाशा हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उनके सोल पैलेस में तकनीक विशेष रूप से आत्मा शरीर को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन की गई है। अब ये जगह बाहर से अलग है। इस फैंग के पास उस लंबी तलवार का आशीर्वाद नहीं है। मैं सोल हॉल का पृथ्वी स्तरीय रक्षक हूं। क्या मैं उस पर अत्याचार नहीं कर सकता और उसे पकड़ नहीं सकता? ये सोचते हुए गार्जियन तुरंत अपने दुखद अनुभव के बारे में भूल गया। एक अजीब काली धुंध में बदल गया, अपना बड़ा मुंह खोला और ये फैंग के भ्रामक आत्मा शरीर में घुस गया। हा, ये फैंग के मुंह के कोनों से तिरस्कार का संकेत उठा और फिर वह मुस्कुराया और कहा, सोल पैलेस का रक्षक बनना आपके लिए बेकार है। आप इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। अगर मैं आपका कुछ नहीं कर सकता तो मैं आपको अंदर क्यों जाने दूंगा? मैंने पहले ही कहा है, न केवल अजीब आग बल्कि तुम भी, मैं इसे बिना असफल हुए स्वीकार करूंगा। जैसे ही उन्होंने बात की, ये फैंग के पूरे शरीर से अचानक एक शक्तिशाली भक्षण करने वाली शक्ति फूट पड़ी। इस भक्षण करने वाली शक्ति ने वु यंग को भी, जो आत्मा को भक्षण करने की तकनीक में माहिर था, चौंकने से रोक नहीं पाया। आत्मा भक्षण तकनीक, इसका कोई मतलब नहीं है कि वह केवल स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक वस्तुओं को ही अवशोषित कर सकता है, जैसे कि अजीब आग अगर वह चाहे तो औषधीय जड़ी बूटियों को भी अवशोषित कर सकता है। हालांकि ये फैंग ने वास्तव में जियामा साम्राज्य में बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां देखी। अजीब आग द्वारा लाए गए विनाशकारी प्रभाव की तुलना में अन्य स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक वस्तुएं बहुत खराब हैं, जब तक कि यह भविष्य का अमृत, सुपर शक्तिशाली आत्मा, वास्तविक उच्च स्तरीय अमृत न हो। बेशक ये सब बात के लिए है, लेकिन अब ये फैंग गार्जियन की शक्तिशाली आत्मा को महत्व देते हैं। ये कैसे हो सकता है? आपकी तकनीक किस तरह की है? यह आत्माओं को कैसे खा सकती है? आप कौन हैं?
विभिन्न प्रकार की अजीब आग को अवशोषित करने की क्षमता स्वर्ग को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है और यह आत्माओं को भी भस्म कर सकती है। यह अब स्वर्ग स्तरीय कौशल नहीं है। ये फैंग ये कौन है? अपनी आत्मा की शक्ति को अनियंत्रित रूप से चूसते देख पक्षी रक्षक पूरी तरह से भयभीत हो गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। कुंग फू स्तर, क्या आपने कभी सम्राट स्तर से परे दिव्य स्तर के बारे में सुना है? ठंडी आवाज अभिभावक बत्तख के कानों तक पहुंची, जिससे वह पूरी तरह निराश हो गया। जहां तक मैं कौन हूं? मैं नेन डैडी हूं, पापा। आखिरी क्षण में जब शब्द गायब हो गया तो पक्षी रक्षक को यह भी समझ नहीं आया कि नेन डैडी क्या थे। आत्मा जादुई तरल की बूंदों में बदल गई, जिससे ये फैंग के शरीर के प्रत्येक मेरिडियन भर गए और उनके शरीर को इस ऊर्जा से पोषण मिला। आध्यात्मिक तरल पदार्थ की प्रत्येक बूंद को अन्य आत्माओं से किसी भी अशुद्धता के बिना 3 अलग-अलग आग द्वारा परिष्कृत किया गया था। इस प्रक्रिया ने ये फैंग को आरामदायक महसूस कराया। हाइबोडोन के शब्दों में वह तरोताजा महसूस कर रहा था और उसकी आत्मा का क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा था। इस बार ये फैंग सोल पैलेस की योजना के लिए वास्तव में आभारी थे। यदि यह उनके चतुर समूह के लिए नहीं होता तो इस बार उनकी खेती और आत्मशक्ति में सुधार कैसे होता? देर से आध्यात्मिक चरण, आध्यात्मिक क्षेत्र की महानपूर्णता, स्वर्गीय क्षेत्र का प्रारंभिक चरण। स्वर्ग क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पदोन्नत होने के बाद ये फैंग की आत्मा का क्षेत्र धीरे-धीरे बंद हो गया, जिससे वह बहुत खुश हो गया। उसमें धरती हिला देने वाले बदलाव आए हैं। हालांकि ये फैंग ने इस समय अभ्यास करना बंद नहीं किया, क्योंकि उसने जो हासिल किया वह उससे कहीं अधिक था। जब उसकी आध्यात्मिक चेतना मुक्त हुई तो उसके सामने से एक नीली लौ निकली। यह नीली लौ आधिकारिक तौर पर समुद्री हृदय लौ है, जिसे पहले अभिभावक बत्तख ने स्वीकार कर दिया था। हाइज़ेनियन एलियन फायर की रैंकिंग में 15वें स्थान पर है। यह अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार विन फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम और किंगलियन अर्थ फायर को पार करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि हाइज़ेनियन को पहले हान फैंग द्वारा अवशोषित किया गया था और पहले अवशोषण से सभी ऊर्जा लाभ हान फैंग द्वारा लिए गए थे। इसलिए भले ही ये फैंग अब हाइज़ेनियन को अवशोषित कर ले, लेकिन उसकी ताकत बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। सी हॉट फ्लेम को अवशोषित करने की प्रक्रिया उतनी त्वरित नहीं है जितनी ये फैंग द्वारा विन फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम को अवशोषित करने की। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। 3000 फ्लेम्स फ्लेम और विन फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम की तरह ये फैंग द्वारा उन्हें सुरक्षित रूप से अवशोषित करने के लिए इन दोनों को व्यवस्थित रूप से बदल दिया गया है। जहां तक क्विंगलियन अर्थ कोर फायर और सी हॉट फ्लेम की बात है, वे अलग-अलग हैं। यदि वह उन्हें अवशोषित करना चाहता है तो उसे सोल डिवोरिंग आग चलाना होगा और कठिन प्रक्रिया से गुजरना होगा। भले ही ये फैंग कई अलग-अलग आग में रहते थे, फिर भी जब उन्होंने हाइज़ेनियन को अवशोषित किया तो उन्हें एक अलग तरह का दर्द महसूस हुआ। निस्संदेह हाइज़ेनियन ने भी इसका कड़ा विरोध किया था, जिसका अपना स्वामी था, लेकिन चाहे वह कितना भी विरोध करे, सोल डिवोरिंग आग के सामने इसका कोई फायदा नहीं होगा। अंत में हाइज़ेनियन केवल अपने हाथ और पैर ही छोड़ सका और ये फैंग द्वारा उसे बेतहाशा नष्ट कर दिया गया। हाइज़ेनियन, ओ चलो मैं इसे अकेला छोड़ दूंगा। ये फैंग, ओ तारांकन, ओ नहीं, क्या इसे अजीब आग पर विजय पाने का उत्साह नहीं आएगा? काटना, हाइज़ेनियन पर विजय पाने के लिए गुरु को बधाई। अध्याय 272 यदि प्रेम लंबे समय तक रहता है तो ये दिन और रात जैसा कैसे हो सकता है? काटना, हाइज़ेनियन को सफलतापूर्वक अवशोषित करने और एक सितारा डुवान की ताकत में सुधार करने के लिए मास्टर को बधाई। सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही और ये फैंग के शरीर से फैलती तरंगों के साथ-साथ उसकी ताकत बढ़ती रही। उसके शरीर से निकली गति सीधे डुवान की चोटी से होकर गुजर गई और ये फैंग भी एक भयानक और शक्तिशाली डुकिंग बन गया। सफलता की इतनी गति के साथ यहां तक कि जो 2 महिलाएं इसकी रक्षा कर रही थीं, वे भी अपनी खूबसूरत आंखें खोलने से खुद को नहीं रोक सकी। पहले उन्हें लगा था कि ये फैंग की ताकत 3 सितारा डुवान से अब डुवान के शिखर तक चली गई है। जैसे ही उसने एकांत में अभ्यास किया, वह एक मजबूत डुकिंग में बदल गया था। ऐसी सफलताओं की गति आश्चर्यजनक है। उन्होंने एक ही दिन में एक के बाद एक सफलताएं हासिल की। ये खाने से भी आसान था। हालांकि यह बाहरी लोगों के लिए चौंकाने वाला है, लेकिन ये फैंग के लिए सब कुछ उचित है। अजीब आग की शक्ति की तुलना अन्य चीजों से की जा सकती है। आपको पता होना चाहिए कि ये फैंग ने इस बार 2 प्रकार की अजीब आग को अवशोषित कर लिया है और यह अभी भी किंगलियन की आंतरिक आग से अधिक है। यदि इसे डुवान से डुवान तक प्रचारित नहीं किया जा सकता है तो अजीब आग अब एक अलग आग नहीं होगी। पिछले 3000 यान के लिए ये पूरी तरह से सिस्टम द्वारा वेतन कटौती थी। हालांकि यह विकास का एक अतिरिक्त साधन भी था। डॉजिंशी खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडरबोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु है अध्याय 187। लेखक जियोजीजीजी। इस बार की अजीब आग के अवशोषण में सिस्टम में संग्रहित अजीब आग की ऊर्जा होनी चाहिए, अन्यथा इसमें इतना सुधार कभी नहीं होता। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ये फैंग को जाने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपने दायरे को स्थिर किया। असामान्य अग्नि सफलता के दायरे पर भरोसा करते हुए इसे अभी भी कुछ समय के लिए स्थिर रहने की आवश्यकता है। हालांकि यह अमृत के समान खाली नहीं है, फिर भी इसे अनुकूलन की एक छोटी अवधि की आवश्यकता होती है। उस अवधि के दौरान जब ये फैंग ने अपने दायरे को स्थिर किया, स्नैक जनजाति और यहां तक कि जियामा साम्राज्य के सभी शक्तिशाली लोग यहां एकत्र हुए। युद्ध के बाद का परिणाम स्वाभाविक रूप से मजबूत लोगों के एक समूह पर छोड़ दिया गया था। ये फैंग की सफलता को पीने के पानी की तरह आसान देखने के बाद हर कोई गहराई से चौंक गया था। आज के बाद जियामा साम्राज्य पर भी स्नैक लोगों की महिमा का साया पड़ जाएगा। चाहे डुहुआन योद्धाओं की संख्या हो या गुणवत्ता, स्नैक लोग जियामा साम्राज्य से कहीं आगे निकल जाएंगे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि सांप लोगों के बीच 2 शक्तिशाली डॉजोंग स्वामी, रानी मेडुसा और कैडाई हैं। अल्पिराम। चूंकि जिनान साम्राज्य, मुलान साम्राज्य और इजुमो साम्राज्य के पूर्वज गिर गए थे, तीनों साम्राज्य अराजकता में थे। जियामा साम्राज्य ने इस अवसर को नहीं छोड़ा और जिया जिनकिन और हाइबोडोंग ने एक मजबूत दमन का नेतृत्व किया और जिनयान और मुलान साम्राज्य को अपने क्षेत्र में ले आए। इसने गामा साम्राज्य को उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में एक विशाल साम्राज्य बना दिया और सुपर साम्राज्य की शक्ति ने हजारों मील दूर तक चौंका दिया। जहां तक सांप लोगों की बात है, उनका अस्तित्व जियामा साम्राज्य से श्रेष्ठ है और वे वास्तव में पृष्ठभूमि संप्रदाय की शक्ति हैं। इजुमो साम्राज्य अन्य 2 साम्राज्यों से अलग है। हालांकि इजुमो साम्राज्य गामा साम्राज्य के करीब है, लेकिन सभी शक्तिशाली साम्राज्य जहर के स्वामी हैं और उनसे निपटना बेहद मुश्किल है। हालांकि 10,000 स्कॉर्पियन संप्रदाय के पूर्वज जिबियान की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इजुमो साम्राज्य में उनकी स्थिति को सर्वोच्च नहीं माना जाता है क्योंकि उनकी पिछली अधिकांश सेनाएं सांप लोगों द्वारा मार दी गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जिबियान लोगों को जियामा साम्राज्य में लाए तो एक विशेष संप्रदाय अचानक प्रकट हुआ और विशाल इजुमो साम्राज्य को उलट दिया। इस संप्रदाय का नाम है विष संप्रदाय। यही कारण है कि जियामा साम्राज्य ने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि जहर संप्रदाय के महान नेता के पास डुहुआन को तुरंत मारने की शक्ति है। इस तरह जियामा साम्राज्य ने किसी को जाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि अपने ही लोगों को लाभ उठाने की तैयारी करते हुए लड़ने दिया। जियामा साम्राज्य में खेती की पूर्व पवित्र भूमि यूनलान संप्रदाय को भी यूनशान के कारण भंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक समय के लिए जियामा साम्राज्य और अन्य प्रमुख साम्राज्यों में एक खूनी तूफान आया। बड़ी संख्या में फेरबदल के कारण समग्र शक्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। गामा साम्राज्य में 3 प्रमुख परिवार थे, मेटो परिवार और नालान परिवार। जहां तक म्यू परिवार का सवाल है, स्वाभाविक रूप से परिवार के मुखिया म्यूचेन सहित वे सभी मारे गए थे। अन्य संप्रदाय की ताकतें जो पहले यूनलान संप्रदाय के पक्ष में थी, सभी को बेरहमी से मार दिया गया। साम्राज्य की शक्ति किसी को दूसरा मौका नहीं देगी। हालांकि बाहरी दुनिया की सारी उथल-पुथल का मोचेन के बाहर क्रॉस लेक बैठे आदमी से कोई लेना देना नहीं है। इधर ये फैंग भी 1 महीने से अधिक समय से एकांतवास में है और इस दौरान उन्हें हवा, रेत और चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ा। उसके केंद्र में 100 मीटर के भीतर राजसी लड़ाई की भावना और गर्मी ने शक्तिशाली डुहुआन को भी पास आने की हिम्मत नहीं की। और ये फैंग को टैगोर रेगिस्तान में एक बहुत ही आकर्षक दृश्य बनाता है। जहां तक मोचेन का सवाल है, जो आपदा से बच रहा था, ये फैंग केवल बैठ जाने से सामान्य से कहीं अधिक तेजी से ठीक हो गया। लड़के, लड़कियां और यहां तक कि बड़ी ताकतों के लोग भी जिज्ञासावश डेजर्ट सिटी में आ गए। वे शहर के गेट के बाहर दूर खड़े होकर रेगिस्तान में अकेले बैठे विचारों से भरे खूबसूरत युवक को देख रहे थे। ये फैंग 1 महीने से अधिक समय से यहाँ हैं, न केवल स्थिर स्थिति में हैं, बल्कि इस युद्ध स्थल से उत्पन्न हिंसक ऊर्जा का उपयोग एकांत में अभ्यास करने और एक और सफलता हासिल करने के लिए भी कर रहे हैं। आखिरकार उस दिन ये फैंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली, फिर ऐसे फैला जैसे आसपास कोई नहीं था और अपने विशेषता पैनल की जांच की।
साइन इन सिस्टम स्वामी ये फैंग जाति सांप लोग मनुष्य या सांप का रूप ले सकते हैं। फाइटिंग क्यूवी कल्टीवेशन 2 स्टार फाइटिंग सम्राट। कुंग फू आत्मा भक्षण तकनीक असाधारण आग 30,000 फ्लेम्स फ्लेम सी हॉट फ्लेम विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम ग्रीन लोड्स अर्थ कोर फायर। उपकरण फ्लोइंग ब्लेड लाइक फायर 2 टुकड़े बर्निंग फैंटेसी आर्मर 5 टुकड़े थंडरस विंड बूट्स 2 टुकड़े ऊपर न्यूनतम जड़ा हुआ जादू को 6 स्तर का जादू को है और वर्तमान में एक हवा विशेषता है। काया 3000 हरे कमल का शरीर अमर शरीर मेडिसिन कड़ाही जीवान स्वर्गीय कड़ाही सूची में दूसरा। कीमिया शोधन कौशल 5वीं कक्षा आत्मा कौशल आत्मा निर्णय। गुप्त तकनीकें स्वर्गीय अग्नि के 3 रहस्यमय परिवर्तन 2 परिवर्तन सांप जनजाति की हिंसक गुप्त तकनीकें आदि। लड़ाई कौशल अंडरवर्ल्ड फिंगर स्वर्गीय स्तर एम्परर सीज यू 1000 फ्लेम स्वॉर्ड गैंग सैंडस्टॉर्म मल्टीपल ब्लैक आइज ड्रैगन सोअर्स एक्सट्रीम विंड किल सनसेट ग्लोरी आदि। अमृत स्वर्गीय आत्मा को पिघलाने वाली रक्त गोली औषधि कीमिया कोडेक्स 5वीं कक्षा सौंदर्य गोली 1 टुकड़ा। प्रस्ताव बर्फ का सिंहासन 5वीं कक्षा का अमृत कोड 6ठी कक्षा का आध्यात्मिक अमृत नुस्खा। वॉरक्राफ्ट पैच बॉल पेगासस 20 लेवल 6 नेदरवर्ल्ड येलो टाइगर किंग लेवल 6 टू हेडेड फायर स्पिरिट स्नैक लेवल 5। मानव सेवक जियाक सिंह टिन द हुआन पीक जीवन कौशल कैंडिड हॉल लूलिप फीडिंग तकनीक वाइब्रेशन ग्रिलिंग फिश तकनीक स्नैक रैपिंग टाइप वेव। अल्पविराम 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 अल्पविराम। एक महीने के एकांतवास ने न केवल द हुआन की ताकत को स्थिर किया बल्कि उसे फिर से एक सितारा दायरे में प्रवेश करने की अनुमति भी दी। उसके शरीर पर अजीब आग की संख्या 4 प्रकार तक पहुंच गई जिसके बारे में बाकी लोग कभी सोचने की हिम्मत नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक वस्तुओं को अवशोषित करना किसी की ताकत को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। स्पिरिट डिवोरिंग तकनीक सामान्य तकनीकों से तुलनीय नहीं है। 3 महान कलाकृतियों 4 महान विचित्र आग और स्वर्ग स्तरीय कौशल से सुसज्जित ये फैंग इस समय उच्च आत्माओं में है और चमकदार सूरज के नीचे उनका आंकड़ा विशेष रूप से प्रभावशाली है। छोटा लड़का तुम कब तक यहाँ दिखावा करोगे? अचानक एक परिचित महिला की आवाज ये फैंग के कानों में पड़ी जिससे वह कांप उठा। वास्तव में पहले की यह ध्वनि अभी भी मेरी स्मृति में ताजा है और मैं एक वातानुकूलित प्रतिवर्ती की तरह उड़ना चाहता हूं। वह तेजी से पीछे मुड़ा और उसने देखा कि लाल पोशाक में एक खूबसूरत महिला कुछ ही दूरी पर उसकी ओर देख रही है। हालांकि उसका खूबसूरत चेहरा बेहद ठंडा था लेकिन उन संकीर्ण और सुंदर आंखों में कोमलता ने ये फैंग के दिल को भी काम दिया। महामहिम महारानी क्या आप यहाँ मेरा इंतजार कर रही हैं? ये फैंग ने अपने मुंह के कोने पर आश्चर्य का संकेत उठाया और तुरंत ठंडी और आकर्षक महिला के सामने कदम रखा। उसकी आंखें जो अभी अभी कोमल थीं बेहद ठंडी हो गईं। किसी की ओर देखने के बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, छोटे लड़के तुम बहुत आश्वस्त हो, मैं अपने मामलों में व्यस्त हूं तो मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कैसे कर सकता हूं? ओह ये सुनकर ये फैंग का चेहरा उदासी से भर गया और उसकी अभिव्यक्ति वास्तव में दयनीय और हृदयविदारक थी। उन लड़कियों के भावों का उल्लेख नहीं किया गया जिन्होंने मोचेंग में ये फैंग को दूर से देखा और अपने भाई के लिए खेद महसूस किया। यहाँ तक कि रानी मेडुसा भी थोड़ा असहनीय महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि चतुर रानी मेडुसा जानती थी कि यह छोटा लड़का ये फैंग था जो नाटक कर रहा था, फिर भी उसे थोड़ा दुख हुआ। खांसी थोड़ा खांसने के बाद रानी मेडुसा ने कुछ ही दूरी पर लोगों के एक समूह पर नजर डाली। छोटे लड़के यह इस मामले पर चर्चा करने की जगह नहीं है, मेरे साथ आओ। ये कहते हुए रानी मेडुसा ने ये फैंग को नजरअंदाज कर दिया और जैसे ही उसने उस पर कदम रखा गायब हो गई। ये फैंग ने मनमोहक पीठ की ओर देखा और सहायता से अपना सिर हिलाया। वह बहुत अद्भुत थी लेकिन फिर भी उसने खुद को छोटा आदमी कहा। अफसोस हम किस पर भरोसा कर सकते हैं? मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैंने उसे यह साबित नहीं किया कि मैं वास्तव में कितना शक्तिशाली हूं। तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आते? क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि मैं तुम्हारे जैसे छोटे आदमी को ले जाऊं? ठंडी आवाज ने ये फैंग को काम दिया और फिर बहुत बुदबुदाया। मुझे अपने साथ ले जाना असंभव नहीं है लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना पसंद करता हूं। ये छोटी सी आवाज स्वाभाविक रूप से रानी मेडुसा के कानों से बच नहीं सकी लेकिन उसने इस बार इसका खंडन नहीं किया। पीछे से देखने पर आकर्षक और सुंदर गाल चुपचाप गुलाबी हो गए थे। ये फैंग को बहुत गर्व महसूस हुआ। हे मेरे गर्मजोशी भरे आलिंगन के बारे में सोचते हुए। अगर तुम थोड़े गुंडे बकवास करते रहे तो मैं कई दाई को बता दूंगी कि तुम पहले भी मेरे साथ चिपकर सोए थे। ओह ठंडी आवाज फिर से आई जिससे ये फैंग भ्रमित हो गई। महामहिम महारानी शिकायत दर्ज करने जा रही हैं। ये थोड़ा रोमांचक लगता है। ये बस यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये फैंग की चुप्पी देखकर रानी मेडुसा को अचानक लगा कि वह बहुत उग्र है। या वह किंग का चेहरा घूम गया और तुरंत उसने महसूस किया कि ये फैंग की आंखें तेजी से पीछे मुड़ गई हैं और उसने कहा, हालांकि मैं मामलों में व्यस्त हूं लेकिन आप आकाश निगलने वाले अजगर के उस आदमी को जानते हैं। इतना कहने के बाद रानी मेडुसा की मनमोहक आकृति अचानक तेज हो गई और अचानक आगे बढ़ गई। महामहिम महारानी को देखकर जो थोड़ी घबराई हुई थी ये फैंग ने अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई। क्या तुम यहाँ इसलिए नहीं रह रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता है? महामहिम महारानी जिनकी जुबान बहुत सख्त है, घमंडी है लेकिन साथ ही उनमें मधुरता का संकेत भी दिखता है। लेकिन हम गोल गोल घूमकर क्यों घूम रहे हैं? अल्पविराम 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 अल्पविराम। समय तेजी से बीत गया। सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये फैंग और रानी मेडुसा चलते रहे जब तक कि सूर्य अस्त नहीं हो गया। कौन उन्हें बहुत तेजी से चलने के लिए प्रेरित करता है? एक है डू जोंग और दूसरा है धोखेबाज डू सम्राट। वे गोलाकार चक्कर लगाए बिना हाथ में हाथ डाले उड़ने की गर्मी कैसे महसूस कर सकते हैं? तुम छोटे गैंगस्टर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जैसे ही सूरज डूबा रानी मेडुसा आकाश में लटकी हुई थी, दूर की ओर देख रही थी और गंभीरता से बोल रही थी। ये सुनकर ये फैंग को किसी कारण से अपने दिल में एक अकथनीय दर्द महसूस हुआ और उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास पैदा हुआ और उसने जल्दी से पूछा, क्या चल रहा है? यूं यूं वह चली गई। रानी मेडुसा का सुंदर चेहरा ये फैंग के सामने था। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी काम रही थी। ये स्पष्ट था कि वह ये कहने से पहले काफी देर तक झिझक रही थी। ये सुनने के बाद ये फैंग का प्रदर्शन रानी मेडुसा की उम्मीदों से परे था। बहुत ना चिंतित और उत्साहित नहीं था जितना उसने सोचा था लेकिन बहुत शांत था। वे आंखें सितारों की तरह धीरे धीरे डूबते सूरज को देख रही थी और उनकी आंखें बिल्कुल साफ आंखों से भरी हुई थी। उनका स्वभाव जो जोश और स्फूर्ति से भरा होना चाहिए था अब थोड़ा अकेला और उदास लग रहा था। गया हालांकि एक और क्षण में यह अचानक ऊपर उठ गया क्योंकि सूर्यास्त पूरी तरह से पहाड़ों के नीचे गिर गया था। ये फैंग ने धीरे से कहा, अगर प्यार लंबे समय तक चलता है तो ये दिन और रात जैसा कैसे हो सकता है? ये सुनकर रानी मेडुसा ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं और इस वाक्य में प्रकट भावना से उसका दिल छू गया। भले ही वह स्वयं नहीं है फिर भी वह स्वयं कैसे नहीं हो सकती? जैसे ही उसने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं उस दिल को जो उसकी ओर आकर्षित हो गया था, अचानक एहसास हुआ कि यह छोटा गैंगस्टर मौत की तलाश में था। सबसे पहले वह बहन थी जिसने कहा था मेरे पास तितली के पंख नहीं है लेकिन मेरे दिल में एक स्पष्ट संबंध है। और फिर यूं थी जिसने कहा अगर प्यार लंबे समय तक रहता है लंबे समय तक ये दिन और रात की तरह कैसे हो सकता है? इसे इस तरह से देखें, क्या ये सिर्फ मैं महामहिम महारानी नहीं हूं? कितना घृणित महामहिम महारानी यूं ने कब गया? इस समय ये फैंग को नहीं पता था कि महामहिम रानी पहले से ही ईर्ष्या के कारण क्रोधित थी और उन्होंने सवाल भी पूछे थे। मुझे नहीं पता, किसी और से पूछो। क्रोध और शीतलता वाले शब्दों ने ये फैंग का चेहरा दूसरी ओर कर दिया। यह क्या है? रानी मेडुसा का चेहरा बेहद ठंडा था। जैसे ही उसने अपनी आस्तीनें लहराईं उसकी आभा अचानक बदल गई। उसी समय ये फैंग ने जो छोटा हाथ पकड़ा था उसे बेरहमी से फेंक दिया गया। ऐसा महसूस करते हुए ये फैंग के सिर पर ठंडा पसीना आ गया। महामहिम महारानी को क्या हुआ? आप अभी मेरे साथ दुख की स्थिति में थे फिर अचानक मुझे मारने का आभास क्यों हुआ? डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीड बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 188। लेखक जियो जी। महाराज मुझे रानी मत कहो। ओह एक तेज चीख थी जिससे ये फैंग भ्रमित हो गया और उसने सांस लेने की हिम्मत नहीं की और तुरंत प्रतिक्रिया दी। क्या तुम मुझे रानी नहीं कहते? यहाँ तक कि रानी मेडुसा भी कभी कभी इतनी अनुचित होती है।
खैर वह मेरे लिए कभी भी अनुचित नहीं है, वापस जाओ। एक ठंडी आवाज आई और ये फैंग ने आज्ञाकारी ढंग से उसका पीछा किया। वह उसे सांत्वना देना चाहता था, लेकिन ये फैंग जो आमतौर पर शांत दिमाग वाला था, आज इसका पता नहीं लगा सका। यूनर चला गया, क्या महामहिम को खुश नहीं होना चाहिए? अपना सिर हिलाते हुए ये फैंग भी यून के चले जाने के कारण के बारे में सोचने लगे। यूने का जाना ये फैंग के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और न केवल उसके जाने में कोई खतरा नहीं है, बल्कि उसके लिए विशेष रूप से एक महान अवसर है। यूनलान संप्रदाय के नेता के रूप में यून ने बहुत अनुभव किया है, हालांकि उसे पहले यूनशान द्वारा यूनलान संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया था, वह बस अपने दिल में परीक्षा पास नहीं कर सकी। युद्ध के बाद जब वह शांत हुई, तो उसने सोचा होगा कि यूनशान में बुरे कुत्ते ने उसकी रक्षा के लिए उसे यूनलान संप्रदाय से निष्कासित कर दिया था। भले ही यह सच है या नहीं, ये यून को उसके दिल में परीक्षा पास करने में असमर्थ बना देगा। ये फैंग की महिला के रूप में उसके शिक्षक और संप्रदाय ने वास्तव में उसे कई बार चोट पहुंचाई, इसलिए उसे जियामा साम्राज्य छोड़ना पड़ा। ये फैंग रेगिस्तानी शहर के बाहर दो काली आकृतियां कई लड़के और लड़कियों के बीच छिपी हुई थी। दूर आसमान से गायब होती आकृति को देखकर उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी अभिव्यक्ति अनिश्चित थी, लेकिन साथ ही दृढ़ भी थी। अगर प्यार लंबे समय तक चलता है, तो ये दिन और रात जैसा कैसे हो सकता है? एक फी की आवाज धीरे से बढ़ाई और काली छाया ने दूर से खाली शून्य को देखा। लाल होंठ धीरे से उठे। यह उसके लिए काफी है। अल्पविराम। अध्याय 273 जियो जान को फिर से पकड़ लिया गया। क्या वॉरक्राफ्ट पर्वत पर लौटने और स्नैक जनजाति के बैठक हॉल की खोज करने के बाद ये फैंग ने अचानक कहा, आपने न केवल यूनर और यानरान को एक साथ जाने दिया, बल्कि आपने जियो जान और जियो यान, उनके पिता और पुत्र को भी खो दिया। इस समय ये फैंग क्रोधित थे। समाचार प्राप्त करने के बाद वह और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने मेज पर थप्पड़ मारा और अचानक क्रोधित हो गए। गुस्से भरी चीख के साथ सांप जनजाति और जियामा साम्राज्य के सभी शक्तिशाली लोगों के शरीर कांपने लगे और उनके दिल उछल पड़े। नीचे दिए गए सभी लोग जियामा साम्राज्य के दिग्गज हैं, लेकिन जब वे ये फैंग का सामना करते हैं तो उन्हें अपनी मुद्रा नीची करनी पड़ती है। ये फैंग न केवल जियामा साम्राज्य और स्नैक ट्राइब एलायंस का नेता है, वह एक अद्वितीय हत्यारा भी है जो एक तलवार से एक मजबूत बुजुर्ग योद्धा को मार सकता है। यदि आपने इस व्यक्ति को क्रोधित किया तो परिणाम अत्यंत भयानक होंगे। उनके लिए ये कहना असंभव है कि वे अब डरते नहीं हैं, अकेले ही। वे बहुत अनुचित हैं। गठबंधन नेता की पत्नी यून के चले जाने के बाद वे स्वाभाविक रूप से उसे नियंत्रित नहीं कर सके। भले ही उन्होंने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा हो, वे उसे रोकने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? लेकिन वास्तव में कोई था जो यून के साथ चला गया था। नालन यानरान। दूसरों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि नालन जी और नालन सू जो दादा और पिता थे भी जब पता चला तो दंग रह गए। यून एक शक्तिशाली सेनानी के रूप में अभी भी मुख्य भूमि पर खुद की रक्षा करने की क्षमता रखती है, लेकिन नालन यानरान बहुत कमजोर है। दो खूबसूरत मास्टर और प्रशिक्षु महाद्वीप पर चल रहे हैं। ये निसंदेह दो खूबसूरत सफेद हंस हैं जो टोरों के समूह के साथ तालाब में कूद रहे हैं। दो फूल हवा में लहराए और गौशाला में गिर पड़े। खतरे का स्तर तारों से भरे आकाश जैसा है। भारी कर्तव्य को देखकर जिसके बछड़े डर से हिंसक रूप से कांप रहे थे, जिया जिंगटिन जो ये फैंग का गुलाम था, के पास गोली काटने खड़े होने और सम्मानपूर्वक रिपोर्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युवा मास्टर, हालांकि हमने साम्राज्य और आसपास के साम्राज्यों में संप्रदाय के नेता यून और उस लड़की यानरान को खोजने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उन सभी के पास यूनलान संप्रदाय के छिपे हुए खजाने हैं। ठीक है, चलिए इस मामले को जाने देते हैं। यूनर और यानरान जाना चाहते हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये फैंग ने अपना हाथ लहराया और गहरी आवाज में कहा, वह जानता था कि यूनर अपनी चतुराई से जाने के लिए कृतसंकल्प थी। आम लोग उसके निशान कैसे पा सकते थे? अब नालन यानरान को छोड़कर, जिनकी ताकत थोड़ी कम है, मुझे लगता है कि बाकी लोग स्मृति के समान हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। मिस्टर नालन, भाई नालन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यूनर यानरान में ठीक रहेंगे। ये फैंग ने जो कहा उसे सुनकर दो भ्रमित बूढ़े रिश्तेदारों ने कुछ नहीं कहा और केवल अपने हाथ झुकाए और सहमति में सिर हिलाया। फिर बस बात करना जारी रखें। वुडन शहर में जियो परिवार के साथ क्या चल रहा है? जियो जान और जियो यान का कोई निशान क्यों नहीं है? अचानक ये फैंग का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा। हर किसी ने टकटकी महसूस की और सभी अवचेतन रूप से इसे टालने की हद तक भयभीत हो गए। हालांकि जिया जिंगटिन कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ये फैंग के बगल में कई डाई की आंखों ने उन्हें रोक दिया। रंग बिरंगी तितली की खूबसूरत आंखें थोड़ी हिली, फिर उसके लाल होंठ हल्के से उठे और उसने कहा, मास्टर फैंग, ये उस दिन जब मैं किसी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, मेरी मुलाकात जियो यान से हुई, लेकिन वह आपके द्वारा छोड़ी गई आपकी लपटों की मदद से जल्दी से बच गई। क्योंकि मैं आपकी सुरक्षा के बारे में चिंतित था, मैंने आपका पीछा नहीं किया। तब से जियो यान पहली बार गायब हो गया। ये सुनकर ये फैंग ने सिर हिलाया। जियो यान के पास एक बूढ़े दादा के साथ मास्टर याओ था, उसे पकड़ना स्वाभाविक रूप से इतना आसान नहीं था। लेकिन उनके वर्तमान गुरु और शिष्य ज्यादा दूर नहीं होंगे। याओ चेन, जिसके पास पहले से ही 4 प्रकार की अजीब आग है और वह मानसिक स्थिति में है, ऐसे अच्छे अवसर को जाने नहीं देगा। तो फिर जियो परिवार और जियो जान के साथ क्या हो रहा है? ये फैंग को जिस बात ने सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया वह जियो परिवार था, क्योंकि जब उसने रक्षक हुआन को खत्म कर दिया तो जियो परिवार फिर से परेशान हो गया। ये सवाल पूछने के बाद ये फैंग की नजरें सीधे जिया जिंगटिन पर टिक गईं। रक्षक जुआन को खत्म करने के बाद यूटान शहर को इस बूढ़े व्यक्ति को सौंप दिया गया। अब जियो जान ने न केवल इसे खो दिया है, बल्कि जियो परिवार में केवल कुछ दर्जन लोग ही बचे हैं जिसके लिए उसे खुद को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। गुडोंग, जिया जिंगटिन इतना भयभीत हो गया कि उसने अपनी लाल निगल ली, फिर जल्दी से झुका और उत्तर दिया, युवा मास्टर, उस दिन आपके जाने के बाद हम शेष अजीब लोगों से निपटने के लिए जिम्मेदार होंगे। वे स्वाभाविक रूप से हमारे प्रतिद्वंदी नहीं होंगे। लेकिन जब हम उनसे लड़ रहे थे, जियो परिवार ने बिना किसी कारण के दंगा कर दिया। लोगों के एक समूह ने जियो परिवार के मुखिया जियो जान की ओर इशारा किया और चिल्लाया, हम बाहरी हैं, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से उनकी परवाह नहीं करते हैं और उनकी परवाह करते हैं। लेकिन इस हंगामे के बीच एक अजीब काले कपड़े वाला आदमी था जिसने अराजकता का फायदा उठाया और जियो जान का अपहरण कर लिया। उस आदमी ने काला वस्त्र पहना हुआ था और बेहद शक्तिशाली था। वही एक ही झटके में जियो परिवार के अधिकांश लोगों को मार सकता था। यहाँ तक कि मैंने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे ये भी एहसास नहीं हुआ कि वह वहाँ था और वह कैसे चला गया। उम्मा, ये सुनकर ये फैंग गहरी सोच में पड़ गया कि क्या कोई और व्यक्ति है। जियो जान का अपहरण करने के लिए केवल सोल पैलेस के लोग ही ऐसा कर सकते थे। बात सिर्फ इतनी है कि जिया सिंगटिन को भी यह एहसास नहीं हुआ कि उसने कैसे कार्रवाई की। क्या ये तरीका अंतरिक्ष की शक्ति हो सकता है? इसे केवल इस तरह से समझाया जा सकता है कि कुछ बहुत बुरे प्राणियों को छोड़कर जो लोग अंतरिक्ष की शक्ति में महारत हासिल कर सकते हैं, उनके पास भी उनकी न्यूनतम ताकत होनी चाहिए। सोल पैलेस की योजना ने इस बार वास्तव में एक बुजुर्ग को भेजा। हाँ, ये वास्तव में और अधिक दिलचस्प हो गया है। यदि वह दुनिया के करीब नहीं गया होता और पहले सम्राट की सील कला का उपयोग नहीं किया होता, तो इस बुजुर्ग ने निश्चित रूप से उसे मार डाला होता। ऐसा लगता है कि इस बार मैंने सचमुच अपनी जान बचा ली। उम्मा, ये फैंग ने धीमी आवाज में जवाब दिया और फिर पूछा, जियो परिवार के शेष सदस्य कौन हैं? वे अब कहाँ हैं? मास्टर फैंग, मैंने मूल रूप से उनके लिए वुडन शहर के पास एक शहर में रहने की व्यवस्था की थी, लेकिन कुछ दिन पहले वे सामूहिक रूप से टैगोर रेगिस्तान के बाहरी इलाके में मोचेंग गए थे। इस समय याफी, जिसके पास एक आकर्षक आकृति थी, ने ये फैंग से कहा। हाफी को देखकर ये फैंग का हल्का सा गुस्सा भी धीमा हो गया। बड़ी बात, थोड़ी देर रुकिए और किसी को बाहर निकालने के लिए ढूंढिए। मोचेंग, जियोडिंग, जियोली, हाँ, ये फैंग ने अपने मुंह के कोने पर मुस्कुराहट उठाई और कहा, आपको जियो परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर देना चाहिए और उन्हें अपने दम पर विकसित होने देना चाहिए। हाँ, शब्द सुनते ही सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। यंग मास्टर हाइबोडोन, जो नीचे बैठा था, अचानक चिल्लाया, लेकिन बोलना जारी नहीं रखा, जैसे कि कुछ कथनीय हो। हाइबोडोन को इस तरह देखकर ये फैंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और कहा, बर्फ सम्राट प्रसिद्ध जियामा साम्राज्य का इतना संयमित हो गया। यदि आपको कुछ करना है तो ये कहना ठीक है। कुआं, जब ये फैंग ने उसे सर कहा तो हाइबोडोन बहुत खुश हुआ।
ये याद करके कि मैं इस व्यक्ति से पहले भी लड़ चुका था, मेरा दिल कांपने से बच नहीं सका। युवा मास्टर, बेहतर होगा कि अब मुझे न छेड़ा जाए, मेरे पास वास्तव में रिपोर्ट करने के लिए कुछ है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, हेबोडॉन की आंखें गंभीर हो गईं और फिर उसने काइडाई और ये फैन की ओर देखा और कहा, युवा मास्टर, आप अभी एकांत से बाहर आए हैं और आप नहीं जानते कि क्यानियन साम्राज्य और मुलान साम्राज्य सभी स्नेक जनजाति की कमान में आ गए हैं और जियामा साम्राज्य में विलय हो गए हैं। 3 साम्राज्यों में से 2, जिन्होंने मूल रूप से गारमा साम्राज्य को घेर लिया था और दबा दिया था, गायब हो गए हैं, लेकिन केवल पड़ोसी इज़ुमो साम्राज्य ही बचा है। इज़ुमो साम्राज्य ने हाल ही में पॉइजन संप्रदाय नामक एक नई शक्ति बनाई है, जिसने साम्राज्य को उल्टा कर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि पॉइजन संप्रदाय के नेता के पास डू संप्रदाय की ताकत है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 274 रानी का सांप का मुंह कितना शक्तिशाली है। पीएफएफ, ये फैंग जो चाय की चुस्की ले रहा था, उसने हाइबोडोन को जहर संप्रदाय शब्द कहते हुए सुना और वह अपना मुंह हिलाए बिना नहीं रह सका। एक पल के लिए उसके मुंह से चाय निकली, भयभीत और दुष्ट छवि पूरी तरह से टूट गई और उसे यौवन का एहसास हुआ। कैलिन द्वारा सौंपे गए रुमाल को अपने बगल में लेते हुए ये फैंग ने जल्दी से अपने मुंह के कोनों को पोंछ लिया और फिर गंभीर हो गए। अगर मैंने सही सुना, हिम सम्राट, जो आपने अभी कहा वह जहर संप्रदाय था। हाँ, हेबोडॉन ने दृढ़ता से सिर हिलाया और पुष्टि की। खांसी, खांसी, ये सुनकर ये फैंग फिर से जोर से खांसने लगा, जिससे नीचे मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। हाइबोडोन और हर कोई भ्रमित था कि जहर संप्रदाय शब्द इस बड़े आदमी की इतनी तीखी प्रतिक्रिया कैसे पैदा कर सकता है। नीचे वालों की उलझन देखकर ये फैंग ने तुरंत पूछा, क्या आपने कभी इज़ुमो साम्राज्य के खिलाफ कार्रवाई की है? हेबोडॉन ने अपना सिर हिलाया और सम्मानपूर्वक बताया, क्योंकि साम्राज्य नागरिक संघर्ष में है, हम पहाड़ पर बैठकर बाघों और बाघों के बीच लड़ाई देखने के लिए तैयार हैं। नागरिक संघर्ष समाप्त होने के बाद हम उन सभी को पकड़ लेंगे। यह अच्छा है, आपको अभी जहर संप्रदाय के मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इसे अपने आप विकसित होने दें। डॉजिंशी। खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीड बोर्ड। होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 189। लेखक जियोजीजीजी। कुआं, जब सभी ने ये फैन की बातें सुनी तो हर कोई अवाक रह गया और उन्होंने उन्हें नियंत्रण करने से मना कर दिया। तो फिर ये बड़े लोग और क्या कर सकते हैं? भले ही जियो परिवार हार मानने से इनकार कर दे, इज़ुमो साम्राज्य ऐसा नहीं कर सकता। जब कैडाई ने ये फैन को ये कहते हुए देखा तो वह भ्रमित हुए बिना नहीं रह सकी। इज़ुमो साम्राज्य इसके ठीक बगल में है, अगर इसे हल नहीं किया गया तो यह वर्तमान शक्ति के निरंतर विकास को प्रतिबंधित कर देगा। तो फिर एक ही अनुमान है और वह है, मास्टर फैंग, ये क्या वह जहर संप्रदाय हमारा ही है? ये सवाल कैडाई ने अकेले नहीं पूछा था, बल्कि अप्रत्याशित रूप से 2 अन्य लोग भी थे और वे दोनों खूबसूरत महिलाएं थीं। उनमें से एक मित्तिल परिवार के वर्तमान मुखिया मित्तिल याफेई हैं। जियामा साम्राज्य में अब कई चीजें हैं और याफी उनकी प्रभारी हैं और उनकी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। जहां तक दूसरी महिला की बात है, ये कुछ लोगों की उम्मीदों से परे था। इस व्यक्ति ने भी ये फैंग की आंखों को संकीर्ण और जिज्ञासा से भरा बना दिया। नजर डालने पर उसने जिया जिंगटियन के पीछे एक खूबसूरत महिला को बैठे देखा और उसके बगल में एक बहुत ही फुर्तीली लड़की थी। ये फैंग उस लड़की को जानता था, वह जियामा साम्राज्य की कीमिया प्रतिभा जियो याओ थी। जहां तक उसके बगल वाली महिला की बात है, ये फैंग की भी उससे अचानक मुलाकात हुई थी। वह गामा साम्राज्य की सबसे बड़ी राजकुमारी याओ ये थी। याओ ये ने एक शानदार ब्रोकेड गाउन पहना हुआ था, उसके गाल बेहद नाजुक थे और उसके सिर पर ऊंची पोनीटेल ने उसके स्वभाव को बेहद उत्कृष्ट और ऊर्जावान बना दिया था। यहाँ तक कि इस हॉल में जहाँ सुंदरियां इकट्ठा होती हैं, उसका स्वभाव बिल्कुल भी बुरा नहीं है और एक राजकुमारी के रूप में उसकी स्थिति उसके स्वभाव को और भी महान बनाती है। उसकी उत्कृष्ट और मनमोहक छवि, भले ही वह सीट पर बैठी हो, लबादे से कसकर लिपटी हुई हो, एक नजर में ऐसा लग रहा था जैसे वह बाहर आने वाली है। अच्छा, वाह, उस आकृति ने ये फैंग का दिल दहला दिया। क्या उसने आज जानबूझकर कपड़े पहने थे? अपनी आंखें घुमाते हुए ये फैंग ने फिर से अपनी रंगीन तितली को देखा। वह एक शानदार बैंगनी वस्त्र पहने हुए था, वह बहुत सुंदर था। या फिर उससे अलग है, उसके आकर्षक स्वभाव के साथ, बहुत ही आकर्षक काले रेशम मोजा के साथ, उसके लंबे पैर एक साथ पार हो गए हैं और सुंदर चाप रख को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। ये कहा जा सकता है कि तीनों लड़कियों में से प्रत्येक की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं, लेकिन ये फैंग के लिए ये याओ ये समय और भी अधिक उत्सुक है। ये स्वाभाविक रूप से इसलिए नहीं है क्योंकि घरेलू फूलों में जंगली फूलों की खुशबू नहीं होती है, बल्कि 2 महिलाओं याओ ये और याओ यू के विचारों और भविष्य की रानी याओ ये की चतुराई के कारण है। हिस, अचानक ये फैंग के मुंह से ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसके विचार पूरी तरह से दूर हो गए। ये और कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसकी कमर पर अचानक एक भयंकर दांत चुभ गया था। ये फैंग को ये भी महसूस हो सकता है कि उसकी कमर से खून बहने लगा है। दर्द की यह अचानक अनुभूति किसी और की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए आई क्योंकि सबसे अहंकारी अस्तित्व महामहिम रानी मेडुसा इस हॉल में प्रकट नहीं हुई थी। अपनी वर्तमान स्थिति में रानी मेडुसा अभी भी छोटे आकाश निगलने वाले अजगर के साथ एक शरीर साझा करती है, हालांकि उनकी आत्माएं धीरे-धीरे आत्मसात हो रही हैं। आकाश निगलने वाले अजगर की आत्मा प्रमुख है। ये रानी मेडुसा के प्रकट होने का भी समय है, जो बहुत दुर्लभ हो गया है, इसलिए रानी मेडुसा के पास अब एक अच्छा नियम है, वह है कोई जरूरत नहीं, बाहर मत आओ। ये फैंग के पीछे हटने से पहले वह दिन रात ये फैंग के सामने रहती थी। वह हमेशा छोटे आकाश निगलने वाले अजगर का शरीर थी, वह केवल रात के अंधेरे में थोड़ी देर के लिए दिखाई देती थी। इसलिए वह वैसी ही है। बैठकों का ये तुच्छ मामला स्वाभाविक रूप से कैडाई और ये फैंग पर छोड़ दिया गया है। व्यवसाय करने के लिए बाहर आने से पहले रात तक प्रतीक्षा करें। यदि यह छोटा बदमाश अन्य लोगों के साथ बुरा काम करना चाहता है तो बस रानी की मुट्ठी घुमाओ और उसे अच्छी तरह से मारो। ये फैंग को नहीं पता था कि उसका दुष्वप्न शुरू हो गया था। अब वह केवल बहुत दर्द महसूस कर सकता था। उसकी कमर में दर्द के कारण ये फैंग का मुंह हिल गया और वह खुद को सोचने से रोक नहीं सका। रानी का सांप का मुंह कितना शक्तिशाली है। तीनों महिलाओं ने एक ही समय में बात की, जिससे तुरंत मौजूद लोगों का एक समूह असमंजस में पड़ गया। यहाँ तक कि स्मार्ट मालिकों के एक समूह को भी तुरंत लगा कि वे पीड़ित होने वाले हैं और उन्होंने तुरंत अपने बगल के लोगों से कहा, पिताजी देखो आज की रात कितनी सुंदर है। नालन जी के मुंह के कोने बार-बार हिल रहे थे। मूर्ख बेटे, क्या तुम कोई बेहतर बहाना ढूंढ सकते हो? आप और मैं मुख्य हॉल में छत को देख रहे हैं और आप कहते हैं कि रात कितनी सुंदर है। लेकिन नालन जी के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाँ, सचमुच ये सुंदर है। जिया लाओ, तुम्हें क्या लगता है कि जब हम शतरंज खेलेंगे तो कौन जीतेगा? फिरौन, क्या तुम्हें ये कहने की जरूरत है? बेशक मैं जीत गया, तुम्हें मेरी पहचान की परवाह नहीं है। मेरे पास और भी सैनिक हैं। धिक्कार है, तुम बुरे आदमी, बहुत घमंडी हो। लोगों के एक समूह ने तुरंत टोक दिया। हालांकि शब्द कहीं और थे। मैं हॉल के केंद्र में 3 चमकती आंखों को एक दूसरे से टकराते हुए महसूस कर सकता था। आरंभकर्ता के रूप में ये फैंग अपने दिल में अवाक थे, इसलिए उनके पास गोली काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने कहा, वाह। जैसे ही उन्होंने बोला, हॉल में मौजूद सभी लोगों को राहत मिली, लेकिन ये फैंग तुरंत स्तब्ध हो गए। 3 रास्ते, याओ की गिनती नहीं, ये 4 रास्ते होने चाहिए। वे उड़ आंखें ये फैंग पर केंद्रित थी। वहां महामहिम रानी भी थी जो अपनी कमर पर सांप के अक्षर उगल रही थी, किसी भी समय दोबारा काटने के लिए तैयार थी। 4 तरह की अजीब आग रखने वाले ये फैंग को पहली बार आग पर भूनने जैसा महसूस हो रहा है। ये सबसे दर्दनाक बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने जो सवाल पूछे वो और भी जहरीले हैं। हिंदू संप्रदाय की नेता भी एक महिला है। महिलाओं का एक समूह उसे घूर रहा था और दूसरी महिला के बारे में बात कर रहा था और वह इसके बारे में सोचे बिना ही जानता था कि क्या होगा। लेकिन हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं और सभी के दिलों को स्थिर करने के लिए उसके पास बहादुरी से खुद को बलिदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। खांसी, ये फैंग ने सूखी खांसी और गहरी आवाज में कहा, आप बिल्कुल ठीक हैं। जहर संप्रदाय का नेता वास्तव में हमारे अपने में से एक है और आप में से कुछ लोग अभी भी उसे जानते हैं। हम एक दूसरे को जानते हैं। ये फैंग ने जो कहा उसे सुनकर हॉल में हर कोई दंग रह गया। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 275 मजबूत पुरुषों द्वारा 2 लड़कियों को धमकाया गया। ये फैंग के शब्दों ने हॉल में मौजूद सभी लोगों को अंदर तक काम दिया। जिस अस्तित्व ने इज़ुमो साम्राज्य को उलट-पुलट कर दिया, वह वास्तव में उनमें से एक था।
इज़ुमो साम्राज्य जिनान साम्राज्य और मुलान साम्राज्य से अलग है क्योंकि इसमें कई जहर स्वामी हैं। इसकी ताकत अन्य दो साम्राज्यों से भी अधिक मजबूत है। यहाँ तक कि डुहुआंग योद्धा भी अन्य साम्राज्यों से आगे हैं। सबसे मजबूत ज़िबियांग के अलावा ज़ीशान भी हैं, जो मूल रूप से मर चुके थे। अब भी 6 से कम डुहुआंग योद्धा नहीं हैं। ऐसी ताकत के साथ वर्तमान गामा साम्राज्य के लिए भी सिरदर्द होगा, लेकिन जहर संप्रदाय इज़ुमो साम्राज्य में अराजकता पैदा कर सकता है। यह जहर संप्रदाय की भयानक ताकत दिखाने के लिए पर्याप्त है और रहस्यमय नेता कुछ हद तक और भी भयानक है। किंवदंती के अनुसार जहर संप्रदाय की नेता अभी भी एक महिला है। ये हो सकता है। सभी ने ये फैन को देखा और सोचने से खुद को नहीं रोक सके। क्या ऐसा हो सकता है कि जहर संप्रदाय के नेता का भी इस व्यक्ति के साथ अवर्णनीय संबंध हो? लोगों के एक समूह की उलझन देखकर कैडाई की खूबसूरत आंखें अचानक चमक उठीं और उसने एक व्यक्ति के बारे में सोचा। मास्टर फैंग, ये जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं वह जहर संप्रदाय का नेता है। क्या ये वही हो सकता है? ये सुनकर ये फैंग हल्के से मुस्कुराए और सिर हिलाया, लेकिन बोलना जारी नहीं रखा। इस रहस्यमय दृश्य ने लोगों को और भी रहस्यमय बना दिया और उन्हें जहर संप्रदाय के नेता की पहचान के बारे में और अधिक उत्सुक बना दिया। कैडाई के विपरीत अन्य महिलाओं को पता नहीं क्यों था और सभी नुकसान में थी। हालांकि कैडाई के प्रदर्शन को देखकर जिया जिंगटिन और हाई बोडोंग अचानक चौंक गए। उनकी आंखें एक दूसरे से जुड़ गईं, उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। लेकिन उस शख्स के अलावा वे किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाते थे और वे अभी भी मूल योजना में मौजूद थे। उस महिला के अलावा और कौन हो सकता है? ये सोचते हुए दो बूढ़े दिल लगभग इसे सहन नहीं कर सके। फिर उन्होंने अपने अपने कनिष्ठों की ओर देखा और फिर एक लंबी और भरी आंख छोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। याओ ये और याफी की चतुराई से उन्होंने स्वाभाविक रूप से देखा कि ये दो बूढ़े लोग पहले से ही जानते थे कि वह व्यक्ति कौन था। लेकिन चूंकि ये फैंग ने इसे सीधे तौर पर नहीं कहा था, इसलिए वे यहाँ कोई और सवाल नहीं पूछेंगे। ये फैंग ने जम्हाई ली, थककर उठ खड़ा हुआ और हॉल से अकेला निकल गया। जब ये फैंग चले गए तो हॉल में चर्चा समाप्त नहीं हुई। कुछ मामलों पर अभी भी उनके जैसे उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा चर्चा की आवश्यकता थी। क्वीन मेडुसा और ये फैंग दोनों अब हाथ से काम करने वाले दुकानदार हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से बहुत थके हुए होंगे। बैठक समाप्त होने के बाद दो बहनें याओ ये और याओ यू उत्सुकता से जहर संप्रदाय के नेता तियान डूनू की पहचान के बारे में पूछने गईं, जबकि याफी भी चुपचाप हाई बोडोंग से पूछने गईं। जब लड़कियों को पता चला कि जहर संप्रदाय के नेता तियान डूनू वास्तव में उनसे छोटी लड़की थी, तो वे अब शांत नहीं रह सकी। उस समय उनके मूल रूप से अहंकारी दिल पूरी तरह से आजाद हो गए थे। ये पता चला है कि रानी मेडुसा, महामहिम कैडाई और मास्टर यूयू के अलावा लिटिल मेडिकल फेरी नाम की एक सुपर दुष्ट महिला भी है जो चुपचाप ये फैंग के लिए भुगतान कर रही है। लिटिल मेडिकल फेरी के अस्तित्व ने इन तीन महिलाओं को यह समझा दिया कि उनकी तुलना करीब भी नहीं थी। भले ही उनके पास महान शक्ति है, वे केवल उनके संरक्षण में रहने वाले लोग हैं। अल्पविराम 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 अल्पविराम। ये फैंग सांप लोगों और जियामा साम्राज्य के बीच के मामले के बारे में चिंता नहीं करना चाहते थे, वह बस चुपचाप अभ्यास करना चाहते थे। यदि वह चुपचाप अभ्यास नहीं करता है तो वह कुछ नहीं कर सकता। रानी मेडुसा को हर समय उसके साथ रहने की अनुमति कौन देता है? कैडाई और याफी को उनके सामने रखा गया था। एक सज्जन के रूप में मैंने न तो बोलने की हिम्मत की और न ही कार्रवाई करने की। जुनैर के ठिकाने के बारे में गार्ड से पूछने के बाद ये फैंग स्तब्ध हो गया। जियो परिवार के सदस्य के रूप में जुनैर ने जियो परिवार का मोचेंग तक पीछा किया। ये बहुत उचित है। ये जानने के बाद कि जियो परिवार स्टोन डेजर्ट सिटी गया था, ये फैंग ने टैगोर रेगिस्तान के बाहरी इलाके में डेजर्ट सिटी जाने से पहले 3 दिनों तक आराम किया। इस बार ये फैंग चला गया, लेकिन वह छोटे आकाश निगलने वाले अजगर को अपने साथ ले गया। अगर वह उसे अपने साथ नहीं ले गया तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि महारानी स्पिरिट फ्यूजन पिल की सामग्री खोजने के लिए इस छोटे से व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करना चाहती हैं। क्या ये वास्तव में कारण है? ये केवल रानी मेडुसा ही जानती है। रेगिस्तानी शहर, इस शहर ने एक अभूतपूर्व युद्ध के लिए एक उत्कृष्ट दृष्टिकोण के रूप में कार्य किया, लेकिन युद्ध के बाद ये बेहद लोकप्रिय हो गया। मूल रूप से जिन लोगों के पास केवल अग्निगुण से लड़ने की भावना थी, वे यहाँ अभ्यास करने आते थे, लेकिन अब ये बस एक जादुई पर्यटन स्थल बन गया है। शहर में लोग इतने घने थे कि यह बताना असंभव था कि वे लगभग नष्ट हो गए थे। मोचेंग की तुलना में भूटान शहर बहुत खराब है और अभी भी पुनर्निर्माण के अधीन है। जब ये फैंग यहाँ आया तो शाम होने वाली थी और सड़कों पर बहुत चहल पहल थी। न केवल इंसान थे, बल्कि कई सुंदर, आकर्षक और बेहद डरावने सांप भी थे। डरावना व्यक्ति स्वाभाविक रूप से नर सांप व्यक्ति होता है और सुंदर और आकर्षक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मादा सांप व्यक्ति होता है। मादा सांप की जल सांप कमर हमेशा चलते समय अतिरिक्त लचीलापन और प्रलोभन दिखाती है। ये किसी भी पुरुष के लिए एक अनूठा आवेग है। हालांकि जब वे नर सांप को मादा सांप के बगल में देखते हैं तो कुछ मनहूस पुरुषों के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। सभी नर सांप क्रूर होते हैं, उनकी भौहों के बीच एक बुरी आभा होती है जो कई लोगों को डराने के लिए पर्याप्त है। इस समय ये फैंग, जो चेहरा बदलने वाला मुखौटा पहने हुए था, अचानक एक शोर शराबे वाली जगह से आकर्षित हो गया। ये लगभग सड़क के मध्य में था और वहां बहुत से लोग एकत्र थे और मुझे नहीं पता था कि वे क्या कर रहे थे। इस तरह की बात को लेकर ये फैंग मौज मस्ती में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन वहां से गुजर रहे लोगों की बातचीत ने ये फैंग को परेशान कर दिया। वो भाई, वहां बहुत रौनक है, क्या आप जानते हैं क्या हुआ? डॉजिनशी खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडर बोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 190। लेखक जियो जी। और क्या हो सकता है? मोती मर्सिनरी ग्रुप के लोगों का एक समूह हाल ही में आया था, आप जानते हैं। बेशक मैंने इस बारे में सुना है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे लोग परेशानी पैदा कर रहे हों? नहीं, मैंने सुना है कि वह मोती मर्सिनरी ग्रुप की एक खूबसूरत लड़की थी जो खरीदारी कर रही थी और उसे सैंड मर्सिनरी ग्रुप के किसी व्यक्ति ने देखा था। ओह, ऐसी कोई बात है, जाओ और देखो। सड़क के बीचों बीच हटे कट्टे आदमी एक पंक्ति में खड़े थे। क्रूर चेहरों ने दो डरपोक लड़कियों को अच्छे इरादों से देखा। उनमें से एक महिला बेहद खूबसूरत थी, हालांकि वह जवान थी, लेकिन उसके पूरे शरीर से निकलने वाली आभा बेहद आकर्षक थी और लोगों के दिलों में खुजली पैदा कर देती थी। दूसरी लड़की का चेहरा थोड़ा बचकाना था, चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह, लगभग 10 साल की, और उसका खूबसूरत शरीर कांपना बंद नहीं कर पा रहा था। लेकिन इतना डरने के बावजूद भी उसने उस आकर्षक महिला की रक्षा की। हे, मेरे लिए मोती मर्सिनरी ग्रुप देखने का ये पहला मौका है और इस तरह की एक लड़की मेरी पहल पर मेरे दरवाजे पर आती है। सिर पर बैठे मजबूत आदमी ने उन दो लड़कियों की ओर देखा जो जमीन पर गिरी हुई थी और नहीं जानती थी कि क्या करें, और बुरी तरह मुस्कुराया। एक तरफ एक थोड़े छोटे लड़के को कुछ पता चला, उसने सामने वाली लड़की की ओर इशारा किया और कहा, बॉस, ये लड़की वाकई बहुत खूबसूरत और नाजुक है, लेकिन इसकी आंखें कुछ खास हैं। क्या यह अंधी है? नहीं तो इतनी चौड़ी सड़क पर हमसे टकराती नहीं। बॉस का चेहरा काला पड़ गया। उसने छोटे भाई को कैटे लीफ फैन जितनी बड़ी हथेली से थप्पड़ मारा और उस पर गुस्से से चिल्लाया, तुम बकवास कर रहे हो? इतनी दो खूबसूरत छोटी लड़कियां अंधी कैसे हो सकती हैं? मुझे लगता है कि तुम अंधी हो। चिलियू, हे, डरो मत छोटी बहनों, मेरा भाई तुम्हें घर ले जाएगा और वह तुम्हें एक साथ प्यार करेगा। चिलियू। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 276 सांप के शल्क वाली रहस्यमयी लड़की। आप क्या करने जा रहे हैं? सिर पर हरे कपड़े पहने लड़की अपने पतले शरीर के साथ कांपना बंद नहीं कर सकी। उसे अपने दिल में कुछ बुरा महसूस हुआ और उसने तुरंत अपनी पीठ से कहा, मिस मेयर, कृपया जल्दी से चले जाओ, मैं उन्हें रोक दूंगा। इससे पहले कि शब्द खत्म हो पाते, आगे चल रहे ताकतवर आदमी ने अपनी आंखें से खोल ली और उसके आसपास कई ताकतवर लोगों ने दोनों महिलाओं को घेर लिया, जिससे उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। हे, जाना चाहते हो? भाइयों, मैं तुम्हें विश्वास के साथ कैसे जाने दे सकता हूं? अगर मैं किसी बुरे व्यक्ति से मिलूं तो क्या होगा? भद्दी मुस्कान ने उसके आसपास देख रहे सभी लोगों को बेहद घृणित महसूस कराया। लेकिन वे केवल असहाय होकर देख सकते हैं, क्योंकि अपनी ताकत से यदि वे इसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वे निसंदेह मर जाएंगे। सैंड मर्सिनरी ग्रुप के नेता रोब मोचेंग में यह उनका पहला भाड़े का समूह है। वह वास्तव में एक शक्तिशाली योद्धा है, अन्य दो भाड़े के समूहों की तुलना में बहुत मजबूत है।
भले ही रोब एक बड़े भाई की तरह दिखता है, वह जियोजान से केवल कुछ साल बड़ा है। मोती मर्सिनरी ग्रुप की वह आकर्षक महिला कोई और नहीं बल्कि जियो परिवार की जियो मेई थी, जो कदम दर कदम वुडन शहर से स्थानांतरित हुई थी। एक नौकरानी के नेतृत्व में वह महिलाओं के लिए कुछ खरीदने के लिए सड़क पर गई, लेकिन उसे रोब ने देखा, जो अभी रेगिस्तान से लौटा था। कथानक का विकास निस्संदेह है कि लुओबो ने धक्का दिया और जियो मेई और नौकरानी गलती से घूम गए और उनसे टकरा गए। रोब उन दो मूर्ख भाइयों से बेहतर नहीं है जिन्हें ये फैंग ने मार डाला था। भाड़े के समूह के नेता के रूप में वह अत्यंत चतुर है। आज का मोचेंग पहले से बेहतर नहीं है। मूल मोचेंग में 3 भाड़े के समूह अभी भी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, लेकिन अब अधिक लोग और अधिक मांस हैं। विकसित होने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बहुत से लोग हों लेकिन मांस कम हो। इस बात का जिक्र नहीं है कि वह एक महान लड़ाकू गुरु भी है। ऐसा करके वह न केवल शारीरिक सुख ला सकता है, बल्कि इस अवसर का लाभ उठाकर मोती मर्सिनरी ग्रुप पर हमला भी कर सकता है। एक पत्थर से 2 शिकार करने से क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उन दोनों लड़कों को गुस्सा दिलाया जाए और खुद आकर सबक सिखाया जाए। अन्य लोग यह नहीं बता सके कि रॉब क्या सोच रहा था। उन्होंने बस यही सोचा कि ग्रुप लीडर एक सेक्सी आदमी था जो अभी बाहर से वापस आया था और कुछ जोश महसूस करना चाहता था। जियो मेई ने अभी जीवन और मृत्यु का अनुभव किया था और अब जब वह यहाँ थी तो उसे फिर से ऐसे क्रूर अनुभव से गुजरना पड़ा जिसने उसे डरा दिया। यह मूल वुडन शहर नहीं है जहाँ 3 छोटे परिवार एक दूसरे से लड़ रहे थे, बल्कि यहाँ बुरी आत्माओं से भरे पागल भाड़े के सैनिक हैं। तभी उसे याद आया कि उसके दोनों भाइयों ने क्या कहा था। अगर वे समूह में शामिल नहीं होते तो यह अनावश्यक था, लेकिन अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी थी। जियो मेई के पैर जोर-जोर से कांप रहे थे और वह इस समय पूरी तरह से सदमे में थी। वह केवल प्रार्थना कर सकती थी कि उसके 2 भाइयों से जल्दी से बचाने आ सकें। वह पीली हो गई है और उस आकर्षक और आत्मविश्वासी लड़की से बिल्कुल अलग है जो वह एक समय थी। यहाँ तक कि उनका वर्तमान प्रदर्शन भी उनके सामने छोटी नौकरानी जितना अच्छा नहीं है। दूसरों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि रोब ने भी भौहें से कोल ली और नाराजगी के साथ गहरी आवाज में कहा, मेरी बहन माया, यदि तुम इतनी गतिहीन हो तो मेरे भाई को वास्तव में रुचि की कमी है। हे तुम लोग ऊपर जाओ और उसे उत्तेजना दो। अश्लील आदेश के तहत उसके आसपास के कई मजबूत आदमी आगे बढ़े और जंगली जानवरों की तरह अपने पंजे फैलाने लगे। क्या ये होने वाला है? हाँ, वे इसे मौके पर ही करने जा रहे हैं। अफसोस, सभी दर्शकों के दिलों में थोड़ी असहिष्णुता महसूस हुई, लेकिन ताकत के सामने वे इसे सहन नहीं कर सके। ये दुखी हुई महाद्वीप की सच्ची क्रूरता है। यदि आपके पास ताकत नहीं है तो आपको केवल धमकाया जाएगा। जियो मेई ने 1.9 मीटर लंबे मजबूत पुरुषों के समूह को देखा जो उसकी ओर बढ़ रहे थे और उसके कपड़े फाड़ने के लिए अपने पंजे खोल दिए थे। वह इतनी भयभीत थी कि उसकी दृष्टि शून्य हो गई थी और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसकी आंखों के ठीक सामने एक दृश्य घटित होने वाला था, जानवरों के एक समूह और एक खूबसूरत महिला का अद्भुत दृश्य। लेकिन इस समय जियो मेई के सामने हरे कपड़ों में नौकरानी अचानक खड़ी हो गई और जियो मेई के चेहरे को रोकने के लिए अपनी बाहें खोल दी। मिस मेयर को चोट मत पहुंचाओ। अरे, तुम सिर्फ एक छोटी लड़की हो और तुम अभी हमें रोकना चाहती हो। आप हमें उसे चोट नहीं पहुंचाने देंगे। अगर ऐसा है तो हम पहले आपको चोट पहुंचाएंगे। हा हा हा। अजीब हंसी ने नीली पोशाक वाली नौकरानी का चेहरा पीला कर दिया। हालांकि वह बेहद डर गई थी, लेकिन अपनी दयालुता का बदला चुकाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। वह मूल रूप से एक छोटी भिखारी थी जो सड़क पर भीख मांगती थी। ये जियो मेई ही थी जिसने देखा कि मोचेंग के रास्ते में वह भी दयनीय थी, इसलिए उसे मोती मर्सिनरी ग्रुप में लाया गया। उस अजीब हंसी ने हरे कपड़े वाली नौकरानी को बिल्कुल भी हिलाया नहीं। उसने फिर भी अपनी छोटी भुजाएं खोली और जियो मेई के शरीर को रोकने के लिए अपने पतले शरीर का इस्तेमाल किया। ये देखकर दुष्ट आत्माओं वाले मजबूत लोगों का ये समूह भी रुक नहीं सका और अपने मालिक रोब को देखने लगा। यहाँ तक कि उन जैसे भाड़े के सैनिकों को भी आश्चर्य हुआ कि एक छोटी सी लड़की ऐसा कर सकती है। बॉस, तुम मुझे क्या करते हुए देख रहे हो? तुम एक छोटी लड़की के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। रोब तीखी आंखों से चिल्लाया। इस तरह इन भाड़े के सैनिकों के पास गोली काटने और इस विशेष छोटी लड़की की ओर अपने पंजे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इस समय सामने के भाड़े के सैनिकों में से एक ने अचानक अपनी आंखें से खोल ली और वहां सियान प्रकाश की एक किरण थी जो थोड़ी चमकदार थी, जिससे वह अपनी जगह पर रुक गया। तुरंत उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसने भयभीत भाव से नौकरानी की खुली भुजाओं की ओर इशारा किया और कांपती आवाज में कहा, वह सांप तराजू। जैसे ही उसने ये कहा, वह बलवान आदमी इतना भयभीत हो गया कि वह पीछे हट गया। उसके शब्दों ने तुरंत उसके आसपास के लोगों को स्तब्ध कर दिया और रोब और भी भयभीत हो गया और चिल्लाया, बकवास, सांप स्केल। अरे बकवास, ये वास्तव में सांप का तराजू है। ये खत्म हो गया। वह वास्तव में एक सांप जनजाति है। भाड़े के सैनिक और दर्शक दोनों लड़की द्वारा अपनी खुली बाहों से उजागर की गई 2 बर्फ सफेद कलाइयों को देख रहे थे। बर्फ सफेद कलाइयों में वास्तव में सियान सांप शल्कों के बिंदु होते हैं जो किसी की खोपड़ी को सुन्न करने के लिए पर्याप्त हैं। इससे रॉब और अन्य भाड़े के सैनिक बेहद बदसूरत दिखने लगे, क्योंकि स्नैक जनजाति में उनकी वर्तमान स्थिति के कारण यदि स्नैक जनजाति को इसके बारे में पता होता तो वह वास्तव में उनके साथ कुछ कर देते। यह न केवल उनका सैंड मर्सिनरी ग्रुप है बल्कि मोती मर्सिनरी ग्रुप भी है। इस युग में कौन सांप मानव को नौकरानी बनने की हिम्मत कर सकता है? यह मृत्यु की तलाश नहीं है, यह पुनर्जन्म की दौड़ है। क्या मोती मर्सिनरी ग्रुप के ये 2 मूर्ख लड़के बड़ी बात है? बॉस, अब हम क्या करने जा रहे हैं? जिस ताकतवर आदमी को सांप के तराजू मिले, वह बेहद पीला पड़ गया और उसने रोब की ओर देखा और पूछा, रोब, मैं काओपी, तुम्हारी माँ। समूह के नेता के रूप में उसके सिर से ठंडा पसीना तभी बहने लगा जब वह कहने ही वाला था कि वह इस महिला की अच्छी देखभाल करेगा। उसके बगल वाला आदमी, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह सैंड मर्सिनरी ग्रुप का कट्टर रणनीतिकार हो, ने अपनी आंखें से खोल ली और धीरे से कहा, कप्तान, इस लड़की के साथ कुछ गड़बड़ है। सभी सांप लोगों के ऊपरी शरीर पर एक मानव शरीर है और निचले शरीर पर एक सांप का शरीर है, लेकिन उसके शरीर पर सांप के शल्कों के साथ वह पूरी तरह से मानव शरीर है। उसे होना चाहिए उद्धरण चिन्ह। ये इंसानों और सांपों से पैदा हुई प्रजाति होनी चाहिए। भाड़ में जाओ। क्या यह इतना रोमांचक है? ये सुनकर रोब आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इस समय रोब का हृदय द्रवित हो गया। अगर ऐसा है तो ये लड़की इंसानों और सांपों द्वारा सहन नहीं की जाएगी। वह बस एक राक्षस है जिसे दुनिया में नहीं होना चाहिए। तुरंत रोब क्रोधित हो गया। हरे रंग की पोशाक वाली लड़की की ओर इशारा किया और चिल्लाया, यह एक कमीना निकला। मृत लड़की ने मुझे इतना डरा दिया कि मैंने उसे पीट कर मार डाला। जियो मेई नाम के उस व्यक्ति को यहाँ बुलाओ। मैं उसे मौके पर ही मारना चाहता हूँ। हाँ नेता। अल्पविराम। अध्याय 277 हरा तराजू। जियो भाइयों। रोब के आदेश पर प्रत्येक हटे कटे आदमी के चेहरे पर बेहद क्रूर भाव थे। उन्होंने अपनी उंगलियां लहराईं और जियो मेई और उन दोनों की ओर बुरे इरादे से चले। ये छोटी लड़की सुंदर है तो वह राक्षस क्यों है? ओह, यह उसकी गलती नहीं है, ये सिर्फ उसका बुरा भाग्य है। लेकिन उसके जैसे लोग मरने के लायक हैं। ये बहुत डरावना है। इसने वास्तव में मेरे बच्चे को रुला दिया। अब मर जाओ राक्षस। वही कुत्ते की तरह दिखती है, लेकिन वह एक राक्षस है। सौभाग्य से मैं गुप्त रूप से उसके साथ कुछ करना चाहता था। सभी दर्शकों ने हरे रंग की पोशाक वाली लड़की की ओर इशारा किया। उनके शब्द घृणा से भरे हुए थे। लड़की को अपने चारों ओर घृणा महसूस हुई और उसकी आंखों से आंसू बहना बंद नहीं कर सके। जाहिर है, ये पहली बार नहीं था कि उसे इस तरह की घृणा का सामना करना पड़ा। उसकी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों ने अपने आसपास के लोगों को देखा और जहां वह दुखी था वहीं उसे अपने दिल में एक तरह की नफरत भी महसूस हुई। दूसरों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि मिस जियो में भी, जिनकी उन्होंने सख्त सुरक्षा की थी, खुद को खड़े होने और उनके पीछे एक कदम पीछे हटने से नहीं रोक सकी। इस कदम से लड़की अंदर तक कांप उठी और दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ गईं। क्या वास्तव में मामला है? ऐसे में मौत भी एक तरह की राहत है। तुम एक छोटे राक्षस हो। मैंने सोचा था कि तुम थोड़ी सुंदर हो, लेकिन तुम एक राक्षस निकली जो न तो इंसान जैसी है और न ही सांप जैसी। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दुनिया में रहना आपके लिए दर्दनाक होगा। मुझे इससे छुटकारा पाने में आपकी मदद करने दीजिए। हा। जैसा कि उन्होंने कहा था, 1.85 मीटर की ऊंचाई वाला एक मजबूत आदमी अपनी रेत की बोरी के आकार की मुट्ठी घुमाएगा और हरे रंग की लड़की के सिर पर वार करेगा। लड़की ने चकमा नहीं दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कसकर बंद थीं, मौत आने का इंतजार कर रही थी। मुट्ठी की हवा गरजती हुई गुजर गई। एक लड़की जिसमें मुर्गे को बांधने की ताकत नहीं थी, वह इस मुट्ठी के नीचे कैसे जीवित रह सकती थी? डॉजिंशी।
खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीड बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जीवयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति जीवयान पंगु हो गया है। अध्याय 191 लेखक जीओजीजी। जैसे ही उन्होंने देखा कि उस विशाल मुंह ने लड़की के सिर पर प्रहार किया, उत्तेजना को देख रहे सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आगे देखने की हिम्मत नहीं की। बैंग एक धीमी आवाज सुनाई दी जिससे हर कोई कांप उठा। एक चीख निकली, लेकिन सबको हैरानी इस बात की हुई कि वह चीख लड़की की नहीं बलशाली आदमी की चीख थी। सभी की आंखें अचानक खुल गईं और उन्होंने उधर देखा। सामने का दृश्य देखकर सभी का मुंह चौड़ा हो गया। चीखें सुनकर हरे रंग की पोशाक वाली लड़की ने तुरंत अपनी हरी आंखें खोलीं और उसने देखा कि एक साधारण लड़का उसके सामने खड़ा था। जिस ताकतवर आदमी ने अभी अभी उस पर हमला किया था, वह अपनी कलाई पकड़कर जमीन पर पड़ा हुआ था और दर्द से कराह रहा था। इस तथ्य को छोड़कर कि लड़का उससे एक सिर लंबा था, उसका पूरा शरीर बेहद सामान्य था। उसकी शक्ल साधारण है और वह भीड़ में भी अलग नहीं दिखता। उसने केवल साधारण काला वस्त्र पहना हुआ है। ऐसा लगता है कि उसे एक साधारण लड़के की तरह प्रशिक्षण लेने के लिए मोचेंग आना चाहिए। लेकिन करीब से देखने पर लड़की को पता चला कि इस साधारण लड़के की एक जोड़ी बहुत खास आंखें थीं। थोड़ी सी रोशनी से चमकती उन जोड़ी आंखों ने सितारों की तरह लड़की को एक पल के लिए थोड़ा विचलित महसूस कराया। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। लड़के के स्पष्ट शब्दों ने लड़की के दिल को, जो ठंडा हो गया था, उस पल गर्माहट का एहसास कराया। हरे कपड़ों में लड़की ने लड़के की ओर देखा। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने जल्दी से कहा, भाई मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन वे रेत भाड़े का समूह बस पुराने और नए खातों को एक साथ निपटाएं, तो चलिए उन्हें नष्ट कर दें। युवक ने अपने आसपास के लोगों को स्तब्ध करते हुए बहुत शांति से कहा, ये बच्चा कहाँ से आया? क्या आप मरना चाहते हैं या पुनर्जन्म लेना चाहते हैं? हालांकि उसने ताकतवर आदमी को एक ही झटके में मार दिया। वह सिर्फ एक 6 सितारा सेनानी था जो महान सेनानी रोग से बहुत अलग था। ये खत्म हो गया है। अब एक और व्यक्ति मरने वाला है और आज खून से लथपथ रेगिस्तानी शहर बनना तय है। लड़का, कितना बड़ा स्वर है। तुम वास्तव में हमारे सैंड मर्सेनरी ग्रुप को नष्ट करना चाहते हो। तुम्हें यह आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? क्या आप जानते हैं कि हमारा सैंड मर्सेनरी ग्रुप जियामा साम्राज्य के भाड़े के समूहों के बीच एक शीर्ष शक्ति है? हाँ, लड़के, तुम हवा के झोंकों से नहीं डरते। क्या मुझे कहना चाहिए कि तुम अहंकारी हो या अज्ञानी? रॉब का बड़ा चेहरा बेहद डरावना था और उसने युवक की ओर घूरकर देखा। उसके अधीनस्थ ने युवक की ओर इशारा किया और तिरस्कारपूर्वक हंसा। उपहास की आवाजें आ रही थीं, लेकिन युवक का चेहरा अभी भी शांत था। अतीत में वह वास्तव में इस पर क्रोधित होता था, लेकिन अब वह इन लोगों को देखता है। वे सिर्फ चींटियों और कचरे का एक समूह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चींटियां आपके पैरों के नीचे कितनी तेज हैं, आखिरकार वे चींटियां ही हैं। उसके आसपास के भाड़े के सैनिक बेतहाशा हंसे, जिससे हरे रंग का युवक पीला पड़ गया। वह उसकी वजह से किसी को नीचे नहीं खींचना चाहती थी। हालांकि वह बहुत डरपोक थी, फिर भी उसने जल्दी से पीछे से कहा, भाई वे मुझे ही मारना चाहते हैं। भागो, क्या मुझे आपका नाम पता चल सकता है? अचानक पूछे गए सवाल ने हरे रंग की पोशाक वाली युवा लड़की को चौंका दिया और उसने अचेतन रूप से उत्तर दिया, मेरा नाम किंगविन है। यह सुनकर युवक ने हल्की मुस्कान दिखाई, फिर किंगविन के छोटे से सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, हाँ, यह एक अच्छा नाम है। मेरा नाम ये फैंग है। अब से कोई भी तुम्हें धमका नहीं सकता। भाई ये फैंग। मुस्कुराहट ने किंगविन के सुंदर चेहरे को लाल कर दिया। हालांकि वह जानती थी कि ये शब्द वास्तविक थे, लेकिन उसे अंदर से बेहद गर्मी महसूस हुई। क्या यही वह चीज है जिसकी परवाह की जानी चाहिए? बहुत अच्छा। दोनों के बीच के इंटीमेट सीन ने उनके आसपास मौजूद सभी लोगों को पागल कर दिया। क्या उन्हें मौत से डर नहीं लगता? पार्टी के बड़े बॉस के रूप में वह इस तरह से नजरअंदाज किए जाने को कैसे सहन कर सकते थे? उसकी योजना को एक लड़के ने बाधित कर दिया और वह पहले से ही गुस्से में था और गुस्से से चिल्लाया, अहंकारी लड़के, तुम हमारे लोगों को पीते हो और फिर भी भागना चाहते हो। बहुत देर हो चुकी है। रोग के क्रोधित नारे के तहत सैंड मर्सेनरी समूह के सभी भाड़े के सैनिक यहाँ एकत्र हो गए थे और उनके आसपास के लोग छिपने से डर गए थे। पूरे सैंड मर्सेनरी ग्रुप को भेज दिया गया है। ऐसा लगता है कि आज की घटनाओं से मोचेंग की शक्ति में बदलाव आएगा। ये फैंग और किंगविन के आसपास सैकड़ों भाड़े के सैनिक थे। जहां तक जियोमी की बात है, वह इतनी डरी हुई थी कि बेहोश हो गई। दौड़ना। अपने मुंह के कोने पर तिरस्कार के संकेत के साथ ये फैंग ने अपनी आंखें से खोल लीं और शांति से कहा, कोई भी मुझे भागने नहीं दे सका। कितना अहंकारी। मेरे लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। रोब इतना क्रोधित था कि उसने ये फैंग की ओर इशारा किया और ये फैंग को टुकड़ों में काट देना चाहता था। लेकिन इसी समय बाहर हंगामा मच गया और कोई धीरे से चिल्लाया, यह मोती मर्सेनरी ग्रुप है। मोती मर्सेनरी ग्रुप के 2 कप्तान भी यहाँ हैं। 2 प्रमुख भाड़े के समूह यहाँ एकत्र हुए हैं और अब देखने के लिए कुछ अच्छा है। हंगामा सुनकर रोब की अनाड़ी सी दिखने वाली आंखों में चमक आ गई। निश्चित ही वे आए। हाँ, कुछ ही समय में परिधि से देख रहे सभी लोगों ने सड़क साफ कर दी और लोगों के एक समूह के साथ अंदर चले गए, जो रेत के भाड़े के सैनिकों से कम प्रभावशाली नहीं थे। रॉब, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम युद्ध शुरू करना चाहते हो? एक तेज चीख निकली जो गड़गड़ाहट की तरह फूट रही थी। ये फैंग ने दिलचस्पी से देखा और 2 प्रमुख लोगों को आते देखा। वे जियोयान के समान दिखते थे, लेकिन वे कुछ साल बड़े थे। एक व्यक्ति का शरीर कोमल और कोमल है, बिल्कुल एक युवा गुरु की तरह, लेकिन दूसरे व्यक्ति की बुरी आत्मा बढ़ रही है और उसने ही ये शब्द कहे हैं, जियोडिंग, जियोली, मुझे आश्चर्य है, क्या जियोयान यहाँ है? अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 278 वास्तविक 3 भाग वाला थंडर आर्क नृत्य क्या है? जियो भाई प्रकट हुए। उसके बाद मोती मर्सेनरी ग्रुप के अंधेरे भाड़े के सैनिक आए और उनकी आभा बेहद शक्तिशाली थी। उनका मुकाबला करने के लिए सैंड मर्सेनरी ग्रुप के लोगों को एक साथ इकट्ठा होना पड़ा। डेजर्ट आयरन मर्सेनरी ग्रुप और सैंड मर्सेनरी ग्रुप मोचेंग में 2 सबसे मजबूत गिल्ड हैं। यहाँ तक कि स्टॉर्म मर्सेनरी ग्रुप भी इन 2 समूहों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। सैंड मर्सेनरी ग्रुप में रॉब एक महान लड़ाकू मास्टर है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से बहुत शक्तिशाली है। जहां तक मोती मर्सेनरी ग्रुप का सवाल है, 2 कप्तानों जियोडिंग और जियोली के अलावा जो चीज इसे इतना शक्तिशाली बनाती है, वह है इसके लोग। मोती मर्सेनरी ग्रुप की जियामा एम्पायर भाड़े के समूह में सबसे बड़ी संख्या है, जो इसे सैंड मर्सेनरी ग्रुप का विरोधी बनाती है। दोनों तरफ के लोग असीम दुष्ट आभा और गुप्त जानलेवा इरादे से भरे हुए एक दूसरे की ओर देख रहे थे। जियोडिंग और जियोली लुओबू से ज्यादा दूर नहीं आए और उनकी आंखें मिली और लुओबू ने अपने मुंह के कोने पर तिरस्कार का संकेत दिया और कहा, अरे आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूं? ये कैप्टन जियो निकला। रॉब, जब तुमने सड़क पर मेरा अपहरण किया तो तुम क्या करना चाहते थे? जियोडिंग जियोली की तरह आवेगी नहीं था, लेकिन उसने इधर उधर देखा और भौहें से खोल ली। रॉब अच्छी तरह से तैयार था, मुस्कुराया और जोर से चिल्लाया, हाँ, आप लोग मुझसे टकरा गए क्योंकि आपकी आंखें लंबी नहीं थी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? ये सुनकर जियोडिंग ने जियोमी पर नजर डाली जो जमीन पर बेहोश थी और अपने दिल में आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। साजिश रची जा रही है। जियोडिंग, चूंकि आप स्वयं अपने समूह के लोगों को अनुशासित नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपके लिए उन्हें अनुशासित करूंगा। रोब की आंखें बुराई से भरी थीं और उसके शरीर में लड़ने की ऊर्जा अचानक निकल गई और उसका विशाल शरीर सीधे जियोमी की ओर दौड़ पड़ा। धिक्कार है यार, एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी और रोलिंग गड़गड़ाहट रोब के प्रभाव को रोकने के लिए एक गड़गड़ाहट चाप में बदल गई। बैंग, जियोली के शरीर पर चांदी का सांप चमक उठा और उसके हाथ में गरजता हुआ भाला रोब की मुट्ठी से टकरा गया। गति के विस्फोट के कारण जियोली का शरीर अचानक पीछे की ओर फट गया, जबकि लुओबू का शरीर गतिहीन रहा। बस एक झटके ने उसकी श्रेष्ठता दिखा दी। जियोली की भौहें चढ़ गईं। उसकी ताकत एक लड़ाकू मास्टर थी, लेकिन रोब एक महान लड़ाकू मास्टर था। दोनों बिल्कुल ही एक ही स्तर पर नहीं थे। इस बार रोब साजिश रच रहा था। एक लड़ाई अवश्यंभावी थी। यदि वे इस लड़ाई को नहीं जीत सके तो मोती मर्सेनरी समूह पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाएगा। हमारे लोग आपको अपने भाई को अनुशासित करने के लिए परेशान नहीं करते हैं, लेकिन आपके भाई को गुप्त रूप से अनुशासित किया जा रहा है। आप अभी भी नहीं जानते कि यह किसने किया है ना? हाँ। जियोली के शब्द रोब के सीने में संगीन की तरह चुभ रहे थे। उनके 2 भाई और 2 कप्तान बिना किसी कारण के गायब हो गए। उन्हें किसी ने जहर दे दिया होगा।
लेकिन वह नहीं जानता था कि कौन जिम्मेदार है। इससे वह पहले से ही क्रोधित था। वह बदला लेना चाहता था लेकिन उसे कोई नहीं मिला। ऐसा करने वाले जियो भाई नहीं थे। अपनी ताकत से वे अपने दो भाइयों को नहीं मार सकते थे। सैंड मर्सिनरी ग्रुप की ताकत मूल रूप से मोती मर्सिनरी ग्रुप से कहीं अधिक थी। यदि ये तथ्य न होता कि दोनों भाई चले गए होते तो मोती भाड़ी के समूह को उसकी बढ़त से बचना होता। अब उन्हें बार-बार कैसे उकसाया जा सकता था। मेरे लिए मरो। रोग की आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। उसके शरीर से एक पीले रंग की लड़ाई की भावना निकली और लड़ाई की भावना के कवच ने उसके पूरे शरीर को ढक दिया। थंडर आर्क थ्री डांस। रोग को क्रोधित होते देख जियोली के पास अपनी पूरी ताकत लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चांदी की मूर्ति ने अचानक धीमी चीख निकाली और फिर पागलपन से रोग को चाकू मार दिया। जब रोग ने जियोली के हमले को देखा तो वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और चांदी के भाले के प्रहार से आसानी से बच गया। हालांकि थंडर विशेषता से लड़ने वाली आत्मा का हमला शक्तिशाली है। दोनों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है। जियोली एक राक्षस प्रतिभा नहीं है। भले ही वह अपनी पूरी ताकत से विस्फोट कर दे, वह रोग का प्रतिद्वंदी कैसे हो सकता है। हाँ, बकवास बकवास है। एक बकवास 3 भाग वाला नृत्य। पूर्ण शक्ति के सामने भले ही आप सबसे मजबूत हमले के रूप में जाने जाने वाले वज्र गुण से लड़ने वाली भावना हो, नरक में जाएं। बिजली के अचानक झोंके का सामना करते हुए रॉब गुस्से से हंसा और उसकी विशाल मुट्ठी में लड़ने वाली ऊर्जा संघनित हो गई। एक ऊर्जा जाल में बदल गई और विस्फोट हो गया। प्रचंड ऊर्जा के साथ मिश्रित हवा की तेज आवाज सीधे जियोली द्वारा उत्सर्जित बिजली के चाप से टकराई। दोनों टकराए और रॉब की मुट्ठी ने बिजली के 3 आंख को नष्ट कर दिया, लेकिन विनाश के बाद भी बिजली बरकरार रही। ये देखकर कि मुक्का जियोली की छाती पर लगने वाला था, जियोडिंग का शरीर अचानक बाहर निकल गया। जियोडिंग के हाथ में लकड़ी की लड़ाई की ऊर्जा सघन हो गई और उसने तुरंत लुओबू पर प्रहार किया, लेकिन लुओबू ने उसे एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा, कचरा कचरा है और साथ रहना भी कचरा है। दाहिनी मुट्ठी अचानक बाहर चली गई, जिससे जियोडिंग का हमला विफल हो गया और मुट्ठी जियोडिंग और जियोली की छाती पर 2 घेरे से टकराई। पीएफएफ। इतना भारी आघात झेलने के बाद उनके चेहरे अचानक पीले पड़ गए और उनमें से तुरंत खून निकलने लगा। उनके शरीर जमीन में धंस गए थे और 10 मीटर से अधिक दूरी तक नाव चलाने के बाद वे दोनों आसपास की दीवारों से जोर से टकराए। हाँ, इस बकवास ताकत के साथ क्या यह मेरे लिए इतना अहंकारी होने के योग्य है। रॉब, जिसके शरीर पर पीले रंग की लड़ाई की भावना लिपटी हुई थी, उसने अपने तलवों के साथ जमीन पर कदम रखा और उसका शरीर एक चार्जिंग टैंक की तरह था जो जियोली की ओर दौड़ रहा था, जो अपनी लड़ने की क्षमता खो चुका था। जियोडिंग की तुलना में जियोली की युद्ध शक्ति अधिक मजबूत थी, इसलिए रॉब जियोली को मारने वाला पहला व्यक्ति था। उसकी मुट्ठी में मौजूद क्रूर ऊर्जा एक बार फिर केंद्रित हो गई थी। ऐसी शक्ति का किसी को भी जीवित छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। रॉब के चेहरे पर क्रूरता दिखाई दी और उसने अपनी मुट्ठी को जोर से कुचल दिया। हाहामर, टकराना, डॉजिंशी, खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडरबोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 192। लेखक जियोजी। रोग के कानों में फिर से एक दबी हुई आवाज आई। रोग की आंखें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। फिर ये तुम ही क्यों हो? तुम मेरा आक्रमण कैसे सह सकते हो? हर कोई आश्चर्यचकित होकर अपने सामने का दृश्य देख रहा था। रॉब की विशाल मुट्ठियां जियोली से 1 मीटर से भी कम दूरी पर थी, लेकिन उन्हें एक काली छाया ने अवरुद्ध कर दिया था। और वह व्यक्ति ये फैंग है। ये फैंग ने लापरवाही से दोनों हाथों से रॉब की मुट्ठियां पकड़ ली। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। कचरा कचरा है और इसे निपटना दर्द रहित है। उसके हाथों की ऊर्जा अचानक विस्फोटित हो गई और एक राशि ऊर्जा तोप के गोले की तरह फूट पड़ी। एक चीख में रॉब का शरीर सीधे प्रभाव से उड़ गया। ये फैंग इस कूड़े को कैसे जाने दे सकता था? चूंकि जियोयान बाहर नहीं आया था, उसके पास उस कूड़े से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जिसने खुद किंगलिंग को धमकाया था। उसका शरीर तेजी से घूम गया और उसकी बैंगनी काली आंखों ने जियोली की ओर देखा, जो अभी भी सदमे में था। जियोली ने अचानक ठंडा पसीना बहाया। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई प्राचीन विशालकाय जानवर उसे घूर रहा है और उसकी सांसें अचानक तेज हो गईं। मैं तुम्हें अपनी बंदूक उधार दूंगा और उसका उपयोग करूंगा। वैसे 3 भाग वाला थंडर आर्क नृत्य वह नहीं है जिसके लिए आप इसका उपयोग करते हैं। ध्यान से देखो, असली वज्रचाप 3 भाग वाला नृत्य क्या है। उसने जियोली के हाथ में भाला पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और ये फैंग ने उसे पकड़ लिया। अगले ही पल तेज धमाके सुनाई दिए। थंडर टाइगर आर्क 3 डांस। जब गड़गड़ाहट की आवाज सभी के कानों तक पहुंची तो चांदी की गड़गड़ाहट पहले ही मध्य हवा में पहुंच चुकी थी और भाले के एक झटके के साथ इसने रोग को उठा लिया जो अभी तक नहीं उतरा था। फिर गड़गड़ाहट रुकने से पहले चांदी की आकृति एक चाप में बदल गई और रोग के ऊपर आकाश में दिखाई दी। उसके दाहिने पैर से अनगिनत गड़गड़ाहट वाले सांप निकले और वे मजबूती से रोग के पेट में घुस गए। जब रोग उड़ रहा था तो उसका शरीर मूल रूप से इस तरह दिखता था, लेकिन इस पैर के नीचे यह इस तरह बन गया। लेकिन चूंकि यह 3 भागों वाला वज्रचाप नृत्य है, इसमें केवल ये 2 हमले कैसे हो सकते हैं? जैसे ही रॉब का शरीर तेजी से नीचे की ओर गिरा, बिजली के तारों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। सूरज से भी ज्यादा चमकदार अनगिनत वज्र सांप एक धमाके के साथ सीधे रॉब के दिल में जा घुसे। बिजली चमकने के बाद धीरे-धीरे सभी की आंखें खुली तो सामने का दृश्य इतना भयावह था कि उनके पैर कांप उठे। मैंने देखा कि रॉब, जो एक महान योद्धा था, मर गया था और उसके हृदय में वज्र सर की भांति चमकता हुआ एक भाला सबके सामने खड़ा था। हिस अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 279। वह सिर्फ मेरी बहन है। ऐसी पृथ्वी विध्वंसक शक्ति पूरे रेगिस्तानी शहर को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। ये थंडर आर्क 3 डांस भी है और उनके बीच के अंतर की तुलना स्वर्ग और पृथ्वी से की जा सकती है। जब जियोली ने इसका इस्तेमाल किया तो उसने लुओबो को चोट भी नहीं पहुंचाई, लेकिन दूसरों ने उसे तोड़ दिया। लेकिन जब इस युवक ने इसका इस्तेमाल किया तो वह एक पल में एक महान लड़ाकू मास्टर लुओबो को मारने में सक्षम हो गया। एक समझदार व्यक्ति को एक नजर में पता चल जाएगा कि पहले हमले में रॉब की जान खतरे में होगी। हालांकि सबसे उत्तम 3 भाग वाले थंडर आर्क नृत्य को दिखाने के लिए इसे 3 प्रहारों में विभाजित किया गया है। नृत्य युद्ध कौशल के ये सभी प्रदर्शन पूरी तरह से जियोली को सिखाने के लिए थे। ऐसे अवसर दूसरों के लिए उपलब्ध नहीं थे। देखते समय जियोली ने भी थंडर आर्क 3 भाग नृत्य के जादुई प्रभाव को तुरंत समझ लिया। थंडर टाइगर 3 भाग नृत्य को ये नाम देने का सबसे महत्वपूर्ण कारण नृत्य शब्द है। उपयोग करने से पहले वज्र में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होगी। उदाहरण के लिए, जब गड़गड़ाहट होती है तो यह अत्यधिक शक्तिशाली बमबारी उत्पन्न करेगी, लेकिन इसे आकाश में एकत्रित होने में कुछ समय लगता है। इसका मतलब यह है कि हमला करते समय आपको नृत्य करने का अवसर मिलना चाहिए। व्यापक उद्घाटन और समापन इस चाल का सार है। बेशक जियोली ने न केवल इस सच्चाई को समझा, बल्कि वह ये भी समझ गया कि उन्हें बचाने वाला युवक कौन था। थंडर आर्क 3 नृत्य। जियामा साम्राज्य में केवल 3 लोग हैं जो इस युद्ध कौशल का उपयोग कर सकते हैं। उनमें से एक यहाँ जियोली है और दूसरा थंडर किंग रीना है। रीना एक बुरा आदमी है, हालांकि उसके पास गड़गड़ाहट विशेषता से लड़ने का कौशल है। वह जानता है कि 3 भाग वाले गड़गड़ाहट आर्क नृत्य का उपयोग कैसे किया जाता है। फैंग ने उसे ये लड़ाई कौशल दिया। तब मेरे सामने वाले युवक की पहचान काफी हद तक निश्चित है। ये फैंग ये हो सकता है कि अन्य लोग नहीं जानते हों, लेकिन जियो परिवार के सदस्यों के रूप में वे उस अस्तित्व से परिचित कैसे नहीं हो सकते जिसने उन्हें बचाया। दोनों नाम इतने करीब हैं कि भले ही उनकी शक्ल बदल जाए, लेकिन लोग उन्हें कभी गलत नहीं पहचानेंगे। ये सोचते हुए जियोडिंग और जियोली ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, फिर जल्दी से खड़े हो गए। ये फैंग के पास आए और उन्हें प्रणाम किया। जियोडिंग और जियोली ने अपने बचाव के लिए मास्टर फैंग को धन्यवाद दिया और जियोली ने मास्टर फैंग को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, बल्कि सीधा गुण टेकने वाला धनुष है। चाहे यह उनके जियो परिवार को 2 बार बचाने की दयालुता हो या अभी जियोली को इंगित करने की दयालुता, ये पूरी तरह से उनकी पूजा के योग्य था। ये फैंग, जो अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर शान से खड़ा था, उसने 2 समझदार लड़कों की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, उठो, मैंने रोग को मार डाला क्योंकि शाह के भाड़े के समूह ने मुझे उकसाया था। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं था। 2 जियो भाई उदासीन शब्दों से चौंक गए, लेकिन वे सिर्फ इन शब्दों के कारण ये फैंग की दयालुता से इनकार नहीं करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारण क्या था। यही तथ्य था कि उसने उन्हें बचाया और गैंग लिया का 3 भाग का नृत्य मार्गदर्शन वास्तविक था। दोनों भाई एक साथ खड़े थे, हालांकि वे इस समय घायल थे, लेकिन वे बेहद अच्छे मूड में थे। जियामा साम्राज्य के नंबर 1 व्यक्ति द्वारा बचाया जाना एक महान सम्मान और एक महान अवसर था।
इस तरह के दृश्य ने अभी अनगिनत लोगों को झकझोर कर रख दिया था और सवा घंटे बाद भी उनके मुंह बंद नहीं हुए थे। सैन मर्सिनरी ग्रुप के भाड़े के सैनिक इतने भयभीत थे कि उनके पैर कमजोर हो गए थे और उनका पूरा शरीर कांप रहा था। वे सैन मर्सिनरी ग्रुप इस प्राणी को कैसे उकसाने में सक्षम हो सकते हैं? ये व्यक्ति अब वास्तव में जियामा साम्राज्य का नंबर 1 व्यक्ति है। वे कमजोर लोग इस व्यक्ति के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? ये हो सकता है। अचानक उनके दिमाग में एक विचार कौंधा और उन्हें 2 लापता कप्तानों की याद आ गई। लानत है ना? लेकिन इसके अलावा क्या कल्पना के लिए कोई और जगह है? कुत्ते के नेतृत्व वाले रणनीतिकार के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों ने भी इस समय प्रतिक्रिया व्यक्ति और उनके पैरों ने काम करने से इनकार कर दिया और वे सभी कांपते और रोते हुए जमीन पर गिर पड़े। मास्टर फ्रैंक, ये सिर्फ रॉब है जो ताइशान को नहीं देख सकता। इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। श्रीमान, आपके पास उनमें से बहुत सारे हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे कि कुछ भी नहीं और हमें जाने दें। कुत्ते की तरह सिर वाले सैन्य सलाहकार के शब्दों ने ये फैंग को निराश कर दिया। उसने तुरंत अपनी उंगली बढ़ाई और उसे झटका दिया और फिर छोटी-छोटी लपटें बुझा दी। अगले ही पल कुत्ते जैसा सैन्य सलाहकार जो मोर्चे पर घुटनों के बल बैठा था, एक चीख के साथ जमीन पर मलबे में गिर गया। कुआं, सभी दर्शक जिनमें से कुछ डरपोक थे, इतने डरे हुए थे कि उनकी पैंट में पेशाब आ गया। उन्होंने ऐसा भयानक दृश्य कब देखा था? एक यादृच्छिक झटका के साथ एक लड़ाकू मास्टर की मृत्यु हो गई। अन्य भाड़े के सैनिक बुरी आत्माओं से भरे हुए थे, लेकिन अब वे बेवकूफ आत्माओं में बदल गए। वे सभी बोलने या हिलने-डुलने से बहुत डरते थे। वे कुत्ते की तरह चलने वाले सैन्य सलाहकार के नक्शे कदम पर चलने से डरते थे। शेष भाड़े के सैनिकों को देखते हुए ये फैंग ने कम दिलचस्पी दिखाई। हालांकि उन्होंने सिर्फ किंगलिन का मजाक उड़ाया था, लेकिन वे कार्रवाई करने से पहले झिझक रहे थे, जो उनकी जान बचाने के लिए पर्याप्त था। उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो। ये फैंग ने जियोडिंग और जियोली की ओर देखा और कहा, हाँ मास्टर फैंग। वे दोनों स्वाभाविक रूप से समझ गए कि ये फैंग का क्या मतलब है और चूंकि उन्हें इससे निपटने के लिए छोड़ दिया गया था, इसलिए इन लोगों को मृत्यु तक दंडित नहीं किया जाएगा। सैन मर्सिनरी ग्रुप का केवल एक ही भाग्य है और वह है मोती मर्सिनरी ग्रुप में मिले। जब माताहतों की नजर दोनों कप्तानों पर पड़ी तो वे सब समझ गए और सभी को दूर ले गए। लोगों के 2 समूह जो मूल रूप से अंधेरे में थे, तुरंत गायब हो गए और दर्शक स्वाभाविक रूप से तितर-बितर हो गए। किंगलिन को जियो मेई की ओर देखते हुए, जिनकी 2 नौकरानियों द्वारा मदद की जा रही थी, ये फैंग ने असहाय होकर आह भरी, अपने हाथ में अंगूठी दिखाई और एक गोली निकाली। यह अमृत उसे तुरंत जगा सकता है। जियोडिंग और जियोली की आंखें एक पल के लिए ठिठक गईं और फिर उन्होंने अमृत लिया और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्हें पता था कि अब जाने का समय हो गया है। ये दृश्य स्वाभाविक रूप से किंगलिन ने देखा, जिसके दिल में गर्माहट महसूस हुई, लेकिन थोड़ा डर भी लगा, क्योंकि उनकी वर्तमान पहचानों के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। उसके आसपास के सभी लोगों के चले जाने के बाद ये फैंग तुरंत किंगलिन के पास चली गई, उसके छोटे से सिर को प्यार से सहलाया और धीरे से मुस्कुराई। मैंने तुमसे कहा था कि जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। जब उसने दूसरों को अपने सामने वाले युवक को मास्टर फैंग कहते हुए सुना, तो किंगलिन को समझ आया कि यह सौम्य बड़ा भाई कितना अप्राप्य था जिसने उसे बचाया। क्विंगलिन, आपकी जान बचाने के लिए मास्टर फैंग को धन्यवाद। किंगलिन की बेहद डरपोक उपस्थिति ने ये फैंग को व्यथित महसूस कराया। जब से वह पैदा हुई है, उसने ऐसे अनुभवों का अनुभव किया है जो अन्य लोग अपने जीवन काल में कभी अनुभव नहीं करेंगे, जिसने पहले ही उसके दिल को नुकसान पहुंचाया है। ये कहने से बेहतर है कि वह खुद से डरती है, ये कहना बेहतर है कि वह दुनिया से डरती है। मूर्ख लड़की, तुम मुझे हर किसी की तरह मास्टर फैंग कैसे कह सकती हो? ये फैंग का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने गुस्सा होने का नाटक किया और कहा, मैं अब भी चाहता हूं कि आप मुझे बड़ा भाई कहें। अब से आप मुझे भाई ये फैंग कह सकते हैं। ये सुनकर किंगलिन की हरी आंखें अचानक पन्ना की तरह क्रिस्टल रोशनी से चमक उठी, जो खुशी के आंसू थे। इतने सालों में ये पहली बार था कि उसे यह अभूतपूर्व कोमलता महसूस हुई। उसने जोर से सिर हिलाया और कहा, अच्छा भाई ये फैंग, कितना अच्छा हुआ। ये फैंग ने आगे बढ़कर किंगलिन के सिर को प्यार से सहलाया। ये फैंग ने खुशी से कहा। लेकिन किंगलिन का नाजुक छोटा चेहरा खुशी से गुलाबी था, लेकिन उसका मुंह कुछ नाखुश होकर चिल्ला रहा था। क्या हुआ? हमारी छोटी बच्ची को किसने नाराज किया? ये फैंग आगे झुके और उत्सुकता से पूछा। किंगलिन का छोटा चेहरा उभरा हुआ था और उसने ये फैंग की ओर देखा और व्यथित होकर कहा, बेशक ये भाई ये फैंग है। यदि आप लोगों के सिर को छूते रहेंगे तो किंगलिन लंबा नहीं होगा। लोग आपकी ओर देखना नहीं चाहेंगे। हाँ, अच्छा। ये सुनकर ये फैंग भी खुशी से हंसे, लेकिन उनके हाथों की हरकत अभी भी किंगलिन के सिर को रगड़ रही थी। क्विंगलिन, हम अल्पविराम 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 अल्पविराम। किंगलिन को खींचते हुए ये फैंग सीधे मोती भाड़े के समूह में चले गए। उसके पास मोचिंग में रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मोती मर्सिनरी ग्रुप स्वाभाविक रूप से रहने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। अभी उसने जियोडिंग और जियोली को दूर धकेलने का कारण किंगलिन से बात करना था, ताकि वह उसके बारे में इतनी डरपोक न हो और उसके बीच एक बड़ा अंतर हो। मोती मर्सिनरी ग्रुप के रास्ते में ये फैंग ने उसे किंगलिन का बुरा पक्ष भी बताया। हरा सांप, 3 फूल वाली आंखें, यह एक ऐसा अस्तित्व है जिस पर डुक्यूई महाद्वीप की किसी भी ताकत को ध्यान देना चाहिए। इन आंखों के नीचे सभी सांप जैसे जीव से डरेंगे। ऐसी बुरी नजरों से किंगलिन निश्चित रूप से एक समोना बन सकता है। डुक्यूई की ताकत के साथ वह केवल चौथे स्तर के राक्षस को नियंत्रित कर सकता था। किंगलिन को लगा कि जब उसने ऐसे बुरे साधनों के बारे में सुना तो ये बहुत वास्तविक था। इतना भयानक अस्तित्व वास्तव में उसके बारे में बात कर रहा था। लेकिन ये शब्द भाई ये फैंग के मुंह से निकले और उन्हें उन पर 100% भरोसा था। डॉजिंशी खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडरबोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। अध्याय 193। लेखक जियो जी। इसके जवाब में किंगलिन का मूड भी काफी खुल गया है। क्या उनकी बहन भी बहुत अच्छी है? चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, फिर भी आप ये फैंग को नहीं पता था कि किंगलिन का छोटा सिर क्या सोच रहा था। अन्यथा जब उसने पहले उसे बचाया था तो उसने भाड़े के सैनिक की कलाई कभी नहीं पकड़ी होती। इसके बजाय ये हवा के झोंके में बदल गया और राजकुमारी किंगलिन को दूर ले गया। अब तक ये फैंग ने केवल किंगलिन की कलाई खींची थी, इसलिए उसने किसी भी सिस्टम साइन इन पुरस्कार को ट्रिगर नहीं किया था। इससे पाखंडी ये फैंग को भी थोड़ी राहत मिली। आखिरकार किंगलिन को लुओली, ड्रंकन गूस, ड्रंकन फ्रू भी कहा जाता है। भाई फैंग, ये अचानक एक मधुर आवाज आई और ये फैंग और किंगलिन एक साथ बहुत आगे नहीं दिखे। उन्होंने देखा कि एक विशाल हवेली के दरवाजे पर एक बेहद खूबसूरत युवा लड़की उनकी ओर हाथ हिला रही है। इस लड़की को देखकर ये फैंग ने भी खुशी भरी मुस्कान दिखाई। उसके मुंह आने का आधा कारण उसकी वजह से था, लेकिन किंगलिन से मिलना एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। जुनर पुकारने के बाद ये फैंग भी जुनर के पास आए। जुनर की असली पहचान प्राचीन कबीले की सबसे बुजुर्ग महिला है। अब जब जियो परिवार खंडहर हो गया है और कबीले नेता जियो जान को सोल पैलेस ने पकड़ लिया है, तो उसके यहाँ रहने का समय कम होने लगा है। इसलिए यदि ये फैंग उसके साथ अधिक समय बिता सकता है, तो वह स्वाभाविक रूप से उसके साथ अधिक समय बिताएगा। ये फैंग को मेरी जांघों को गले लगाने या न लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ और अधिक ऊन इकट्ठा करना चाहता हूँ। जुनर ने अपना छोटा सिर झुकाया और खुशी से मुस्कुराए। भाई फैंग, ये मैंने अभी जियोडिंग और जियोली से सुना है कि आप मोचेंग आए थे। उस समय जुनर को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हुआ था। यदि नहीं, वह कौन है? अचानक जुनर के शब्द बंद हो गए और उसकी बड़ी खूबसूरत आंखें किंगलिन पर केंद्रित हो गईं। अचानक पूछे गए इस सवाल पर ये फैंग को किसी कारण से दोषी महसूस हुआ। क्या ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो इस तरह का काम बार-बार करने से आती है? इससे पहले कि ये फैंग जवाब दे सके, किंगलिन ने जुनर को थोड़ा नमस्कार किया और कहा, मिस जुनर, मैं मोती मर्सिनरी ग्रुप की नौकरानी हूँ। भाई ये फैंग ने मुझे सैन मर्सिनरी ग्रुप से बचाया है। ये फैंग, भाई, किंगलिन ने जो कहा उसे सुनने के बाद जुनर की बड़ी आंखें आश्चर्य से भर गईं और तुरंत उसकी नजर ये फैंग के चेहरे पर केंद्रित हो गई। इन प्रश्नवाचक शब्दों ने ये फैंग को बहुत असहाय बना दिया। क्या ये सचमुच प्राचीन जनजाति की सबसे बुजुर्ग महिला है? वह मुझे भाई क्यों कहती है? क्या आप भी मुझे भाई नहीं कहते? ये फैंग, तारांकन, क्विंगलिन मेरी बहन है। ये फैंग ने सिर हिलाया और निश्चितता के साथ कहा।
सिर्फ एक बहन, जुनर ने अवचेतन रूप से पूछा, जिससे ये फैंग को थोड़ी देर के लिए शर्मिंदा महसूस हुआ और बदमाश का उदाहरण मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में प्रकट हुआ। वह सिर्फ मेरी बहन है। खांसी। अचानक जुनर के पीछे से एक खांसी आई, जिसने तुरंत ये फैंग को अपने पूर्वजों की 8 पीढ़ियों के प्रति आभारी महसूस कराया। उन तीनों ने उत्सुकता से देखा और जियोडिंग, जियोली और जियो परिवार के कुछ उच्च स्तरीय अधिकारियों को एक साथ दरवाजे से बाहर निकलते देखा। इस गठन ने तुरंत सड़क पर सभी को चौंका दिया। जो लोग इसे नहीं जानते थे, उन्होंने सोचा कि मोती मर्सिनरी समूह लड़ने जा रहा है। उन्होंने अभी सैंड मर्सिनरी ग्रुप को अपनी चपेट में लिया था और एक अकेले परिवार के रूप में पूरे रेगिस्तानी शहर को अपनी चपेट में लेना उनके लिए कोई बहुत परेशानी वाला काम नहीं था। ये सिर्फ इतना है कि वे अब किसी का स्वागत करने के लिए एक साथ बाहर आए हैं। मास्टर फैंग, ये जियो परिवार की ओर से। ये फैंग उस बुरे व्यक्ति को जानता था जो नेता था। क्या ये जियो परिवार का तीसरा बुजुर्ग नहीं है? अप्रत्याशित रूप से ये बुरा आदमी मरा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बाकी 2 बुरे लोग चले गए थे। लेकिन ये ठीक है, यहाँ इस बुरे व्यक्ति के साथ जियो परिवार का जियोयांग के प्रति रवैया भी बहुत अप्रत्याशित है। ये देखकर कि ये लोग फिर से घुटने टेकने वाले थे, ये फैंग ने सीधे अपना हाथ लहराया और एक अप्रत्याशित घटना ने तुरंत तीसरे बुजुर्ग और अन्य लोगों को उठा लिया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, रुको, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए घुटने मत टेको, अंदर जाने के बाद बात करते हैं। हाँ, जियो परिवार में हर कोई बहुत आज्ञाकारी था और फिर मोती मर्सिनरी ग्रुप में ये फैंग का स्वागत किया। किसी भी मामले में जियोडिंग और जियोली का यहाँ अंतिम निर्णय होता है और यहाँ तक कि जियो परिवार के बुजुर्ग भी आदेश नहीं दे सकते। इसलिए जियोडिंग और जियोली दूसरे स्थान पर बैठे और स्वाभाविक रूप से ये फैंग ने मुख्य सीट ले ली। जुनर और किंगलिन भी इस समय एक साथ बैठे थे। किंगलिन मूल रूप से एक नौकरानी थी, लेकिन अब कोई भी उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार नहीं करेगा। फैंग, ये जैसे व्यक्ति द्वारा उसे महत्व दिया जाना निश्चित रूप से आसान नहीं है। उसे बचाने में सक्षम होने के लिए उनके लिए अनगिनत लाभ होने चाहिए। कुछ लोग इससे खुश थे, जबकि अन्य चिंतित थे। ये फैंग द्वारा दी गई गोली निकलने के बाद जियोमी भी जाग गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस छोटे भिखारी को वह वापस लाई थी, उसे फैंग ये जैसे व्यक्ति द्वारा महत्व दिया जाएगा और उसका रुतबा अचानक उससे ऊंचा हो गया। लेकिन ये ठीक उसी की वजह से था कि वह बच गई, है ना? मास्टर फैंग, ये मेरा जियो परिवार। तीसरा बुजुर्ग लोगों को रोने, घुटने टेकने और फिर से माफी मांगने के लिए प्रेरित करना चाहता था। ये फैंग ने काफी समय तक बहुत कुछ देखा था और उसने जल्दी से अप्रसन्न होकर कहा, रुको, इसे रोको, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें एक खास कारण से बचाया है। जहां तक माफी मांगने की बात है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने अभी तक आपके जियो परिवार पर ध्यान नहीं दिया है। जियोली की योग्यताएं खराब नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ सलाह दूंगा। कहने की जरूरत नहीं है, धन्यवाद। मैं ज्यादा शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं आपके पास केवल 3 चीजों के लिए आया हूं। क्या मैं मास्टर फैंग से पूछ सकता हूं, ये 3 चीजें क्या हैं? हमारा जियो परिवार निश्चित रूप से आग और पानी से गुजरेगा, चाहे कुछ भी हो। तीसरे बुजुर्ग ने पलक भी नहीं झपकाई और जियोडिंग और जियोली के साथ मिलकर जवाब दिया। ये सुनकर ये फैंग ने अपने मुंह का कोना उठाया, चाय का एक घूंट लिया और धीरे से मुस्कुराए। पहली बात, मैं जानना चाहता हूं कि जियोयान अब कहां है? अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 280, सूखा तुम्हें मार डालेगा और जलजमाव तुम्हें मार डालेगा। जब ये फैंग के शब्द सामने आए, तो उस समय जियो परिवार में हर कोई बहुत बदसूरत लग रहा था। ये किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि इसलिए था क्योंकि जियोयान ने बिग बॉस को उसके सामने उकसाया था। अभी उन्होंने कहा था कि जियो परिवार उनकी नजर में नहीं है, लेकिन अब उन्होंने जियोयान का जिक्र किया, जिससे स्वाभाविक रूप से वे बहुत डर गए। ये देखकर कि जियो परिवार में सभी के चेहरे थोड़े पीले पड़ गए थे, ये फैंग समझ गए कि उन्होंने गलत समझा है और तुरंत शांति से कहा, जिस कारण से मैं जियोयान के ठिकाने की पुष्टि करना चाहता हूं, उसका कारण उसके शिक्षक हैं। जैसे ही ये शब्द सामने आए, जियो परिवार को तुरंत लगा जैसे उन्हें माफ कर दिया गया है और जियोडिंग की अभिव्यक्ति में तुरंत सुधार हुआ और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर फैंग, यानर अब कहां है? हालांकि हमने पता लगाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी भी कोई खबर नहीं है। इतना कहने के बाद जियो परिवार के तीसरे बुजुर्ग ने भी कहा, उस दिन के जाने के बाद उसने मेरे जियो परिवार के किसी भी व्यक्ति को फिर कभी नहीं देखा और हम उसके विशिष्ट ठिकाने के बारे में नहीं जानते हैं। ये सुनकर ये फैंग ने दोनों लोगों की ओर देखा और सिर हिलाया। जियो परिवार को उसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार उसने जियो परिवार को कई बार बचाया है, उसके बिना जियो परिवार चला जाएगा। भले ही जियोडिंग और जियोली जियो परिवार के तीसरे बुजुर्ग और यहाँ के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जियोयान की रक्षा कर सकते हैं, वे कभी भी सामूहिक रूप से खुद को धोखा नहीं देंगे। वर्तमान जियोयान कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है जो जियामा साम्राज्य में शक्तिशाली है। अधिक से अधिक वह एक मजबूत व्यक्ति द्वारा चुनी गई कठपुतली है। मजबूत आदमी बहुत मजबूत था, लेकिन इसका जियो परिवार से कोई लेना देना नहीं था। आखिरकार जब जियो परिवार खतरे में था, तो उस व्यक्ति का कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था। जब सभी ने ये फैंग को देखा, तो उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा और उनके दिल थोड़े नरम हो गए, लेकिन उन्होंने आराम नहीं किया। 3 चीजों में से मैंने केवल पहली चीज का उल्लेख किया है और हैं 2 और चीजें। जियो परिवार के तीसरे बुजुर्ग ने अपनी आंखें घुमाई, जल्दी से हाथ उठाया और वादा किया, मास्टर फैंग, कृपया निश्चिंत रहें। जब तक जियोयान प्रकट होगा, मैं जल्द से जल्द आपको रिपोर्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से स्नेक जनजाति में जाऊंगा। अपना हाथ लहराने के बाद ये फैंग ने तीसरे बुजुर्ग को रोका। बस सांप जनजाति के पास जाओ, मैं तुम्हारे जियो परिवार को कुछ समय के लिए परेशान करने जा रहा हूं। ये दूसरी बात है जो मैंने कही, तुम मुझे बाहर नहीं निकालोगे, ठीक है? ये सुनकर तीसरा बुजुर्ग इतना डर गया कि उसने हाथ हिलाया और उसका मुंह कांपने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मास्टर फैंग का हमारे साथ रहना हमारे लिए सम्मान की बात है। मास्टर फैंग, ये बहुत अच्छा है कि आप यहाँ रह सकते हैं। आइए कृपया मास्टर फैंग के लिए मेरा कमरा खाली कर दें। हाँ कप्तान। जब जियोली ने सुना कि ये फैंग उनके साथ रहने वाला है, तो उसने तुरंत खुशी से उनका स्वागत किया। जियो परिवार में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो उससे अधिक उत्साहित हो। उसे पहले ये फैंग से मार्गदर्शन मिला था और इस मार्गदर्शन की दयालुता गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता थी। ये फैंग यहाँ रहता है, वह न केवल एक शिष्य के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकता है, बल्कि उसे बड़े अवसर भी मिल सकते हैं। जियोली को इतना उत्साहित देखकर ये फैंग के दिल में ठंडक महसूस हुई। ये जियोली जियोमेई से भी अधिक उत्साहित क्यों है? वह बहुत ताकतवर दिखता है, क्या उसे ऐसा कोई शौक है? डिप्टी कमांडर जियोली, मुझे अपने लिए जगह बनाने के लिए आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। बस मेरे लिए एक अतिथि कक्ष ढूंढ दीजिए। ये फैंग के शब्दों ने जियोली को चौंका दिया और फिर वह हंसे और कहा, ठीक है, सब कुछ मास्टर फैंग की व्यवस्था के अधीन है। आप जल्दी क्यों नहीं जाते? हाँ, नौकरानियां स्वाभाविक रूप से प्रभावित थीं और उनके पास आज्ञाकारी ढंग से तैयारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चाय का एक घूंट लेने के बाद ये फैंग की नजर तुरंत किंगलिन पर पड़ी और फिर जियोमेई पर। इस अचानक नजर ने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध और भ्रमित कर दिया। मिस माया, मैंने किंगलिन से सुना, आपने उसे बचा लिया, है ना? ये फैंग के अचानक सवाल पर जियोमेई का छोटा सा दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह एक शर्मीली लड़की है। पहले उस पर ये फैंग का अच्छा प्रभाव था, लेकिन अब उसने लंबे समय से इस अच्छे प्रभाव को स्वीकार कर लिया है। वह समझ गई कि ऐसा अस्तित्व उसकी पहुंच से परे है, लेकिन हालांकि वह अपने दिल में ये जानती थी, फिर भी वह एक आकर्षक महिला थी। अपनी पतली खूबसूरत आंखों को झपकाने के बाद जियोमेई ने डरते हुए सिर हिलाया। क्विंगलिन वास्तव में वही है जिसे मैं मोचेंग के रास्ते में मिला था। याफी के इस छोटे संस्करण को देखकर ये फैंग भी बहुत असहाय थी। हालांकि वह अभी भी छोटी है, वह बिल्कुल भी बुरी नहीं है। अहम, मेरे पास हुआन स्तरीय मध्यवर्ती दानव कौशल है जो आपके अभ्यास के लिए बहुत उपयुक्त है। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, ये फैंग की उंगली पर अंगूठी चमक उठी और 2 स्क्रॉच जियोमेई की आंखों में तैरने लगे। दूसरा खंड निम्न स्तरीय हुआन स्तरीय युद्ध कौशल पर एक पुस्तक है जो आपके लिए उपयुक्त है, इसलिए मैं इसे आपको भी दूंगा। हर कोई सिग्मा ए, क्या आप सिर्फ एक छोटी लड़की को हुआन स्तर के कौशल और युद्ध कौशल दे रहे हैं? जियो परिवार में सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी थी, लेकिन ईर्ष्या के अलावा कुछ भी नहीं था। किसने उन्हें उस छोटे भिखारी को नापसंद करने पर मजबूर किया क्योंकि उनकी नजरें पहले ही खराब थी। जियो परिवार के तीसरे बुजुर्ग ने गुप्त रूप से सोचा कि हुआन स्तरीय युद्ध कौशल का कोई नाम नहीं था। संभवतः इसे जियोमेई के लिए ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। इस युवा मास्टर फैंग का वास्तव में यही मतलब था।
डॉजिंशी। खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडर बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 194। लेखक जियो। यह बाकी लोगों के लिए भी एक चेतावनी थी कि वे मार्शल आर्ट और युद्ध कौशल में शामिल न हो। लेकिन उसकी शक्ल सूरत से पता चलता है कि उसके मन में इस लड़की जियोमई के बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं थी। शायद इस लड़की का व्यवहार ही उसे नापसंद था। उसने घृणा में हुआन स्तर के कौशल और युद्ध कौशल भी दे दिए। यदि इस लड़की जियोमई ने पहले अच्छा प्रदर्शन किया था तो भार पृथ्वी स्तर से नहीं हो सकता था। या ये सोचकर तीसरा बुजुर्ग केवल असहाय होकर आह भर सका। धन्यवाद मास्टर फैंग। जियोमई एक छोटी लड़की स्वाभाविक रूप से इतना नहीं सोचेगी। जब उसने अपने सामने लाभ देखा तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुई। अपना आभार व्यक्त करने के लिए झुकने के बाद उसने तुरंत अपनी मार्शल आर्ट और युद्ध कौशल को हटा दिया। उसका चेहरा उत्साह और प्रशंसा से भरा हुआ था। इस अभिव्यक्ति ने ये फैंग को अवाक कर दिया। ये खत्म हो गया। वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। ये सोचकर ये फैंग को केवल यह महसूस हुआ कि कुछ खाते थे जिन्हें रात में एक साथ निपटाया जाना चाहिए। अब मैं केवल यही प्रार्थना कर सकता हूँ, मेरी मेडुसा पत्नी रात में नम्र रहो। तीसरी बात किंगलिंग की वजह से है। उसे मेरी बहन के रूप में पहचाना गया है। उसकी पहचान कुछ शब्द सटीक लगे और मोती भाड़े के समूह के नेता के रूप में जियोडिंग ने स्वाभाविक रूप से इसे समझा। उन्होंने तुरंत कहा, सिस्टर किंगलिन अब नौकरानी नहीं रहेगी। आओ और मिस किंगलिन के लिए एक अतिथि कक्ष तैयार करो। इस अचानक पहचान परिवर्तन ने किंगलिन के लिए अनुकूलन करना कठिन बना दिया। उपस्थित सभी लोगों की चकित आंखों को देखकर किंगलिन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। केवल एक दिन में वह एक घृणित नौकरानी से एक ऐसी लड़की बन गई जिससे वे लोग डरते थे जो पहले अप्राप्य थे। और यह सब मेरे भाई येफैंग के कारण है। इसलिए एक छोटी बहन के रूप में मैं भाई येफैंग को शर्मिंदा नहीं कर सकती। ये सोचकर किंगलिन का नाजुक छोटा चेहरा भी बदल गया और मूल डरपोक लोग वास्तव में थोड़ा ठंडा हो गया। उन्हें आंखों में वास्तव में 3 मगाटामा पैटर्न चमक रहे थे और सभी ने इस बदलाव को देखा। विद्यार्थियों के अचानक परिवर्तन को देखकर हर कोई चौंके बिना नहीं रह सका। वे आंखें किसी प्राचीन विशाल अजगर की लग रही थी और उनकी आंखें उनके दिलों को कांपने से रोक नहीं सकी। ये रूप इतना भयानक था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे फैंग ये जैसे बड़े बॉस द्वारा महत्व दिया जाता है। वह निश्चित रूप से सरल नहीं है। इन कम दृष्टि वाले प्राणियों के लिए जुनर जो किंगलिन के बगल में बैठा था तुरंत चौंक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने आश्चर्य से कहा, ये वास्तव में 3 फूलों वाली पुतलियों वाला एक हरा सांप है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। हालांकि जुनर की आवाज तेज नहीं थी, फिर भी वह सभी के कानों तक पहुंच गई। लेकिन जियो परिवार को स्पष्ट रूप से इस नाम का कोई अनुभव नहीं था और उन्हें पता नहीं था कि हरा सांप और 3 फूलों की पुतलियां क्या दर्शाती हैं। 3 पुष्प पुतलियों वाला हरा सांप, आपदा का जहरीला शरीर, 9 हेदर पृथ्वी अजगर, रंगीन आकाश निकलने वाला अजगर। अच्छा लड़का। जुनर को भी इस समय ये फैंग की प्रशंसा करनी पड़ी। भाई फैंग ये की दृष्टि बहुत शातिर है। जिस भी महिला के साथ उनका रिश्ता है वह साधारण नहीं है। बेशक उसने खुद को इन लोगों में शामिल किया। संप्रदाय के नेता यून को छोड़कर जो चले गए हैं वह पहले संप्रदाय के नेता के रूप में सामान्य नहीं थे। और क्या यून वास्तव में जाने के बाद सामान्य हो जाएगा? पहले जुनर ने सोचा था कि यून फिर कभी भाई फैंग के बगल में दिखाई नहीं देगी। लेकिन किसी कारण से उसे हमेशा लगता है कि यून फिर से दिखाई देगी। ये सोचकर जुनर मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपने दिल में सोचने लगी कि ऐसा लग रहा था कि उसे यून संप्रदाय के नेता पर अधिक ध्यान देने के लिए किसी को भेजने की जरूरत है। जियो परिवार में हर कोई भ्रमित था, लेकिन जीवन और मृत्यु का अनुभव करने के बाद उन्हें पता था कि उनकी मिस जुनर निश्चित रूप से उनके जैसी सामान्य व्यक्ति नहीं थी। उसे इस तरह आश्चर्यचकित करने में सक्षम होना यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि यह लड़की किंगलिन कितनी दुष्ट है। जुनर की बातें सुनने के बाद किंगलिन की आंखों में बदलाव गायब हो गए और उसने उत्सुकता से मिस जुनर की ओर देखा। भले ही भाई ये फैंग को ये पता था, उसने वास्तव में ये कहा था कि मिस जुनर जो सिर्फ अपनी बहन की पहचान के बारे में उत्सुक थी, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक ही पल में दोनों महिलाओं की आंखें मिली और दरवाजे पर शर्मनाक दृश्य ये फैंग की आंखों में फिर से दिखाई देने लगा। ये फैंग इस समय निराश है। इस दृश्य से दूसरों को ईर्ष्या होती है, लेकिन दूसरों को यह नहीं पता कि वह किस प्रकार का दर्द सहता है। सारा जमा हुआ गुस्सा उसी क्षण निकल गया। हिस उसकी कमर से भयानक काटने का एहसास हुआ, जिससे ये फैंग को हर तरफ बुरा महसूस हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, महामहिम रानी बहुत ईर्ष्यालु हैं। मैं समझाना चाहता हूं, लेकिन और क्या स्पष्टीकरण है? जियो के घर आने का कारण उसके आने से पहले ही तय हो गया था, क्योंकि उसे डर था कि महामहिम रानी ईर्ष्यालु क्रोधित होंगी और उसे पीटेंगी। रानी मेडुसा को स्वाभाविक रूप से पता था कि ये फैंग मास्टर याओ को खोजने के लिए यहां आई थी। मास्टर याओ के पास बोन स्पिरिट कोलफायर था, जो अजीब आग की सूची में 11वें स्थान पर था। ऐसी अजीब आग के साथ स्वाभाविक रूप से आप इसे चूक नहीं सकते। यदि आप इस अजीब आग को अवशोषित करते हैं, तो यह निश्चित रूप से ये फैंग की ताकत को फिर से बढ़ा देगा। बात बस इतनी सी है। समझना एक बात है, लेकिन उसे काटना दूसरी बात है। रानी मेडुसा लंबे समय से अपने गुस्से को बार-बार दबाती रही है, लेकिन इस छोटे गैंगस्टर को उसकी भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह स्पष्ट रूप से मास्टर याओ की तलाश में थी, लेकिन उसने पहले अपनी बहन को पहचाना, फिर उसकी तलाश की और यहां तक कि उसके घर पर रुकी भी। अब उसने वास्तव में 2 बहनों की लड़ाई का मंचन किया। यह उसके लिए बहुत ज्यादा है। ये फैंग ओ रोया, मैं बहुत रोया। वे वास्तव में सिर्फ मेरी बहनें हैं। उसने अपनी बहन को पहचान लिया क्योंकि किंगलिन की आंखों में हरे सांप और 3 फूल थे और गुजुने ने ऐसा खुद किया क्योंकि उसने जियोयान के खिलाफ साजिश रची थी। लेकिन रानी मेडुसा को नहीं पता था कि पहले क्या हुआ था। उसने बस यही सोचा था कि ये फैंग गड़बड़ कर रहा था और चिढ़ा रहा था। ये फैंग को इसकी परवाह नहीं थी कि वे उनसे क्या चाहते हैं और उन्हें उन लड़कियों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी जो निष्पक्ष सोच वाली थी। लेकिन वह जानता था कि वह औरत को जितना समझाएगा उतना ही बुरा होगा। इसलिए ये फैंग केवल अपनी कमर में होने वाले प्रमुख दर्द को चुपचाप सहन कर सकता था। उसकी कमर में दर्द और सिर में सूजन के कारण ये फैंग के पास वहां से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह अपने आवास पर भाग गया। जियो परिवार में रहने का मुख्य कारण जियोयान के प्रकट होने का इंतजार करना था। उनका मानना था कि बुरा आदमी याओ चेन अपने भौतिक शरीर को बहाल करने का अवसर नहीं छोड़ेगा। अगले कुछ दिनों में ये फैंग मोचेंगाई और सैन मर्सिनरी ग्रुप का सफाया कर दिया। जियो परिवार को बचाने की खबर तेजी से पूरे गामा साम्राज्य में फैल गई। और ये फैंग भी पिछले कुछ दिनों में आज्ञाकारी रूप से अभ्यास कर रहे हैं और जियो जुनर और किंगलिन के साथ उनके संबंधों में कोई प्रगति नहीं हुई है। ये फैंग जितना असहाय हो सकता है उतना असहाय है और ऊन तोड़ना इतना कठिन हो गया है। ये वास्तव में कठिन है। भले ही मेरी रानी मुझे इसे छूने न दे, मुझे दूसरे लोगों की ऊन उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अल्पविराम 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 अल्पविराम। इस दिन मोचेंग के द्वार पर एक अजीब काला वस्त्रधारी व्यक्ति भी आया। काले लबादे में यह आदमी लंबा नहीं है और थोड़ा पतला दिखता है। उसका पूरा शरीर काले लबादे से घिरा हुआ है। उसकी पीठ के पीछे एक विशाल काला हथियार था जिसकी ऊंचाई उसके बराबर ही थी और वह कदम दर कदम चलता था और बेहद भारी दिखता था। हथियार सूखा, सुन्ना और शासक के आकार का था। जिस तरह से इसे पहना गया था, अनगिनत लोगों ने उस पर अपनी उंगलियां उठाई। लेकिन इस संबंध में काले लबादे वाला व्यक्ति बिल्कुल भी चकमा नहीं दिया, बल्कि सीधे सड़क की गहराई की ओर चला गया। इस समय ये फैंग को 2 खूबसूरत लड़कियां मानवीय तरीके से खरीदारी करते हुए अपने साथ खींच रही थीं। ये 2 खूबसूरत लड़कियां कौन हैं? स्वाभाविक रूप से वे केवल जुनर और किंगलिन ही हो सकती हैं। ये फैंग मूल रूप से किंगलिन के लिए कुछ चीजें तैयार करना चाहते थे जिनकी नाजी को हमेशा आवश्यकता होगी, साथ ही कुछ अच्छे कपड़े भी, लेकिन जुनर भी चाहता था। एक स्नेही व्यक्ति के रूप में ये फैंग कैसे मना कर सकते थे? उसके पास 2 लड़कियों की खुशी के लिए अपने सोने के सिक्कों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जबकि वह चुपचाप भयानक दर्द को सहन करता रहा। भाई फैंग, ये क्या आपको लगता है कि मैं इस पोशाक में अच्छी लग रही हूं? हल्की आवाज ये फैंग के दाहिने कान में आई, जिससे उदास ये फैंग अनगिनत बार उत्सुकता से देखने लगा। मैंने अपनी नजरों के सामने एक सफेद पोशाक में एक नन्ही परी को आते देखा। ये नन्ही परी गुजुनर थी। वह दूसरों से हजारों मील दूर थी, लेकिन ये फैंग के सामने वह विशेष रूप से शरारती थी। उछलती हुई आकृति और नाजुक उपस्थिति ने ये फैंग को अचेतन रूप से कहने पर मजबूर कर दिया।
यह अच्छा लग रहा है। हम गुजुनर ने उसके सुंदर चेहरे की ओर देखा, थोड़ा निराश लग रहा था और उभरे हुए मुंह से बुदबुदाया। यह अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। जुनर ने इसे 5 बार आजमाया है और भाई फैंग ये हमेशा कहते हैं कि यह बहुत अच्छा लग रहा है। उसने जो कहा उसे सुनने के बाद ये फैंग के मुंह के कोने हिलना बंद नहीं कर सके। भाई ये फैंग, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इससे पहले कि ये फैंग शांत हो पाता, वहीं ओर से लाख जैसी एक और आवाज आई। ये बताने की जरूरत नहीं कि ये फैंग कितना अवाक था। ये वास्तव में अंतहीन था। सौभाग्य से उसके पास एक अमर शरीर था और उसकी चोटें जल्दी ठीक हो जाएंगी। नहीं तो अब तक उसकी कमर काट ली गई होती। मैं नहीं जानता कि यह रानी थी जिसने मुझे काटा था या आसमान निगलने वाले छोटे अजगर ने। ये सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। जब किंगलिन ने ये फैंग के शब्द सुने तो उसने गुजुनर की तरह अपना सिर घुमाया और फिर से फिटिंग रूम में चली गई। कपड़े की दुकान के मालिक ने ये फैंग को बहुत दर्दनाक भाव से देखा। अगर उसे इस व्यक्ति की पहचान नहीं पता होती तो उसने अपनी बाहें उजागर कर दी होती। ये बहुत क्रोधित करने वाला है। दो सुंदरियां आपके देखने के लिए एक साथ कपड़े पहन रही हैं और आप अभी भी बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। फिर बॉस ने अपना सिर घुमाया और दरवाजे से बाहर देखा और उसने काले लिबादे में एक अजीब आदमी को देखा जिसकी पीठ पर एक बड़ा काला शासक था। उसकी पागल आंखों ने उसे आंखें भरने पर मजबूर कर दिया। ये वास्तव में सूखा है जो आपको सूखे से मरने पर मजबूर करता है और बाढ़ जो आपको जलभराव से मरने पर मजबूर करती है। काले लिबास में आदमी। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 281 लियांगशान के लिए मजबूत फैंग। ये मंडप। काले लिबादे में उस आदमी ने अपनी पीठ पर एक बड़ा सा काला शासक ले रखा था जो बेहद अजीब लग रहा था, लेकिन काले लिबादे के नीचे छिपे उसके कांपते शरीर के कारण यह और भी अजीब हो गया। कपड़े की दुकान के मालिक के लिए ये रूप और भी अजीब था। हालांकि एक व्यवसायी के रूप में जो दशकों से रह रही है, इस बूढ़ी महिला की दृष्टि स्वाभाविक रूप से बेहद चातिर है। वह जानती थी कि काले कपड़े वाला यह व्यक्ति निश्चित रूप से महिलाओं के कपड़े खरीदने के लिए यहाँ नहीं आया था क्योंकि वह उसकी दुकान के सामने खड़ा था। इसके बजाय वह उन दो खूबसूरत लड़कियों से आकर्षित हुई जो अभी कपड़े पहनने के लिए बाहर आई थी, इसलिए उसने सूखे से मरो बाढ़ से मरो शब्द कहे। कपड़े की दुकान के मालिक में बदलाव को महसूस करते हुए ये फैंग जो अभी जुनर और किंगलिन पर ध्यान दे रहे थे ने भी इस पर ध्यान दिया। उसे देखे जाने का एहसास हुआ और उसने जल्दी से अपना सिर घुमाकर दरवाजे से बाहर देखा, लेकिन दरवाजे के बाहर उस व्यक्ति की परछाई कहाँ थी? बॉस, क्या अभी दरवाजे पर कोई है? ये फैंग थोड़ा घबरा गई और बॉस के सामने उत्सुकता से पूछा। कुआं, बॉस कुछ सोच रहा था, फिर सिर हिलाया और कहा। दरवाजे पर ही काले लिबादे में एक आदमी था। वह पूरी तरह से उसमें ढका हुआ था। वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, लेकिन उसके पीछे एक विशाल काला शासक था। एक काला शासक, हाँ, ये सुनकर ये फैंग ने गर्मजोशी भरी मुस्कान दिखाई। जैसा कि कहा जा रहा है, उसकी पहचान अभी तक कौन नहीं जानता है। DUJINSHI। खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीड बोर्ड। होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 195। लेखक GOGGG। ये फैंग ने अपनी आभा को बंद करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि जुनैर और किंगलिन के साथ खरीदारी जारी रखने का फैसला किया। अब जब वह मोचेंग में आ गया था, तो क्या उसे अभी भी डर था कि वह भाग जाएगा? भाई फैंग, ये क्या बाहर देखने के लिए कुछ अच्छा है? आप हमारी ओर देखते भी नहीं। जियो जुनर के बाहर चलने की आवाज फिर से आई और ये फैंग ने तुरंत देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वह जो पहले से ही जुनर की सुंदरता से सुन्न हो गया था, मदद नहीं कर सका, लेकिन हल्के से अपने होंठ उठाए। मैंने देखा कि उसने एक लंबी सियान पोशाक पहनी हुई थी और उसका थोड़ा गर्वित शरीर उसकी अनोखी शैली दिखा रहा था। उसने अपने कमल के कदमों को थोड़ा आगे बढ़ाया और उसमें से एक शुद्ध कमल जैसा स्वभाव आया। जब तक ये सांस ये फैंग की तरफ नहीं आई, तब तक कोई जाग गया था। इस समय पतली ज़ेड बांस सीधे ये फैंग की बांह के चारों ओर लिपटी हुई थी। अचानक नर्म सांस ने ये फैंग को अपने मुंह का कोना हिलाने पर मजबूर कर दिया। ये सामने स्टीम बन की दुकान को देखकर मैं आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि स्टीम बंस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हर एक की अपनी खुशबू होती है। भाई ये फैंग, किंगलिन, जो अभी फिटिंग रूम से बाहर आई थी, उसने जुनैर को ये फैंग की बांह पकड़े हुए देखा। उसका छोटा मुंह तुरंत थपथपाया और फिर वह एक बार में 3 कदम और 2 कदम चलकर ये फैंग की तरफ आई। हरकत अभी भी वैसी ही थी और ये फैंग को लगा कि इस समय उसका बायां हाथ भी नियंत्रित हो रहा है। अपने से छोटी 2 लड़कियों द्वारा नियंत्रित किए जाने की इस भावना ने ये फैंग को हल्का और आरामदायक महसूस कराया। अगर वह बाहर जाता तो क्या उसे पांडा की तरह देखा जाता? वे दोनों महिलाएं थीं जो आकार लेना शुरू कर रही थी, इसलिए ये फैंग के पास इस स्थिति में बिल का भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जहां तक उन कपड़ों की बात है जो उन्होंने स्वाभाविक रूप से पहन लिए थे। जब वे तीनों फिर से सड़क पर दिखाई दिए तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 2 खूबसूरत लड़कियां एक ही समय में एक युवक की बाहें पकड़े हुए थीं। यह अजीब होगा अगर इसने ध्यान आकर्षित नहीं किया। इस संयोजन ने स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों की चर्चा को आकर्षित किया, जिनमें कुछ साहित्यकार भी शामिल थे जो इस तरह के बारे में कुछ बात कर रहे थे। तस भाई दियाओ, देखो इस दुनिया में कितनी चोटें हैं। भाई भी, कृपया सावधान रहें। आप जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वह फैंग ये है जो हमारे जियामा साम्राज्य का नंबर 1 व्यक्ति है। हाँ, जियामा साम्राज्य में मैं बीमो हिम्मत नहीं करता। क्या आप अभी भी कहते हैं कि वह फैंग ये है? ये सही है, वह युवा मास्टर फैंग ये है जो डॉजों के मजबूत लोगों को एक पल में मार सकता है। वह वास्तव में उतना ही सुंदर और सुंदर है जितना अफवाहें कहती हैं। उत्कृष्ट स्वभाव, आकर्षक शैली और असाधारण सहनशक्ति के साथ। ठीक है, दुनिया का पतन हो रहा है। जैसा कि मास्टर फैंग ये से अपेक्षा की गई थी, ऐसा व्यवहार वास्तव में हमारी पीढ़ी के लिए एक आदर्श है। हम इसके लायक हैं, हम इसके लायक हैं। ये फैंग, जिसे रोका जा रहा था, ने एक से अधिक बार हर किसी द्वारा देखे जाने की भावना का अनुभव किया था, लेकिन अब यह हालत था। सड़क पर एक मॉडल की तरह देखे जाने पर उन्हें थोड़ा असहज भी महसूस हुआ, लेकिन इस समय उनके दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट था। काटना। चूंकि मेजबान जुआ और किंगलिन के साथ खरीदारी करने गया था, इसलिए वे बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी सद्भावना व्यक्त करने की पहल की, जिससे हजारों लोग देखने के लिए आकर्षित हुए। उन्हें साइन इन पुरस्कार मिला, एक हुआंग जीपिल, एक छठी कक्षा की दवा शोधन पुस्तक और छठी कक्षा की दवा शोधन कौशल पुस्तक। जब ये फैंग ने ऐसी अद्भुत ध्वनि सुनी तो वह आश्चर्य की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। ये पहली बार है कि सिस्टम ने एक साथ 2 लोगों के लिए साइन इन इनाम जारी किया है। दूसरे शब्दों में, साइन इन इनाम न केवल एक व्यक्ति के लिए बल्कि कई लोगों के लिए भी हो सकता है। क्या ये ठीक है? ये फैंग के लिए यह बस एक नया विकास कौशल है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अधिक पुरस्कार प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सोचती है। ये बस इतना ही है, यह अब नहीं किया जा सकता, कम से कम किंगलिन और गुजुनर के लिए नहीं। हालांकि हुआंग जी गोली ये फैंग के लिए उपयोगी है। ये फैंग छठी कक्षा के अमृत कोड और छठी कक्षा की दवा शोधन कौशल के बारे में अधिक चिंतित है। इन दोनों को एक में मिलाने से साबित हो गया है कि उसके पास छठी कक्षा के अमृत को परिष्कृत करने की तकनीक है। हालांकि वह जिस आत्मा पिघलने वाले अमृत की तैयारी कर रहा है, उसके लिए सामग्री अभी तक एकत्र नहीं की गई है। जियामा साम्राज्य अभी भी बहुत छोटा था। भले ही अन्य 2 साम्राज्यों ने इसकी खोज करने की पूरी कोशिश की, फिर भी उनके पास अंतिम औषधीय घटक का अभाव था। ऐसा लगता है कि यदि आप अंतिम औषधीय घटक ढूंढना चाहते हैं, तो आपको अभी भी गामा साम्राज्य छोड़ना होगा। लेकिन अब जब उसके पास छठी कक्षा की कीमिया तकनीक थी और उसे पता था कि वे दोनों एक ही समय में साइन इन कर सकते हैं, तो ये फैंग बहुत खुश हुआ और उसने आश्चर्यचकित कर देने वाली मुस्कान दिखाई। बाहरी लोगों की नजर में ये फैंग का चेहरा एक खुशी भरी मुस्कान से भरा था और उसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी मानो वह चरम सीमा तक पीटना चाहता हो। लेकिन वे इसे केवल अपने दिलों में ही सहन कर सकते हैं और सच्ची तौर पर उन्हें सड़क पर विनम्र मुद्रा भी दिखानी पड़ती है। ताकतवर आदमी होने का यही फायदा है और विद्वान के पास वाली मेज पर काला रूल ले जाने वाले व्यक्ति का सिर खाने के काम से खुला रहता है। क्या वह व्यक्ति जियो परिवार के लापता सदस्यों में से एक नहीं है? जियोयान, जियो परिवार का तीसरा युवा स्वामी। जियोयान एक स्वादिष्ट भोजन पका रहा था जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था, लेकिन ये फैंग वास्तव में जुनैर और एक अन्य लड़की को सड़क पर खेलने के लिए ले गया। यह उसके चेहरे पर एक तमाचा था। जूना केवल उसकी हो सकती थी, वह जो कभी जियोयान को अपना भाई कहती थी, दूसरों की बाहों में कैसे आ सकती थी? जियोयान ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, वह उतना ही क्रोधित हो गया। उसने अनजाने में अपने हाथों में चॉपस्टिक तोड़ दी। इस समय उसकी गहरी निगाहें उसके बगल के युवकों पर टिकी थीं। घूरने के बाद वे लोग इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने अपनी चॉपस्टिकें सौंप दी। हम बस मेरा इंतजार करो फैंग। ये कठोर शब्द कहने के बाद जियोयान उसके बगल के लोगों की अविश्वसनीय आंखों में खाना बनाना शुरू कर दिया।
इस अजीब आदमी ने दुख और गुस्से को खाना पकाने की प्रेरणा में बदल दिया, जिससे आसपास के कई लोग मदद नहीं कर सके लेकिन चुपचाप कह सके। मैंने सोचा था कि वह किसी प्रकार का दुष्ट व्यक्ति था, लेकिन वह काय निकला। अल्पविराम 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 अल्पविराम। मोती मर्चेंट ग्रुप में लौटने के बाद इससे पहले कि ये फैंग आराम कर पाते, उन्हें खबर मिली कि मोबास और नालांसू एक साथ यहाँ थे। इससे वह बहुत असमंजस में पड़ गया कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। क्या कुछ हो सकता था? जियो परिवार मीटिंग हॉल में। मुझे फिर से बताओ, मैं मंडप का मालिक क्यों बन गया? फेंगी मंडप का क्या हुआ? ये फैंग अपनी सीट पर शांति से बैठा था, लेकिन इसी समय वह अचानक उठ खड़ा हुआ और आश्चर्य से पूछा। मोबास स्नैक जनजाति का बुजुर्ग है और नालांसू जियामा साम्राज्य का वरिष्ठ नेता है। उच्च पदों पर बैठे ये दो लोग इतने भयभीत थे कि वे ये फैंग के सामने खड़े हो गए। स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों ने बैठने की हिम्मत नहीं की और सभी खड़े हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये फैंग इतने उत्साहित होंगे। अपने पूर्व मित्र फैंग का सामना करते हुए नालांसू ने पहले की तरह शांत रहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से झुक गए और रिपोर्ट की। मास्टर फैंग, महामहिम का दाई ने जिया लाओ, हाई लाओ और अन्य लोगों के साथ चर्चा की और पाया कि स्नैक रेस और ह्यूमन रेस का एक साथ विलय हो गया है और कुछ टकराव अनिवार्य रूप से होंगे। इसलिए इन अनावश्यक परेशानियों से बचने के लिए हमें इसे नियंत्रित करने के लिए एक बल बनाना होगा और इस बल में दोनों पक्षों को दबाने की ताकत भी होनी चाहिए। इस प्रकार फेंगी मंडप का जन्म हुआ और मंडप के स्वामी आप हैं। जैसे ही उसने ऐसा कहा, नालांसू ने चतुराई से अपना सिर घुमाया और अपने बगल में मोबास की ओर देखा। कुछ चीजें थी जो वह अपने मुंह से नहीं बता सका। भले ही ये फैंग को परवाह न हो, एक अधीनस्थ के रूप में उसे सतर्क रहना होगा। मोबास ने स्वाभाविक रूप से समझा और तुरंत रिपोर्ट सौंप दी। गर्मा साम्राज्य में खेती की पूर्व पवित्र भूमि यूनान संप्रदाय को नष्ट कर दिया गया है। अब गर्मा साम्राज्य की प्रतिभाओं को नहीं पता कि अभ्यास के लिए कहां जाना है। कुछ लड़के और लड़कियां कुछ परिवारों में शामिल हो जाते हैं और कुछ भाड़े के सैनिक बनना चुनते हैं। परिवार की ताकत बढ़ती है, जिसमें गामा साम्राज्य के भविष्य के लिए बड़े खतरे छिपे होते हैं। हालांकि वॉरक्राफ्ट माउंटेन में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन भाड़े के सैनिक बन गए इन युवाओं के लिए मौत का खतरा भी बहुत बढ़ गया है। कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमें अब ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता है और एकमात्र व्यक्ति जिसे सभी सांप लोगों द्वारा पहचाना जा सकता है और जियामा साम्राज्य में सभी द्वारा सम्मान किया जा सकता है, वह आप हैं। ये सुनकर ये फैंग अंततः समझ गए कि यह एक दबाव वाली स्थिति थी। वह अभी तक कोई ताकत नहीं बनाना चाहता था, लेकिन इस स्थिति में उसे बाहर धकेलना पड़ा। अदृश्य रूप से वह जियामा साम्राज्य और स्नैक लोगों के आध्यात्मिक नेता बन गए हैं। वर्तमान घटनाओं के कारण फैंग ये पवेलियन अवश्य प्रकट होना चाहिए। ये फैंग, ओहे ओ, ये सीधे तौर पर एक अच्छी लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना और एक अच्छी लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना है। एक पल के लिए शांत होने के बाद ये फैंग ने असहाय होकर अपना माथा ढांक लिया, आहवरी अपना हाथ नीचे की ओर लहराया और कहा, ठीक है, मैं समझता हूं, फेंगी मंडप कहां है? सदस्य कौन है? ये बिल्कुल अवाक है। फेंगी पवेलियन के मास्टर के रूप में वह नहीं जानते कि साइड कहां चुनी है। ये दृढ़ता दुनिया की सबसे हास्यास्पद चीज है। ये फैंग को सभी को बैठने के लिए इशारा करते हुए देखकर हर किसी का दिल पसीज गया। पहले मारने और फिर दिखावा करने की यह कार्रवाई आम लोगों की हिम्मत नहीं है। मोबास अपनी सीट पर सीधा बैठ गया और तुरंत उत्तर दिया। फेंगी पवेलियन का स्थान मूल रूप से यूनान पर्वत में रखने की योजना थी, लेकिन अब जब तीन साम्राज्य एक में एकीकृत हो गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह अन्य दो साम्राज्यों से बहुत दूर नहीं हो सकता है। तो अब फेंगी पवेलियन वॉरक्राफ्ट पर्वत में स्थित है। ये फैंग ने सिर हिलाया। सत्ता में बैठे लोग स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों पर विचार नहीं कर सकते। वॉरक्राफ्ट पर्वत श्रृंखला कई प्रमुख साम्राज्यों से लगभग समान दूरी पर है। सबसे अच्छा स्थान वॉरक्राफ्ट पहाड़ों में है और सांप लोग भी वहां हैं, जो सांप लोगों को अधिक समृद्ध और तेजी से विकसित कर सकते हैं। इस तरह सांप लोग भी अभ्यास करने के लिए फेंगी मंडप में शामिल हो सकते हैं, जो एक आदर्श बात है। वर्तमान में फेंगी मंडप के सदस्य और उपमंडप प्रमुख महामहिम कैडाई और आई सम्राट हेलाओ हैं। बुजुर्ग भी साम्राज्य और सांप लोगों से संयुक्त रूप से चुने गए मजबूत व्यक्ति हैं। नालिंसू की रिपोर्ट सुनने के बाद ये फैंग ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर गहरी सोच में पड़ गए। ये फैंग ने एक शब्द भी नहीं कहा, जिससे उपस्थित सभी लोगों को तुरंत महसूस हुआ कि उनके शरीर पर दबाव दोगुना हो गया है और उनके सिर पर ठंडा पसीना धीरे-धीरे बहने लगा। हालांकि महामहिम कैडाई, जिया जिंगटियन और हाई बोडोंग ने मिलकर इस मामले पर चर्चा की और निर्णय लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह व्यक्ति क्या सोच रहा था। आखिरकार यह अफवाह है कि यह व्यक्ति बाहर से यहाँ आया है। उसे पहले मारने और बाद में बताने का यह कदम पूरी तरह से उसे यहीं रोके रखने के लिए है। अगर वह नाराज हो गया तो बुरा होगा। यहाँ तक कि मोबास, जिसने ये फैंग को बड़े होते देखा था, इस समय अपने दिल में कांप रहा था। हालांकि वह जानता था कि ये फैंग सांप जनजाति से था, वह अचानक कहीं से प्रकट हुआ और उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई। यहाँ तक कि पूरी स्नैक जनजाति भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी कि क्या इस बच्चे को वास्तव में फैंग ये कहा जाता था। क्या वह सचमुच बाहर से आया था? आखिर वह एक अनाथ था, वे उसके माता-पिता की पहचान नहीं जानते थे। मुझे नहीं पता कि वे क्या सोच रहे थे, लेकिन ये फैंग के मन में मंडप का मालिक बनने की अचानक बदलाव की एक बहुत ही सूक्ष्म योजना भी थी। अब जब फैंग के मंडप का निर्माण हो चुका है, तो छोटा जियामा साम्राज्य इसे कैसे रख सकता है? उनकी सितारों जैसी आंखों ने नालिंसू और मोबास की ओर देखा और कहा, आप वापस जाएं और जिया जिंगटियन, हाई बोडोंग और फैंग ये पवेलियन को शिष्यों की भर्ती के बारे में बताएं। वे स्वयं इसकी देखभाल कर सकते हैं। जहां तक फेंगी पवेलियन के विकास की बात है, जो कोई भी उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में आज्ञा मानने से इनकार करेगा उसे मार दिया जाएगा। मैं बाद में कुछ पत्र लिखूंगा और आप उन्हें क्रमशः कैदी और इज़ुमो साम्राज्य के जहर संप्रदाय के नेता को देंगे। हाँ, मंडप मास्टर, उन दोनों ने झुककर चतुराई से आदेश लिया। मेरे दिल में लंबे समय से तूफान चल रहा है। यदि आप बिजली नहीं बनाते हैं तो आप इसे नहीं बनाएंगे। एक बार जब आप इसे बना लेंगे तो आपका लक्ष्य संपूर्ण उत्तर पश्चिमी महाद्वीप है। यहाँ मौजूद जियाओ परिवार के सभी लोगों में अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत नहीं हुई। वे पूरी तरह से एक महाशक्ति का जन्म देख रहे थे और इस प्रक्रिया के दौरान वे कुछ भी कहने में असमर्थ थे। उनकी रैंक उनमें से किसी एक से भी ज्यादा खराब नहीं है, इसलिए केवल दर्शक बने रहना बेहतर है। मेरे सामने वाले को मिलाकर फैंगी मंडप और डॉजोंग में 3 शक्तिशाली लोग हैं। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, सोने और चांदी के 2 बुजुर्ग हैं, साथ ही सांप लोगों जैसे अस्तित्व भी हैं जो डॉजोंग के खिलाफ लड़ने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। दोनों हाथों पर गिने जाने वाले से भी अधिक शक्तिशाली डुहुआंग योद्धा हैं। ऐसी अत्याचारी ताकत के साथ बहुत पश्चिमी महाद्वीप में शीर्ष अस्तित्व में है। फैंगी मंडप को कौन रोक सकता है? ठीक है, तुम दोनों रात को आराम करोगे और कल फिर चल पड़ोगे। ये फैंग ने अपना हाथ लहराया। नालिंसू और मोबास समझ गए और जाने के लिए मुड़ गए। और जियो परिवार के बाकी सदस्यों के माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। ये व्यक्ति क्या करने जा रहा है? ये बहुत डरावना है कि इतना बड़ा बॉस अपने छोटे जियो परिवार में रहना पसंद करता है। हाँ, जियो परिवार के सदस्यों को देखकर जो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई चूहा बिल्ली से मिल रहा हो, ये फैंग ने अपनी आंखें से खोलीं और अपने मुंह के कोने पर एक चंचल मुस्कान बिखेरी। तीसरा बुजुर्ग, कैप्टन जियो। आवाज जियो परिवार के तीसरे बुजुर्ग और जियो परिवार के 3 भाइयों के कानों तक पहुंची, जिससे वे इतने भयभीत हो गए कि वे जल्दी से खड़े हो गए और सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर फैंग पवेलियन, आपने मुझे थर्ड एल्डर कहकर सचमुच मुझे याद किया है। मेरा नाम जियो सैन है, आप बस मुझे जियो सैन कह सकते हैं। तीसरे बुजुर्ग की बातें सुनकर ये फैंग का मुंह घूम गया। मालकिन, वह इतने दबंग नाम वाला एक बुरा आदमी कैसे हो सकता है? चाय का कप उठाने और एक घूंट लेने के बाद ये फैंग ने लापरवाही से पूछा, अंदाजा लगाओ कि आज जब मैं बाहर गया तो मैंने किसे देखा? डॉजिनशी। खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडर बोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 196। लेखक जियो जी। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 282। जियो यानजी को घर लौटने पर फिर से पीटा गया। ये फैंग के गहन शब्दों ने जियो परिवार के लोगों के एक समूह को भ्रमित कर दिया। यहाँ तक कि जियो जुनर और किंगलिन भी बहुत उत्सुक थे। वे आज भाई के फैंग के साथ खरीदारी कर रहे थे। इस प्रक्रिया में वे किसी भी परिचित से नहीं मिले। लिंग यंग, जो जुनर की रक्षा करता है, निश्चित रूप से जुनर के पास जो भी है उसका पता लगा लेगा।
लेकिन इस बुरे आदमी को एक दिन की छुट्टी लेने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि जुनर ने कहा कि ये फैंग उसके साथ था। हालांकि जियो परिवार में हर कोई कम ताकत वाला है, लेकिन वे बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है। वे अच्छी तरह से समझते हैं कि चूंकि ये फैंग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए यह उनके जियो परिवार से संबंधित होना चाहिए। और कौन उनके जियो परिवार से संबंधित हो सकता है और इस व्यक्ति की देखभाल करने में सक्षम हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि पवेलियन मास्टर ने आज मेरे जियो परिवार के अविवाहित बेटे को देखा हो? तीसरे बुजुर्ग का चेहरा काला पड़ गया और उसने संदेह से कहा। ये फैंग ने सिर हिलाया और चंचलता से कहा, आज जब मैं जुनर और किंगलिंग के साथ खरीदारी कर रहा था, मैंने काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति को अपनी पीठ पर एक काला भारी रूलर ले जाते हुए देखा। वह आपका तीसरा युवा मास्टर जियोयान होना चाहिए। अभी बाहर बहुत खतरनाक है और सोल पैलेस के लोग अभी भी छिपे हो सकते हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप उसे जल्द से जल्द जियो परिवार में वापस बुला लें। मास्टर जी, फैंग पवेलियन ने मुझसे कहा कि मैं गद्दार को तुरंत पकड़ने के लिए किसी को भेजूंगा। तीसरे बुजुर्ग की आंखें ठंडक से भरी थीं और वह चतुर था और उसने तुरंत जियोडिंग और जियोली की ओर देखा। यदि अन्य लोग जाते हैं तो जियोयान निश्चित रूप से अति प्रतिक्रिया करेगा। आपके और आपके भाइयों के लिए जाना बेहतर है। उम्मा, जियोडिंग और जियोली ने ये फैंग को प्रणाम किया और तुरंत बाहर चले गए। केवल उनके भाई ही इस तरह का काम कर सकते हैं। अगर जियो परिवार के अन्य सदस्य जाते हैं तो यह अजीब होगा यदि वे लड़ाई शुरू नहीं करते हैं। ये फैंग ने उनके जाने के आंकड़ों को देखा, फिर खड़े हुए और जुनर और किंगलिंग के साथ चले गए। तीसरा बुजुर्ग जो पीछे रह गया था वह दुखी लग रहा था और मदद नहीं कर सका, लेकिन एक लंबी आह भरी। अफसोस, मेरा जियो परिवार। दूसरी तरफ जियोयान ने सड़क पर खजाने की खोज करते हुए एक बड़ा काला वस्त्र पहना हुआ था और एक बड़ा काला शासक ले रखा था। मूल कार्य की तुलना में उसके पास विकसित होने के लिए बहुत समय था, लेकिन जियोयान के वास्तविक संस्करण के पास विकसित होने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। जैसे ही उसने बुरे व्यक्ति का जाल खोला, उसे ये फैंग ने पकड़ लिया और सोल पैलेस के लोगों ने भी उसका दौरा किया। यह कोई आपदा नहीं थी। यहाँ तक कि नींव निर्माण आध्यात्मिक तरल स्नान भी केवल एक दिन तक चला। जो मूल रूप से बुरे व्यक्ति के लिए एक बड़ा लाभ था, वह एक विनाशकारी आपदा में बदल गया है। जियोयान, जो कीमियागर बनने के जुनून से भरा था, अब केवल डूक्यूई के 5वें स्तर की ताकत है। इसमें केवल उस समय अवधि के कारण सुधार हुआ जब वह गायब हो गया। इस उम्र में जब उसे घमंडी होना चाहिए था, जियोयान को न केवल 3 साल तक बेकार होने का अपमान सहना पड़ा, बल्कि अब उसे अगले 3 साल के लिए सगाई तोड़ने का अपमान भी सहना पड़ा। इतने वर्षों तक डूक्यूई महाद्वीप की यात्रा करने के बाद आखिरकार उसे एक अच्छा पिता मिल गया और उसका अपहरण कर लिया गया था। जब वह कमजोर था तो उसने सोचा कि कोई रहस्यमय शिक्षक है जो बड़ी धूम मचाएगा और अब से सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा, लेकिन वह केवल सफलता प्राप्त करने में सफल रहा। याओ लाओ और हान फैंग ने हजारों राउंड तक लड़ाई की, लेकिन ये जियोयान था जो घायल हो गया था। हालांकि याओ लाओ ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, जियोयान अभी भी चोटों से भरा हुआ था। उसका वर्तमान शरीर केवल उसे रात में अपनी बाहों के साथ अभ्यास करने की अनुमति दे सकता था। जब उसने ये सोचा तो जियोयान ने अपनी मां को डांटना चाहा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि अगर वह उत्तेजित हो गया तो उसके अंदर का बुरा व्यक्ति खुद को मार डालेगा। जियोयान मूल रूप से संतुष्ट रहना चाहता था और अभ्यास करने के लिए अन्य स्थानों पर जाना चाहता था। अभ्यास में सफल होने के बाद वह वापस आएगा और एक ब्लॉकबस्टर बन जाएगा। लेकिन याओ लाओ ने उसे यह कहते हुए मोचेंग आने के लिए बरगलाया कि सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित है। उन्होंने ये भी कहा कि फैंग को उनसे कोई आपत्ति नहीं थी और मोचेंग में आने से केवल लाभ ही था और कोई नुकसान नहीं था। जियोयान को नहीं पता था कि वह किस भूत में विश्वास करता है, इसलिए वह बेवजह मोचेंग आया और जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने फैंग को देखा जिसने उसे सबसे घृणित बना दिया था। ये फैंग और जुनर के बीच अंतरंग दृश्य ने उसे गंभीर रूप से आहत किया और भले ही दोनों मधुर थे, उसके बगल में एक और लड़की थी। वह पहले से ही जानता था कि जियो जुनर की पहचान बहुत असाधारण थी, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की जो नाल यानरान से भी बेहतर थी, वास्तव में एक आदमी को खुश करने के लिए अन्य लड़कियों के साथ काम करती थी। इससे जियोयान के दांतों में खुजली होने लगी। कपड़े की दुकान के मालिक के शब्दों में, ये सूखे या जलभराव से मौत के समान था। सड़क पर चलते हुए जियोयान ने उत्सुकता से स्टॉलों पर सभी प्रकार की अजीब चीजों को देखा। अब उसके लिए वर्डक्राफ्ट का शिकार करना पूरी तरह से असंभव था। इसलिए आप केवल सड़क पर कुछ जादुई कोड खरीद सकते हैं और रास्ते में खजाने की तलाश कर सकते हैं। यदि आप हमेशा दवा की तलाश में रहते हैं तो आप निश्चित रूप से इसे ढूंढने में सक्षम होंगे। शिक्षक, क्या यहाँ आसपास कोई अच्छी चीजें नहीं है? जियोयान जी, तुम पूरे दिन क्या सोच रही हो? अगर ताओबाओ को हर बार कुछ हासिल करना होता तो इसे ताओबाओ नहीं कहा जाता। जियोयान के दिमाग में याओ चेंग की आवाज गूंज उठी। जियोयान भी असहाय लग रहा था। वह दरिद्र हो गया था और उसका जीवन कठिन हो गया था। जब तक वह मोती मर्चेंट्री ग्रुप में शामिल नहीं हो जाता, वह जाल में कैसे फंस सकता है? वह फैंग ये वही था। अगर वह वहां जाता तो वह दुर्व्यवहार की तलाश में होता। अपने चारों ओर की निगाहों को महसूस करने के बाद जियोयान ने महसूस किया कि हालांकि कुछ भी असामान्य नहीं था, फिर भी उसे एक बुरा आभास हुआ। शिक्षक, क्या सचमुच हमारी आभा को छुपाया जा सकता है? अगर किसी को इसका पता चल जाए तो क्या होगा? जियोयान जी, ऐसा नहीं है कि आप अब मेरी पिछली ताकत को नहीं जानते हैं। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में मेरे द्वारा इस्तेमाल की गई छिपने की विधि दूसरों को कैसे पता चल सकती है? याओ चेंग के शब्दों से जियोयान को राहत महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल पीछे से एक बहुत ही दोस्ताना चिल्लाहट आई। हाँ, जियोयान जी, जब आप मोचेंग आए थे तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? सौभाग्य से फैंग पवेलियन के मास्टर ने हमें बताया, अन्यथा हम इसे अभी तक नहीं खोज पाते। सिग्मा ए, जब जियोयान ने परिचित चीख सुनी तो वह अचानक डर से कांप उठा। ये जानते हुए कि वह भाग नहीं सकता, उसके पास पीछे मुड़कर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या लोग उसकी नजर में वे दो अच्छे भाई नहीं हैं जिन्हें उसने उस वर्ष नहीं देखा था? जियोडिंग और जियोली। जियोयान, ओ मैं घास एक पौधा है, दवा की धूल, तारांकन, ग्रेटर देन लेस देन ओ। ये सचमुच मेरे चेहरे पर एक तमाचा है। इस समय गुरु और शिष्य के चेहरे बेहद बदसूरत थे, लेकिन अब मामला खत्म हो गया था। जियोयान के पास अपना सुंदर चेहरा दिखाने के लिए अपना हुड उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाई, क्या मैं पहले यहाँ आकर तुम्हारे लिए कुछ उपहार नहीं लाना चाहता था? प्रसन्न मुस्कान दिखाते हुए जियोयान के पास बहाना खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियोयान जी, तुम बहुत ज्यादा विदेशी हो रहे हो। तुम अपने घर क्या उपहार ला रहे हो? चलो घर चलते हैं। जियोली ने जियोयान को कंधे पर थप्पड़ मारा और गुस्से से हंसा। घर आने की आवाज ने जियोयान के दिल को पूरी तरह से असहनीय बना दिया। यह पारिवारिक प्रेम है। इस गर्मजोशी भरी भावना ने जियोयान को यह समझा कि उसके पिता के अलावा जिसे ले जाया गया था, उसके दो भाई भी थे जो उसे प्यार करते थे। जियोयान स्थानांतरित हो गया और जियोडिंग और जियोली के पीछे मोती मर्चेंट्री ग्रुप की ओर चला गया। उसके पास अब कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह यहाँ भाग नहीं सकता था, लेकिन फैंग ये अभी भी अपनी छिपी हुई आभा को क्यों खोज सका? अध्यापक याओ चेंग का बुरा चेहरा इस समय सूजा हुआ लग रहा था। जियोयान के शिक्षक ने उसे घबरा दिया। मेरी आत्मा कमजोर है और मुझे थोड़ी देर अभ्यास करने की जरूरत है। छोटी आनजी, कृपया मुझे परेशान मत करो। जियोयान के शिक्षक के रूप में याओ चेंग स्वाभाविक रूप से बहाने ढूंढेगा। जियोयान को बर्खास्त करने के बाद याओ चेंग गहरे संदेह में पड़ गया। मेरे महान भगवान याओ की अपनी आभा को छुपाने की विधि याओ कबीले से आती है और यहाँ तक कि उनके कबीले के सबसे मजबूत सदस्यों ने भी इसे परहेज किया है। फैंग ने इसकी खोज कैसे की? याओ चेंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये फैंग उसे खोजने में सक्षम होने का कारण उसकी अद्भुत पहचान विधियों के कारण नहीं था, बल्कि समय यात्रा और अन्य लोगों के विवरण सुनने के कारण था। डूक्यूई महाद्वीप में और कौन है जो काला वस्त्र पहनता है और अपनी पीठ पर एक बड़ा काला शासक रखता है? अल्पिराम 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 अल्पिराम। जियोयान को उसके दो अच्छे भाई मोती मर्चेंट्री ग्रुप में वापस ले आए। जब सभी भाड़े के सैनिकों ने तीसरे युवा मास्टर को देखा तो उन्होंने उसके प्रति सम्मान दिखाया। लेकिन जियोयान को देखने के बाद जियो परिवार में हर कोई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं किसी और को दोष नहीं देता, ये सिर्फ इतना है कि यह पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। अब एक बड़ा आलिंगन है, लेकिन जब जियो परिवार मुसीबत में होता है तो वह मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है, लेकिन ये वो को खोजने के लिए निकल जाता है। जियो परिवार के दृष्टिकोण से जियोयान ने जो किया वह वास्तव में बहुत घृणित था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि याओ लाओ उस समय शरीर पर कब्जा कर रहा था और जियोयान ने कोई पहल नहीं की थी। यह अफसोस की बात है कि वह भी उसके जैसा ही दुखी था, इसलिए उसे अभी भी दोष लेना पड़ा। जियो परिवार के उन सदस्यों को अपनी ओर घूरते हुए देखकर जियोयान को शांत और अचंभित महसूस हुआ। तो क्या हुआ अगर वे क्रोधित थे? तो क्या हुआ अगर वे नाराज हैं?
इसका उससे क्या लेना देना है? जियोयान, जियो परिवार में उनके एकमात्र रिश्तेदार उनके पिता और 2 भाई हैं। अरे जियोयान, क्या आप अपना अपराध जानते हैं? जब जियोयान को जियोडिंग और जियोली द्वारा मीटिंग हॉल के दरवाजे पर लाया गया तो अंदर से एक पुरानी चिल्लाहट आई जो उसके लिए बहुत परिचित थी। ये फैंग जो पहले स्थान पर बैठा था इस अचानक से अंधा हो गया था, बाकी सभी का तो जिक्र ही नहीं। जियोयान ने चारों ओर देखा और पहली चीज जो उसने देखी वह जोर से चिल्लाने वाला व्यक्ति नहीं था बल्कि ये फैंग था। चारों आंखों ने एक दूसरे को देखा और जियोयान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया क्योंकि जब उसने उन बैंगनी काली आंखों में देखा तो उसे वास्तव में समुद्र में गिरने का डर महसूस हुआ। जहां तक नजर जाती है वह शांत लहरों पर बहता हुआ चीटी जैसा है। क्या इन दोनों में यही अंतर है? उसके सिर पर ठंडा पसीना तुरंत बह निकला और जियोयान ने जल्दी से उस आदमी की ओर देखा जो गुस्से में चिल्ला रहा था। क्या ये तीसरा बुजुर्ग नहीं है? बुजुर्ग की सीट पर आप अकेले क्यों हैं? जियोयान ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली और उसमें से एक अनियंत्रित स्वभाव निकला। अभिमानी, जियोयान कितना साहसी है, तुम घुटने क्यों नहीं टेक देते? जियोयान को इस तरह बोलते हुए सुनकर तीसरा बुजुर्ग गुस्से से लगभग बेहोश हो गया। इसके जवाब में जियो परिवार में उपस्थित सभी लोगों के भाव काफी बदल गए। जियो परिवार को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा और जियोयान ने न केवल मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया बल्कि जियो परिवार के एकमात्र बच्चे बुजुर्ग का मजाक भी उड़ाया। ये बड़ों का मजाक नहीं है बल्कि जियो परिवार के सभी लोगों का मजाक है। चुप रहो जियोयान जी, तुम तीसरे बुजुर्ग से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? इसके जवाब में जियोडिंग सबसे बड़े भाई के रूप में तुरंत उसके बगल से चिल्लाया। हालांकि जियोयान ने अपनी गर्दन झुकाई, अपना शरीर सीधा किया और ठंडे स्वर में कहा, भाई मैं जियोयान ने सब कुछ साफ विवेक से किया है। मुझे नहीं पता कि मैं किस अपराध का दोषी हूं, इसलिए मुझे अभी भी घुटने टेकने और सजा पाने की जरूरत है। जियोडिंग को बहुत निराशा हुई जब उसने ऐसे गौरवान्वित भाई को देखा। मैंने सोचा था कि 3 साल की वर्षा ने उसके शहर को अत्यधिक गहरा बना दिया था, लेकिन किसी कारण से वह इतना अधिक गहरा हो गया। जियानक्सिया परिवार इतनी उलझन में था कि जब तक वह अपना सिर झुकाता सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन इस बच्चे ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब वह कुछ नहीं कर सकता था। जियोयान जी सुनो, मेरे दूसरे भाई ने क्या कहा, तुम्हें पहले झुकना होगा। अब हम जियो परिवार को एक ही नाव में रहना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। जियोली को इस समय जियोयान से फुसफुसाना था। ये सुनकर जियोयान का चेहरा थोड़ा नर्म हो गया और ये देखा जा सकता था कि जियो परिवार के वे सदस्य जो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे उनके सुंदर चेहरे पर गुस्सा था। दूसरे भाई, जियो परिवार के सदस्य के रूप में मुझे जियो परिवार पर आया आपदा में योगदान देना चाहिए था। हालांकि जैसे ही मैं घर लौटा मुझे बहिष्कृत कर दिया गया और इस तरह का व्यवहार किया गया, इसलिए मैं जियोयान शायद इस परिवार में वापस न लौटें। आप जियोडिंग और जियोली दोनों इस समय सुन्न थे। इस छोटे भाई की हालत हर साल खराब होती जा रही थी। कुछ साल पहले आत्मविश्वासी और अच्छा बोलने वाला छोटा भाई काफी समय पहले गायब हो गया था। उसकी जगह घमंडी जियोयान ने ले ली थी जिसके पास कोई ताकत नहीं थी। यहाँ आओ, इस अपमानजनक लड़के को पकड़ो। तीसरा बुजुर्ग इतना गुस्से में था कि जियोयान का पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी उंगलियां कांप रही थी। जियो परिवार में हर कोई लंबे समय से इस आदेश का इंतजार कर रहा था और 10 लोग एक साथ हॉल में आए और जियोयान को घेर लिया। डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडरबोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 197। लेखक जियो जी मुझे नीचे उतारो। क्या तुम मेरी पहचान जानते हो? अपने आसपास के युवा लोगों के समूह को देखकर जियोयान का चेहरा स्तब्ध रह गया और उसके शरीर में दुखी हुई के सभी 5 स्तर निकल गए जिससे ये फैंग जो उत्साह देख रहा था अवाक रह गया। मैंने सोचा था कि इस बच्चे को अपनी आभा छिपाकर एक लड़ाकू के रूप में पदोन्नत किया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने बहुत ज्यादा सोचा। जियोयान को इतना घमंडी देखकर जियो परिवार में हर कोई भौचक्का रह गया। उन सभी ने अपनी आंखों से देखा कि जियोयान में एक मजबूत आदमी था जो डॉजों के बराबर था। इस तरह उन्होंने वास्तव में जियोयान के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। अगर मजबूत आदमी नाराज था तो जिसने भी कार्रवाई की वह निश्चित रूप से मर जाएगा। आपकी पहचान, आप जियो परिवार की बर्बादी मात्र हैं। अचानक ऊपर से एक ठंडी आवाज आई जिसने सभी को चौंका दिया। फैंग ये तुम क्या चाहते हो? जियोयान गुस्से में था। वह जानता था कि यह सब उसके सामने वाले युवक ने आयोजित किया था और बाकी सभी लोग सिर्फ एक मोहरा थे। चिंता मत करो, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि तुम योग्य नहीं हो। फैंग ये जियोयान की पागल कुत्ते जैसी दहाड़ को नजरअंदाज करते हुए ये फैंग ने अपने पैर मोड़ लिए और बुरी मुस्कान के साथ जारी रखा। मास्टर याओ, अगर हम बाहर आकर बात करें तो कैसा रहेगा? वास्तव में आप कौन हैं? एक बुरी आवाज सुनाई दी और अचानक जियोयान की उंगली पर धुएं का गुबार दिखाई दिया। तुरंत सफेद दाढ़ी वाला एक बुरा आदमी सभी की नजरों में आया। याओ चेंग को प्रकट होते देख फैंग ने अपना हाथ लहराया और कहा, तुम लोग पहले नीचे जाओ, मुझे मास्टर याओ से कुछ बात करनी है। मास्टर फैंग मंडप जियोडिंग और जियोली के चेहरे चिंता से भरे हुए थे। वे कुछ कहना चाहते थे लेकिन ये फैंग ने उन्हें रोक दिया जिन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मैं बात करता रहूंगा। जुनेर और अन्य लोगों सहित सभी के चले जाने के बाद ये फैंग खड़े हुए और याओ चेंग के पास गए। फिर याओ चेंग के सदमे में उन्होंने जियोयान को थप्पड़ मार दिया। जैसे ही तेज आवाज सुनाई दी जियोयान थप्पड़ से बेहोश हो गया। जियोयान ओ क्या तुम्हें मुझे दुख न पहुंचाने के बारे में कोई गलतफहमी है? आप यहां तक कि याओ चेंग ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये फैंग ने अचानक फिर से कार्रवाई की। ये छोटा यानजी वास्तव में दुखी था। मैंने सभी को बाहर जाने के लिए कहा और स्वाभाविक रूप से वह भी शामिल हो गया। चूंकि वह बाहर नहीं जाएगा इसलिए मुझे उसे थोड़ी देर के लिए सोने देना होगा। उसके हाथ को देखते हुए ये फैंग ने वास्तव में थोड़ी घृणा के साथ उसे पहुंच दिया। इस उत्तर ने याओ चेंग को अवाक कर दिया क्योंकि उनकी बातचीत वास्तव में कुछ ऐसी नहीं थी जिसे अन्य लोग सुन सकें। मुझे बताओ जिंगली मंडप के स्वामी लौट जाओ, मैं आपके भौतिक शरीर को ठीक करने में आपकी मदद करूंगा। आप मुझे क्या लाभ दे सकते हैं? ये फैंग ने याओ चेंग को गंभीरता से देखा और पूछा, दवा की धूल। ओ अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 283 याओ लाओ ने महल से अजीब आग को नष्ट कर दिया। याओ चेंग भी आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने ये फैंग को अपने भौतिक शरीर को वापस पाने के बारे में स्पष्ट रूप से बात करते देखा और फिर उन्हें फिर से सुखद आश्चर्य हुआ। ये बहुत सीधा था और यह उन दोनों के लिए अच्छा था, लेकिन वह क्या ऐसा कुछ था जो अब उसके सामने युवा मास्टर को लुभा सकता था? जीव जलाओ, वह विभिन्न प्रकार की आग को अवशोषित कर सकता है लेकिन उसके पास अभी भी जलाने की तकनीक का अभाव है। कीमिया, उनकी 3 सेकंड की कीमिया तकनीक ने उन्हें शिष्य बनने के लिए प्रेरित किया। कुंग फू और युद्ध कौशल, उसने पहले स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि फैंग के युद्ध कौशल बहुत ही भयानक थे, यहाँ तक कि स्वर्ग स्तर के युद्ध कौशल भी। इस समय मास्टर याओ जिनकी प्रतिष्ठा पूरे दुखी महाद्वीप में फैली हुई थी को अचानक पता चला कि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। गरीबी, वह सचमुच गरीब है। अचानक याओ चेंग की आंखें चमक उठी और उसने फैंग के लायक कुछ सोचा। क्या आप सचमुच मेरे भौतिक शरीर को बहाल करने में मेरी मदद कर सकते हैं? हालांकि याओ चेंग के मन में एक योजना थी, फिर भी उसने अविश्वास में पूछा, भौतिक शरीर को विभिन्न अग्नियों से पुनर्स्थापित करने के लिए आपके पास विभिन्न प्रकार की गुप्त विधियां होनी चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि भौतिक शरीर को पुनर्स्थापित करने के लिए एक मजबूत शरीर की आवश्यकता होती है। ये फैंग अपनी सीट पर बैठे रहे और बोलना जारी नहीं रखा। याओ चेंग के दिमाग को इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए था। ये सुनकर याओ चेंग समझ गया कि भौतिक शरीर को पुनर्स्थापित करने के लिए या तो डॉजों की लाश काम करेगी या डॉजों की लाश, बेशक जो डॉजों का उपयोग कर सकता है उसे डॉजों का उपयोग करना होगा। लेकिन उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में जून कहां से आया? दूसरे शब्दों में यदि वह अपने भौतिक शरीर को पुनर्स्थापित करना चाहता है तो यह इस पर निर्भर करता है कि उसे इसके बदले में क्या करना है, और फिलहाल यह अभी संभव नहीं है। याओ चेंग गहरी सोच में पड़ गए। उनके शिष्य जियोयान की तुलना में उनके सामने फैंग एक बेहतर विकल्प थे। एक बेकार है और दूसरा उत्कृष्ट प्रतिभा वाला प्राणी है, कौन अधिक मूल्यवान है? अच्छा, याओ चेंग बहुत दृढ़ निश्चय लग रहा था। फिर उसने ये फैंग की ओर देखा और कहा, हालांकि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं, मुझे लगता है कि आप में युद्ध कौशल की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे आप मना नहीं कर सकते।
ये फैंग ने याओ चेन को देखा जो आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसके दिल में जिज्ञासा पैदा हो गई कि क्या ऐसा हो सकता है कि याओ चेन के पास कुछ छिपी हुई अच्छाइयां हों। मुझे इसके बारे में बताओ। अपनी दाढ़ी को चिकना करते हुए और एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखते हुए याओ चेन ने रहस्यमय ढंग से कहा। गिरे हुए जिन्यांग के बारे में समाचार एलियन फायर सूची में 14वें स्थान पर है। कुआं, ये सुनकर ये फैंग लगभग उछल पड़ा और इस बुरे आदमी के भोजन से दूर चला गया। जिन्यांग की मौत की खबर। हर कोई जानता है कि यह लानत है और वे अभी भी इसे भौतिक शरीर में लौटने के लिए एक शर्त के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। हाँ, लौट जाओ। आप कहना चाहते हैं कि फॉलन हॉट फ्लेम कनान कॉलेज में है। ये फैंग ने अपने पैरों को मोड़ लिया और अपने होठों पर एक बुरी मुस्कान ला दी। तुम्हें ये कैसे पता चला? ये फैंग को अपना ठिकाना बताते देख याओ चेन ने चौंक कर पूछा। लौट जाओ बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन ये फैंग ने लापरवाही से अपने हाथ फैला दिए। कनान अकादमी, तियानफिन की रिफाइनिंग टावर, दीन मान तियानची, थंडर की 8 प्राचीन जनजातियों के सदस्य। जिंदगी मंडप मास्टर याओ चेन 8 प्राचीन याओ कबीले का सदस्य है। क्या मैं सही हूँ? आप कौन हैं? याओ चेन पूरी तरह से चौंक गया जब उसने ये फैंग को सीधे अपनी असली पहचान प्रकट करते देखा। यहाँ तक कि मास्टर फैंग और उनकी महिला को भी उनकी पहचान नहीं पता। इस व्यक्ति को कैसे पता चला? मेडिसिन कबीले द्वारा निकाले जाने के बाद से उसने अपने जीवन के अनुभव के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। याओ चेन, तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ चीजों के बारे में बहुत अधिक जानना अच्छी बात नहीं है। ये फैंग ने चाय का एक घूंट लिया, कप नीचे रखा और शांति से कहा। मुझे आपको बधाई देनी है, आपने सही दांव लगाया है। मुझे वास्तव में उस अजीब आग के स्थान में बहुत दिलचस्पी है। मुझे इसके बारे में बताओ। फॉलन हॉट फ्लेम के अलावा क्या आप जानते हैं कि अन्य अजीब आग कहाँ हैं? जब ये फैंग के शब्द रिकॉर्ड किए गए तो याओ चेन का बुरा चेहरा भी कांप उठा। वह जानता था कि उसके सामने यंग मास्टर फैंग की पृष्ठभूमि बिल्कुल डरावनी थी। वह सांप लोगों से संबंधित है, उसका उपनाम फैंग है और वह 8 प्राचीन जनजातियों के बारे में भी जानता है, जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वह मुख्य भूमि की सभी महाशक्तियों से बहुत परिचित है। फिर यह बेहद संभव है कि फैंग ये अन्य 8 प्राचीन जनजातियों से आता है और एक राक्षस है जो अनुभव करने के लिए निकला था। वह एक व्यक्ति जिसे बाहर निकाल दिया गया था, ऐसे व्यक्ति को कैसे उकसा सकता है? ये सोचकर याओ चेन ये फैंग की दबंग भावना और पृष्ठभूमि से सीधे प्रभावित हुआ। जहां तक अन्य अजीब आग के बारे में खबर है, याओ चेन बहुत सोचने के बाद भी इसके बारे में नहीं सोच सका। आखिरकार वह जिन अन्य अजीब आग से परिचित था, वे भी उसके सामने वाले व्यक्ति को ज्ञात थी। ऐसा लगता है कि आपको अन्य अजीब आग के बारे में कोई खबर नहीं पता है, इसलिए आप इससे पहले कि ये फैंग अपनी बात पूरी कर पाते, याओ चेन का चेहरा बेहद पीला पड़ गया, क्योंकि अगर फैंग ने उन्हें नहीं बचाया होता तो उन्हें इस जीवन में अपने भौतिक शरीर में लौटने के बारे में कभी नहीं सोचना पड़ता। अजीब आग की सूची में केवल 23 प्रकार की अजीब आग हैं, जिनमें से कई को बड़े परिवारों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और बाहर बहुत कम अजीब आग होती हैं। अकेले राक्षसों को छोड़ दें जो एक ही समय में कई प्रकार की अजीब आग को अवशोषित कर सकते हैं। यदि फैंग ने उसकी मदद नहीं की तो उसे जीवन भर रिंग में चिपना होगा और फिर कभी दिन की रोशनी नहीं देखनी होगी। एक मिनट रुकें, मास्टर फैंग, ये मेरे पास बोन स्पिरिट कोल फायर है। अचानक तेज चीख ने ये फैंग को अपनी आंखें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि यह बुरा आदमी अंततः हार मानने को तैयार था। आपने बोन स्पिरिट लिंगुओं को पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। यदि एक सज्जन पुरुष जितना सुंदर नहीं है तो मैं आपसे यह महान उपहार कैसे स्वीकार कर सकता हूं? ये फैंग ने तेजी से अपने हाथ लहराए और उदास होकर कहा। कुआं, याओ चेन को अंततः पता चल गया कि फैंग ये उसका किरदार निभा रहे थे। उसने तुरंत बोन स्पिरिट कोल फायर को बुलाया और अचानक कमरा बहुत ठंडी सांस से भर गया। जब उसने जंगल की तरह सफेद आग की लपटें देखी तो ये फैंग ने कहा कि दुखी होना संभव था। आखिरकार वह इस हड्डी की आत्मा वाली ठंडी आग के लिए याओ चेन की तलाश कर रहा था। अजीब आग की सूची में 11वें स्थान पर मौजूद बोन स्पिरिट कोल फायर की ठंडक अन्य अजीब आग से अलग है। इसके साथ आप भविष्य में किसी भी समय पॉप्सिकल्स खा सकते हैं। थोड़े गर्म मौसम में क्या शानदार बहुव्यक्ति खेल देखना अच्छा नहीं होगा? जब याओ चेन ने ये फैंग की आंखों में बदलाव देखा तो वह पहले ही अपने दिल में शाप दे चुका था, लेकिन सतह पर वह मुस्कुराया और कहा, मास्टर फैंग, ये अपनी वर्तमान काया के साथ मैं हड्डी की आत्मा की ठंडी आग को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता। इसके बजाय यह एक बोझ बन जाएगा जो मेरी आत्मा की शक्ति को खा जाएगा। इसके अलावा आपने उस गद्दार हान फैंग को मारने में मेरी मदद की और मेरा गुस्सा निकाला। आप इस असली आत्मा वाली ठंडी आग के पात्र हैं। अफसोस, ये फैंग ने सिर हिलाया आह भरी और कहा, हान फैंग ने मुझे कई बार उकसाया है। लानत है, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कुछ भी नहीं था। लेकिन ये चेन ने अपने दिल की धड़कन बढ़ा दी, गुप्त रूप से यह सोचकर कि यह बुरा था, उसे धोखा दिया गया था। हालांकि चूंकि यह आपकी आत्मिक शक्ति को खत्म कर देगा तो मैं इस बोझ को सुलझाने में आपकी मदद करूंगा। जहां तक आपके शरीर की बहाली का सवाल है, हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। ये फैंग के शब्दों ने याओ चेन का चेहरा तुरंत काला कर दिया। ये फैंग ये बहुत भ्रामक था। हाय उसका, इससे पहले कि याओ चेन क्रोधित हो सके, ये फैंग की बाहों में एक छोटा सांप तैर रहा था। इस छोटे सांप की शक्ल उसके ऊपर डाले गए बर्फ के पानी के एक बेसिन की तरह थी। सौंदर्य, रानी मेडुसा, बेशर्म, बदमाश, मार्शल, नैतिकता के बारे में बात मत करो। ये फैंग का वर्णन करने के लिए एक छोटे बुरे व्यक्ति के लिए एक सुंदर शब्द है। तो मैं बस धन्यवाद मास्टर फैंग। ये याओ चेन का बुरा चेहरा दर्द में था, इसलिए उसके पास अपने दांत पीसने और अपने और बोन स्पिरिट लिंगुओं के बीच संबंध तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये फैंग की आंखों में अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे युवक बुरी तलवार का मैनुअल सीख रहा हो, बहुत निर्णायक। याओ लाओ महल से इस्तीफा दे दिया। डॉजिनशी, खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैन फिक, लीडर बोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 198। लेखक GOGGG, अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 284। मास्टर याओ एक मजदूर बन गया। याओ चेन द्वारा बोन स्पिरिट लिंगो और उसके बीच संबंध तोड़ने के बाद पहले से ही पीला पुराना चेहरा तुरंत और भी पीला हो गया। हवा में तैरता हुआ शरीर अत्यंत वास्तविक हो गया है। ये देखकर ये फैंग बिल्कुल भी कंजूस नहीं था। अपने हाथ में अंगूठी की एक फ्लैश के साथ उसने एक औषधीय पौधा निकाला जो आत्मा को बहाल कर सकता था। इस औषधीय सामग्री को फामा ने बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। गामा साम्राज्य के लिए इसे पहले पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब जब जियामा साम्राज्य ने अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया है और सांप लोगों ने पूरी तरह से वॉरक्राफ्ट पर्वत पर कब्जा कर लिया है, तो आत्मा को बहाल करने के लिए औषधीय सामग्री ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। जहां तक अमृत को परिष्कृत करने की बात है, कोई अन्य मुख्य औषधि नहीं मिली है, लेकिन वर्तमान याओ चेन के लिए यह आत्मा की शक्ति को बहाल करने के लिए पर्याप्त है। हाथ में एक जादुई अमृत प्रकट हुआ और अजीब आग के आशीर्वाद से ये तुरंत एक जादुई तरल में बदल गया और दवा की धूल उसके चेहरे पर डाल दी गई। याओ चेन ने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतनी तीव्र अनुभूति का अनुभव नहीं किया था। इस एहसास का तो जिक्र ही नहीं, इसमें थोड़ा विशेष आकर्षण और ताजगी और आरामदायक एहसास है। इस समय ये फैंग का चेहरा बेहद बदसूरत है। कल्पना कीजिए कि जब सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति आपके सामने बहुत संतुष्ट भाव रखता है तो कैसा होगा? आरामदायक और संतुष्टिदायक। याओ चेन का शरीर वास्तव में नहाने जैसा महसूस होता है। मूल रूप से मायावी शरीर एक ही क्षण में बहुत अधिक ठोस हो गया। खोखला होने और कमजोर होने का एहसास अचानक गायब हो गया। याओ चेन ने जल्दी से अपना हाथ ये फैंग की ओर उठाया और कहा, बचाव में आने के लिए धन्यवाद मास्टर फेंगे। अपने सामने बुरे आदमी को देखकर ये फैंग को अभी भी इस बुरे आदमी के लिए थोड़ा गरीब महसूस हुआ। वह छोटी अजीब आग जो न जाने कितने वर्षों से उसके साथ थी, दूसरों को इसी तरह दी गई थी और उसने आभार व्यक्त किया, लेकिन यह उसके दिल में उसके लिए बहुत दर्दनाक रहा होगा। जी, लेकिन क्या ये बुरा नहीं है? अगर आप धन्यवाद कहते हैं तो इसे भूल जाए, आपको और मुझे दोनों को वह मिल जाएगा जो हमें चाहिए। ये फैंग ने अपना हाथ लहराया और लापरवाही से कहा। इस कथन ने याओ चेन को मरने पर मजबूर कर दिया। हर किसी को वह मिल गया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, लेकिन क्या उनके पास वह था जो उन्हें चाहिए था? ये सीधी कहती है, हर किसी को वह मिलता है जो उसे चाहिए। हाँ, याओ चेन ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया और प्रशंसा की। तुम्हें इतना निराशावादी दिखने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, जब तक मौका है मैं तुम्हारे शरीर को ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन एक अचानक शब्द ने याओ चेन के मृत दिल को पूरी तरह से जीवित कर दिया।
लेकिन इससे याओ चेंग को पूरी तरह से समझ में आ गया कि वह बूढ़ी गाय उसकी नाक से दूर ले जाया जाना तय था। मास्टर फैंग ये भविष्य में आपको जो भी करना है कृपया मुझे बताएं। एक चतुर बूढ़े चालाक आदमी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए उसने सीधे अपनी स्थिति व्यक्त की। डुक्यूई महाद्वीप में वह किसी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता था, अन्यथा वह अपना जीवन भटकते हुए बिताता या वह इस रहस्यमय युवक का अनुसरण करना चुनता। जिस लड़के के पास 4 तरह की अजीब आग है, या यूं कहें कि 5 तरह की अजीब आग है, उसकी असली पहचान क्या है? आपको पता होना चाहिए कि यांग कबीले ने केवल 5 प्रकार की अजीब आग में महारत हासिल की है, लेकिन उसके सामने वाले युवक ने 5 प्रकार की महारत हासिल कर ली है। ऐसा जादुई अस्तित्व उसके याओ चेंग के जुआ के लायक है। ये फैंग ऐसे समझदार मास्टर याओ को देखकर बहुत संतुष्ट थे। निश्चित रूप से स्मार्ट लोगों के साथ काम करना इतना आसान था। ये फैंग बहुत शांति से मुस्कुराए और कहा, मुझे अब आपके कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास अभी तक आपके लिए उपयुक्त शरीर नहीं है, इसलिए अभी के लिए जियो यांग का अनुसरण करें। जियो यांग का अनुसरण करें। ये फैंग के शब्दों ने याओ चेंग को झकझोर दिया। भले ही उसके प्रतिष्ठित भगवान याओ की मृत्यु हो गई, फिर भी वह एक पतला ऊंट होगा। ये फैंग में आने का उनका इरादा पहले से ही स्पष्ट था, यानी उन्होंने ये फैंग को चुना और कचरा जियो यांग को छोड़ना चाहते थे। लेकिन अब न केवल बोन स्पिरिट लेंगुओ चला गया है, बल्कि उसे जियो यांग का अनुसरण करना जारी रखना होगा। क्या इससे भी बदतर कुछ हो सकता है? हालांकि उन्हें ये फैंग की पहचान मिली, जिससे उन्हें भविष्य में अपने भौतिक शरीर को पुनर्स्थापित करने का मौका भी मिला। हालांकि जियो यांग का अनुसरण करना जारी रखना उसके लिए थोड़ा घृणित होगा। याओ चेंग का सुंदर रूप देखकर ये फैंग ने भी स्पष्ट रूप से कहा, हालांकि जियो यांग थोड़ा बेशर्म, बदसूरत, घृणित, कमजोर है और अभी तक डुक्यूई महाद्वीप से नहीं है, उसे आपके प्यार से प्रशिक्षित होने की जरूरत है। जब तक वह मेरा सामना नहीं करेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। हिस मास्टर फैंग, ये क्या आप भी जानते हैं कि वह डुक्यूई महाद्वीप से नहीं है? याओ चेंग ने ठंडी हवा की सांस ली और चिल्लाया। ये फैंग ने याओ चेंग की चतुर आंखों को देखा और जान लिया कि इस बुरे लड़के ने क्या अनुमान लगाया था। बिना किसी टाल मटोल के ये फैंग ने स्पष्ट रूप से कहा, चिंता मत करो, मैं जियो यांग से अलग हूं, मैं बाहरी दुनिया से नहीं हूं, मैं एक सांप आदमी हूं। जैसे ही उन्होंने बात की, ये फैंग अपने मानव रूप से याओ चेंग की बड़ी आंखों में बैंगनी काले सांप की पूंछ के साथ एक सांप आदमी में बदल गया। कुआं, ये दृश्य प्रभाव याओ चेंग के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक एक सुंदर युवक अचानक एक सांप आदमी में बदल गया। इस बदलाव को किसी के लिए भी स्वीकार करना मुश्किल है। हालांकि ये फैंग की पहचान को पूरी तरह से साबित करने के लिए पर्याप्त था, जो राहत याओ चेंग द्वारा अभिलेखित थी। इस तरह भले ही वह फैंग ये की मदद कर रहा हो, वह सहज महसूस कर सकता था। लेकिन उसे ऐसे हारे हुए व्यक्ति के साथ क्यों रहना चाहिए? यो फैंग के ऑपरेशन से याओ चेंग पूरी तरह से भ्रमित हो गया था और आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सका। मास्टर फैंग, आप चाहते हैं कि मैं जियो यांग को सिर्फ देखने के लिए उसका पीछा करूं? ये सुनकर ये फैंग अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर धीरे-धीरे चला और कहा, जो लोग मेरी जाति के नहीं हैं, उनका दिमाग अलग होना चाहिए। जियो यांग डुक्यूई महाद्वीप में आ सकता है, इस सब में कोई गुप्त रहस्य होना चाहिए। उसका अनुसरण करें और इसके बारे में यथासंभव अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। और आपको पता होना चाहिए कि तुझे प्राचीन सम्राट ज़ेड क्या दर्शाता है। जब ये फैंग ने बोलना समाप्त किया, तो याओ चेंग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसके दिमाग में अचानक एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। वह जियो यान है, बाहरी दुनिया का एक व्यक्ति, जो तुझे प्राचीन सम्राट ज़ेड के उद्देश्य से घटते जियो कबीले के एक व्यक्ति में पैदा हुआ था। तुझे प्राचीन सम्राट ज़ेड को 8 टुकड़ों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक 8 प्राचीन जनजातियों के हाथों में है। वह इस दुनिया में आने पर अच्छा होने का नाटक करके एक टुकड़ा प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा प्राचीन जनजाति की मिस दुनर अभी भी यहाँ है, अगर वह अच्छा खेलती हैं, तो उनके साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं। ये सोचकर याओ चेंग अब शांत नहीं रह सका और उसने मन ही मन सोचा कि यह जियो यान वास्तव में इतना सरल नहीं था। सौभाग्य से वह वहां था और उसने समय रहते अपनी लड़ाई की भावना को आत्मसात कर लिया, अन्यथा ये बच्चा निश्चित रूप से नियंत्रण से बाहर हो जाता। अपनी आंखें झपकाते हुए और याओ चेंग की ओर देखते हुए, जो गहरी सोच में डूबा हुआ था, ये फैंग अच्छी तरह से जानता था कि बुरा व्यक्ति कुछ के बारे में सोच रहा होगा। ये ठीक है, इस बुरे आदमी को अपना मन बनाना सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, तुम्हें अब से उसका अनुसरण करना चाहिए और उसकी ताकत सुधारने में उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। फेंग जियो को अभी भी अभ्यास करने की जरूरत है। याओ चेंग की नजर ये फैंग से मिली और वह पहले से ही अपने भविष्य के काम को समझ गया। जियो यांग को अजीब आग को अवशोषित करने में मदद करें। जियो यांग की खेती करें, उसके अर्ध परिपक्व होने तक प्रतीक्षा करें और फिर सामने वाले व्यक्ति को नियमित रूप से फल तोड़ने दें। जब तक आप अच्छा करते हैं, क्या आपका भौतिक शरीर बहुत पीछे रहेगा? ये सोचकर याओ चेंग ने प्रसिद्ध कहावत को जागृत किया है, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना, एक आत्मा के रूप में काम करना, लोगों को धोखा देने के लिए काम करना। जियो यान, ओ बहुत दुख की बात है। वे दोनों जानबूझकर मुस्कुराए और फिर ये फैंग कमरे से बाहर चले गए और जियो यान जी की देखभाल के लिए किसी को भेजा। जैसे ही ये फैंग छोटे से बगीचे में चला गया, वहां भरने से खुद को नहीं रोक सका और मन ही मन सोचा, अगर कोई मालिक सेवक ताबीज होता तो बहुत अच्छा होता। तुम छोटे बदमाश, तुम्हारे पास और कितने रहस्य छिपे हैं? अचानक ये फैंग के कानों में एक ठंडी आवाज आई, जिससे ये फैंग बहुत खुश हो गया। मालिक सेवक ताबीज आ रहा है। अध्याय 285 कनान कॉलेज की महिला गुंडों का एक समूह। ये फैंग और याओ चेंग की जासूसी के बाद समय भी खामोश हो गया। आसपास के कई साम्राज्यों को फेंगे मंडप द्वारा नियंत्रित किया गया था। फेंगे मंडप के स्वामी के रूप में ये फैंग व्यवसाय के स्वामी बन गए। भले ही वह मंडप मास्टर के साथ नहीं रहता है, फिर भी वह मोचेंग में मोती भाड़े के समूह में रहता है। ये स्वाभाविक रूप से लोगों के एक समूह को बहुत भ्रमित करता है। उन्हें पता नहीं था कि बिग बॉस क्या करना चाहते थे, लेकिन बेतुके अनुमान लगाने पर भी वे इसका पता नहीं लगा सके। आधे महीने बाद तक लोगों का एक समूह मोचेंग नहीं आया। केवल कुछ ही लोग समझ पाए कि ये फैंग यहाँ क्यों रुके थे। उनमें से एक है मास्टर याओ चेंग। जोंगजू के पूर्व बॉस ने भी अपने किनारों को चिकना कर लिया था। उसने बस अजीब आग खुदी और एक प्रकार का ताबीज देखा जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। यह मंत्र स्वाभाविक रूप से ये फैंग के प्रयासों का परिणाम है, न कि ये फैंग और रानी मेडुसा के प्रयासों का। पहले उसने किंगलिन को अपनी बहन के रूप में पहचाना और फिर उन्हें उस दिन गुस्से में थी, तो वह ये फैंग को सफल होने का मौका कैसे दे सकती थी? स्वाभाविक रूप से यह अभी भी मूल नुस्खा और मूल स्वाद था। ये फैंग के प्यार के कई पाठों का अनुभव करने के बाद उसके पास महामिम के गुस्से को धीरे-धीरे कम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आधे महीने के बाद ये फैंग ने भी उन दोनों के बीच के रिश्ते को अलग-अलग रहने और एक साथ रहने के मूल रिश्ते से मधुर रिश्ते में बदल दिया। ये बस इतना ही है, ये फैंग केवल एक छोटे से सांप को गले लगा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ये फैंग को इस आधे महीने के दौरान कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उन्हें रानी मेडुसा से साइने नाम, मास्टर और नौकर ताबीज प्राप्त हुआ और उन्होंने बांजुओं में किंगलिन की भी देखभाल की और जुनियर के साथ गहरी दोस्ती विकसित की और 3 डुएलिंग गोलियां और एक सम्राट जी गोली प्राप्त की। एक युद्ध कौशल भी है जो ये फैंग को आश्चर्यचकित करता है। इस युद्ध कौशल को किंग कांग ब्लेज बॉडी कहा जाता है। वज्र ब्लेज बॉडी स्वर्ग स्तर पर एक निम्न स्तर का युद्ध कौशल है। शरीर को वज्र ब्लेज में बदल दिया जाता है, जिसे किसी भी तेज धार से नहीं तोड़ा जा सकता है और यह अविनाशी है। ये तकनीक शरीर को 9 फीट और 9 फीट के वज्र चमकदार शरीर में बदल देती है, जो दुनिया में स्वर्णिम रोशनी चमकती है, मुट्ठी आकाश को ढा सकती है और पैर पृथ्वी को तोड़ सकता है। इस युद्ध कौशल ने ये फैंग को वास्तव में अमर शरीर का पूरा अधिकार दिया। इसीलिए से सजे शरीर के साथ मूल अमर शरीर जल्दी से ठीक हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि रक्षा वास्तव में चरम स्तर पर पहुंच गई है। चूंकि यह युद्ध कौशल एक सिस्टम साइन नाम है, एक बार प्राप्त होने पर इसे एक बड़ी सफलता माना जाएगा। पिछले पक्षी रक्षक के खिलाफ लड़ने के लिए इस कौशल का उपयोग करके आप पूरी तरह से अजय हो सकते हैं। बेशक चुना गया ये फैंग पहले से भी अधिक अलग है। न केवल उसके पास अतिरिक्त शारीरिक युद्ध कौशल है, बल्कि उसकी ताकत भी आसमान छू गई है। आधे महीने में ये फैंग को केवल अभ्यास द्वारा 2 सितारा डुहुआन से 3 सितारा योद्धा में पदोन्नत किया गया था। इसके अलावा ये फैंग को याओ चेंग से बोन स्पिरिट कोल्ड फायर मिला। इसे अवशोषित करने के बाद उनका साधना स्तर मूल 3 सितारा डुहुआन से 6 सितारा डुहुआन तक उन्नत हो गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि बोन स्पिरिट कोल्ड फायर मूल रूप से याओ चेंग का था और जब उसने इस पर विजय प्राप्त की तो अजीब आग में शक्तिशाली ऊर्जा बर्बाद हो गई। आपको पता होना चाहिए कि याओ चेंग ने स्वाभाविक रूप से जो कहा था, उसके अनुसार जब उन्होंने बोन स्पिरिट कोल्ड फायर को अवशोषित किया तो उनकी ताकत थोड़ी सी भी नहीं बढ़ी।
ये फैन की अजीब आग को अवशोषित करके अपनी ताकत बढ़ाने की क्षमता पूरी तरह से उनकी तकनीक सोल डिवोरिंग तकनीक के कारण थी। स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक प्राणियों को अपनी ऊर्जा में समाहित करते हुए ऐसे जादुई प्रभाव से याओ चेंग को लगा कि वह काफी लंबे समय तक जीवित रहे हैं। 6 स्टार डू हुआन की ताकत ने ये फैन को बहुत संतुष्ट किया। वह ये भी जानता था कि अगर वह यहाँ अपना समय बढ़ाना चाहता है तो ये बेहद धीमा होगा। तो ये जगह छोड़ने का समय आ गया है। वह कहाँ जा रहा है या वहाँ कैसे पहुंचे? ये फैन ने पहले ही एक योजना बना ली थी। ये फैन के मोचेंग में रुकने का कारण न केवल मोटी भाड़े के समूह में ऊन इकट्ठा करना और हड्डी की आत्मा की ठंडी आग प्राप्त करना था, बल्कि एक और महत्वपूर्ण बात भी थी। वो चीज है किसी का इंतजार करना। यही कारण था कि मोचेंग आई लोगों के एक समूह से मिलने के बाद याओ चेंग ने ये फैन के विचारों को तुरंत समझ लिया। जो लोग मोचेंग आए थे वे बाहरी नहीं थे, स्पष्ट रूप से कहें तो वे जियो परिवार के सदस्य थे। जियो परिवार के बाहर बहुत कम लोग हैं, लेकिन एक ऐसी लंबी टांगों वाली सुंदरी है जिसने जियामा साम्राज्य को एक उच्च स्तरीय कॉलेज में जाने के लिए छोड़ दिया जो मुख्य भूमि में प्रसिद्ध है। उस हाई एंड कॉलेज को घाना कॉलेज कहा जाता है। यहाँ अनगिनत किशोरों के दिलों में एक पवित्र स्थान है। जब तक वे कॉलेज से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं, उनका भविष्य सुचारू रहेगा। वह न केवल उत्साह और गौरव के साथ घर लौट सकता है, बल्कि वह मांस और आलू भी बन सकता है जिसके लिए सभी पार्टियां प्रतिस्पर्धा करती हैं। ये कनान कॉलेज वर्तमान जियामा साम्राज्य और अन्य 2 सुपर साम्राज्यों के जंक्शन पर स्थित है और एक बकवास क्षेत्र है। डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडर बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लक्वाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 199 लेखक जियोजीजीजी। इसलिए कनान अकादमिक क्षेत्र एक छोटे देश की तरह है और इसके आसपास की सेनाएं बहुत बड़ी हैं। ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी का नाम सभी शक्तिशाली लोगों को डराता है, यहाँ तक कि कई प्रमुख साम्राज्य भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अब जब फैन ये पवेलियन सामने आया है, यहाँ तक कि ब्लैक एंगल टेरिटरी जिसे उपेक्षित किया गया है और भी अधिक अराजकता में पड़ गया है। आखिरकार ब्लैक एंगल डोमेन से मजबूत लोगों का एक समूह एक साथ गायब हो गया। मूल शीर्ष 10 मजबूत लोगों में से आधे चले गए, जिससे स्वाभाविक रूप से लोगों के एक समूह में के बड़े टुकड़े के लिए प्रतिस्पर्धा हो गई। उनमें से यिंगू, टाइबू और सुमेई ब्लैक एंगल क्षेत्र में बचे केवल 3 मजबूत व्यक्ति ब्लैक एंगल क्षेत्र के मजबूत लोगों में सबसे बड़े लाभार्थी हैं। कनान कॉलेज को भी इससे बहुत फायदा हुआ है। हालांकि ब्लैक एंगल डोमेन बेहद अराजक हो गया है, लेकिन ये कॉलेज में शिष्यों के प्रशिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त है। कोई शीर्ष डुहुआन योद्धा नहीं है और वे कनान कॉलेज से बेहद डरते हैं। ये कनान कॉलेज को प्रतिभाओं के बीच अधिक लोकप्रिय बनाता है। ये वर्ष कनान कॉलेज के लिए वार्षिक नामांकन अवधि भी है, इसलिए कनान कॉलेज ने हर जगह छात्रों की भर्ती के लिए बड़ी संख्या में शिक्षक भेजे हैं। मोचेंग स्वाभाविक रूप से उनमें से एक था और जियो परिवार में हुए परिवर्तनों के कारण जियो यू जो कनान कॉलेज में था इसके बारे में जानने के बाद वापस आने के लिए बेहद उत्सुक था। बुटन शहर में पूर्व जियो परिवार अब नहीं है। अब मोचेंग में केवल जियो परिवार है। ये सिर्फ एक भाड़े का समूह है। हालांकि जियो यू के रिश्ते के कारण कनान कॉलेज के शिक्षक भी छात्रों की भर्ती के लिए यहाँ आए थे। उनके आने के कारण ही याओ चेंग को समझ में आया कि ये फैन यहाँ क्यों रह रहे थे। ये पता चला कि उसका अगला लक्ष्य है फॉलन हॉट फ्लेम जो एलियन फायर सूची में 14वें स्थान पर है। ये सोचते हुए याओ चेंग को उसी समय समझ आ गया कि उसे अलविदा कहना होगा। हालांकि कनान कॉलेज अच्छा है, लेकिन उनके कमजोर शिष्य जियोयानजी अगर अब कनान कॉलेज गए तो निश्चित रूप से दुर्व्यवहार की तलाश में होंगे। और वह स्वामी एक ही स्थान पर एक अजीब आग खोजने के लिए अपने संसाधनों को कभी बर्बाद नहीं करेगा। याओ चेन अपनी कीमत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से छोड़ना चाहता था। जियोयान की ताकत भी मजबूत हो गई है, कम से कम लड़ाई की भावना के छठे स्तर तक पहुंच गई है। औषधि धूल ओह, अगर मैं किसी धोखेबाज को सड़क पर ले जाऊं तो क्या मैं बुरी तरह मर जाऊंगा। चतुर याओ चेन की तुलना में ये फैन के विचारों को कोई और कैसे देख सकता था। यहाँ तक कि गुजुनर भी बहुत स्पष्ट था और निश्चित रूप से रानी मेडुसा और भी अधिक स्पष्ट थी। महामहिम महारानी को अभी तक पता नहीं है, लेकिन उनका छोटा गुंडा सोच रहा है कि वह कितना गुंडा है। अगर उसे पता होता तो वह निश्चित रूप से उसे रंग बिरंगे सांप की पूंछ के साथ जमकर परोसती। बैंग बैंग। कनान कॉलेज का भर्ती प्रशिक्षक मोचेंग आया। हालांकि अन्य भाड़े के समूह उस पर जीत हासिल करना चाहते थे। जियो परिवार के पास पिछला दरवाजा क्यों था। इस तरह कनान कॉलेज की प्रवेश टीम को जियो यू द्वारा मोती मर्सेंट्री ग्रुप में खींच लिया गया। बेशक ये फैन उनमें से पुरुषों पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि पुरुष उनके लिए पूरी तरह से बेकार थे। स्वाभाविक रूप से वह उस कचरे को नहीं देखेगा जिसे उनमें भी एकत्र नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस भर्ती टीम में पुरुष और महिला दोनों ही बहुत सक्षम हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि सभी महिलाएं नाम वाली सुंदरियां हैं। ये फैन सिस्टम के संचालन को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। वह मूल रूप से एक शुद्ध व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें सिस्टम ने पूरी तरह से गुमराह कर दिया था। ओहे सिस्टम का संचालन यह है कि जब तक वह एक खूबसूरत महिला का नाम बता सकता है, वह साइन इन सक्रिय कर सकता है और साइन इन नाम प्राप्त कर सकता है। किंगलिन ऐसी थी, उनकी बहन हुआशी ऐसी थी और यहाँ तक कि याओ और याओ यू ने भी एक बार ऐसा किया था, इसलिए यह उनके अनुभव के आधार पर ये फैन का सारांश था। ये फैन की नजर में कनान कॉलेज की प्रवेश टीम निस्संदेह छोटी भीड़ों का एक समूह है जो कटाई की प्रतीक्षा कर रही है। मोती मर्सेंट्री ग्रुप में ये फैन छोटे बगीचे में एक मंडप में बैठा था, दूर से उन लोगों को देख रहा था जो जियो परिवार से घिरे हुए थे। यूए, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम्हारी एक छोटी बहन है जो तुमसे भी सुंदर है? मैंने उसे क्यों नहीं देखा? लाल कपड़े पहने एक महिला मुस्कुराते हुए जियो यू को गले लगा रही थी और चिढ़ाते हुए कह रही थी। उस सफेद हथेली ने इस बात की परवाह किए बिना कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, जियो यू की पतली कमर को सहलाया। न केवल ये ऑपरेशन बहुत बड़ा था, बल्कि ये फैन भी अवाक रह गया था। ये सचमुच काफी रोमांचक है। ऐसा लगता है कि दुनिया में चाहे कहीं भी हो, यह विशेष अस्तित्व है और उसकी पहचान स्पष्ट है। तारांकन, क्या तुम अपने चारों ओर नहीं देख सकते? हंसने और डांटने के बाद जियो यू ने महिला को अपनी बाहों में धकेल दिया और धीरे से कहा, सिस्टर जुनर बहुत रहस्यमय है। हो स्टोई, वह वहां है, वह व्यक्ति है। जियो यू की अचानक आवाज ने जूनी को उत्सुकता से उसकी नजर की दिशा में देखने पर मजबूर कर दिया। जो तस्वीर उसकी नजर में आई, पहली नजर में वह एक सुंदर युवक की थी। युवक सफेद कपड़े पहने हुए था, मंडप में बैठा था और धीरे से शराब का गिलास पकड़े हुए था। उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान थी जो लोगों को अदृश्य रूप से आकर्षित कर रही थी। युवक के दोनों ओर मंडप में पत्थर की मेज पर 2 महिलाएं एक साथ बैठी थीं। वे दोनों महिलाएं निस्संदेह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर नहीं थीं। दोनों महिलाओं ने हरे रंग की स्कर्ट पहनी हुई है, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल अलग है। उनमें से एक स्पष्ट कमल की तरह शांत और सुरुचिपूर्ण है, लेकिन इसमें बड़प्पन का स्पर्श है जो लोगों को हजारों मील दूर तक जाने वाली आभा देता है। दूसरी लड़की थोड़ी मिलनसार और बहुत प्यारी लग रही थी, हालांकि वह थोड़ी आरक्षित लग रही थी। उसकी हरी आंखों में अजीबता कुछ ऐसी थी जिसे कोई भी कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सुंदर पुरुषों और सुंदर महिलाओं की शराब का स्वाद चखने की इस तस्वीर ने जूनी को स्तब्ध कर दिया और यहाँ तक कि उसके बगल में जियो यू भी इसकी ओर आकर्षित हो गई। वह स्वाभाविक रूप से जुनर को जानती है, फिर ये वह है। अचानक दोनों महिलाओं को उस महान व्यक्ति का ख्याल आया। जब दोनों महिलाओं ने ये फैन को देखा तो ये फैन ने भी भेड़िए की तरह 2 छोटी भीड़ों को देखा। स्टोई ने लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी, उसके गाल बहुत सुंदर थे और उसकी मुस्कान उज्ज्वल थी। उसके लंबे भूरे बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे और वह बहुत दुबली लग रही थी। राजसी लहरें और मोटापन विलासिता की विलासिता कहा जा सकता है। पतली कमर और सीधी और गोलाकृति बस गर्म है। बस यही बात अनगिनत पुरुषों को इसके प्रति आकर्षित करने के लिए काफी है। आखिर एक छोटे से विलोम शब्द को कौन मना कर सकता है? ये फैन दूर से देख सकते थे कि जो परिवार के अनगिनत सदस्य, साथ ही उनके साथ आए युवा लोग गुप्त रूप से उस जगह से आगे पीछे देख रहे थे। जूनी के बगल में जियाओ यू है। यह महिला बहुत असाधारण है, विशेष रूप से लंबे, गोल और पतले पैर। जहां तक इन सेक्सी लंबी टांगों की बात है, यहाँ तक कि उसके बगल में आकर्षक हाथी और जूनी के पास भी ये नहीं है। बेशक अगर रानी मेडुसा और यूंग के साथ तुलना की जाए तो वे केवल 50-50 तक ही पहुंच सकते हैं। जियो यू जूनी से अलग है, लेकिन उसने आज ये कॉलेज यूनिफॉर्म पहनी है। पतली कमर पर एक लंबी तलवार, लंबी चोटी और तेजस्वी चेहरा उसे बड़ी बहन का आकर्षण देता है। ये फैन की निगाहों को महसूस करते हुए 2 महिलाओं की आंखें तुरंत चकमा दे गईं, लेकिन जियो यू ने असामान्य रूप से जूनी को खींच लिया और प्यार से मुस्कुराए।
हे तुम सुंदर हो, वह मेरी जनजाति है, बाईं ओर वाला जुनर है, आप उसके बारे में कोई विचार नहीं रख सकते, उन्हें आप में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। जूनी ने अपना सिर झुकाया, धीरे से जियो यू का कान काटा और धीमी आवाज में मजाक किया। यू एक क्या वह सुंदर युवक भी आपके जियो परिवार से है? कुआं, जियो यू इस अचानक सवाल से चौंक गई, जूनी ने अपना स्वभाव क्यों बदल लिया? उसने सुंदर लड़की की परवाह नहीं की, बल्कि लड़के पर ध्यान देना शुरू कर दिया। यह एक बहुत ही खतरनाक चेतावनी थी। उस व्यक्ति की पहचान संभवतः भयानक फेंगे पर एलियन मास्टर है। क्या वह सचमुच? ठीक है, जियो यू को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि वह कैसे उत्तर दे, लेकिन उनके पीछे कनान अकादमी के पुरुष शिष्यों के एक समूह के चेहरे पर बेहद उदास भाव थे। उनकी नजर में वह पूरी तरह से उनकी देवी है, दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित होती है। इससे वे, जो कामुक तो थे लेकिन साहसी नहीं थे, छिपकर ये फैंग को बुरी नजरों से घूरने लगे। इन छोटे कूड़ेदानों की आंखों को महसूस करते हुए ये फैंग भी बहुत असहाय थे, इससे पहले कि वह एक शब्द भी कहते, इतने सारे लोगों ने उनसे नाराजगी जताई। ऐसा लगता है कि कनान कॉलेज में छात्र अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। यदि आपके पास ज्यादा ताकत नहीं है, तो आप हाथी का किरदार निभाना सीख लें, ये वास्तव में बकवास है। ये भाग्य ही है कि इस भर्ती टीम में पुरुष शिष्यों में सबसे मजबूत पुरुष शिष्य का नाम है रॉब। ये फैंग रॉब नाम से बहुत परिचित हैं, आपको पता ही होगा कि सैंड मर्सिडी ग्रुप के नेता का यही नाम है। कैसे कहें, इसे भाग्य ही कहा जा सकता है। वरिष्ठ भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? एक युवा महिला ने अपने सबसे बड़े भाई रॉब से फुसफुसाकर पूछा। रॉब बहुत सतर्क था और उसने धीमी आवाज में आदेश दिया। मुझे क्या करना चाहिए? मोचेंग अन्य स्थानों से बेहतर नहीं है, यहाँ सुरक्षित रहना बेहतर है। यदि वह जियो परिवार का सदस्य है जिसने अकादमी के लिए साइन अप किया है, तो हम उसे निपटेंगे। क्या होगा यदि वह नहीं है? छोटे लाला ने असमंजस में पूछा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इतना छोटा भाई होने से रोब तब महसूस करता है। यदि ऐसे युवा व्यक्ति ने अकादमी में शामिल होने के लिए साइन अप नहीं किया था, तो वे मोचेंग और मोती भाड़े के समूह में उसे अपमानित करने का जोखिम कैसे उठा सकते थे? बड़े भाइयों, वरिष्ठ बहन जियाओ यू का उसके बारे में एक अलग दृष्टिकोण लगता है, हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। हाँ, वरिष्ठ बहन जियो यू आपकी हैं, हम वरिष्ठ भाई लोग जो चुप रहते थे ने अपने आसपास के अन्य लड़कों की चापलूसी को आकर्षित किया, जिससे उनके दिमाग में गर्माहट महसूस हुई और उनके दिल में मैं एक देवी बनना चाहता हूं का विचार पैदा हुआ। सीनियर सिस्टर यूएं, वह लड़का बहुत सुंदर है, मुझे बताओ क्या उसकी वजह से आपके पैर इतने आकर्षक हैं? हाँ, वरिष्ठ बहन यूएं, आपको हम बहनों का परिचय बाद में कराना होगा। क्या आप अधिक आरक्षित हो सकते हैं? उड़ाओ, वरिष्ठ बहन यूएं, जब तक आप मुझे मेरी बहन से मिलवाती हैं, मैं वादा करता हूं कि भविष्य में आपके साथ कुछ भी नहीं करूंगा। ये फैंग, जो शराब का स्वाद ले रहा था, जब उसने इन महिलाओं की बातें सुनी तो उसे अचानक लगा जैसे वह शिकार है। यहाँ वहाँ कनान अकादमी के शिष्य हैं, वे केवल भयंकर महिला गुंडों का एक समूह है। अल्पविराम। अध्याय 286 कनान कॉलेज प्रशिक्षक रोलिन। जब महिलाओं का एक समूह बात कर रहा होता है, तो कभी-कभी जब तक कोई पुरुष बात करना शुरू करता है, वे निश्चित रूप से कुछ देर के लिए बात करेंगे। इसके लिए एक और शर्त है, और वह यह है कि पुरुष काफी सुंदर हो। दूर से फुसफुसाती इन महिलाओं को सुनकर वे बेहद शक्तिशाली विषयों पर बात कर रही थी। बूतियान कितना भी शांत क्यों न हो, उसके मुंह के कोने हिलने से बच नहीं सके। इसने ये फैंग के सुंदर चेहरों के साथ-साथ जुनर और किंगलिन को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। इन महिलाओं की अपने भाई ये फैंग के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अफसोस, ये फैंग ने असहायता से भरे चेहरे के साथ इन महिलाओं की रोमांटिक मुस्कुराहट को देखा। प्रमुख महिला प्रशिक्षक पर एक नजर डालने के बाद ये फैंग खड़े हुए और मंडप से बाहर चले गए। लेकिन ये फैंग के चले जाने के बाद लुओबू, जो जियो यू और जूनी के पीछे था, आगे झुक गया। जियो यू, वह युवक कौन है? क्या वह तुम्हारा चचेरा भाई है? तुम इतने नासमझ कब हो गए? जियो यू ने अपना सिर घुमाया और सुंदर युवक की ओर देखा। ये रोब पिछले रोब से बहुत अलग था। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी। हालांकि मुस्कान थोड़ी नकली लगती है, लेकिन ये लोगों को आनंद की अनुभूति कराती है और कनान अकादमी में काफी लोकप्रिय है। हाँ, रोब अजीब तरह से मुस्कुराया, फिर बात करना बंद कर दिया और चुपचाप अपनी मुट्ठियां थोड़ा जोर से भींच लीं। चल दर, एक बहुत ही ठंडी आवाज आई, जिसने तुरंत कई लोगों को अब और देर न करने और आगे बढ़ने का साहस करने पर मजबूर कर दिया। मोचेंग में भाड़े के समूह में मोती सबसे मजबूत है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये कहा जा सकता है कि वे एकमात्र हैं। इसलिए कनान कॉलेज में कोई संशय नहीं है और वह मोती मर्सिडी ग्रुप के बीच रहता है। स्वागत रात्रिभोज की तुलना में ये फैंग और अन्य को स्वाभाविक रूप से कोई दिलचस्पी नहीं है, हालांकि वे उन्हें इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं। खामोशी की एक रात डॉजिंशी। खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडरबोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 200। लेखक जियो जी। अगले दिन की सुबह पूरा रेगिस्तानी शहर शोर से भर गया। शोर के माहौल ने ये फैंग को अवाक कर दिया। क्या आप कनान कॉलेज में शामिल नहीं होना चाहते? क्या यह इतना रोमांचक है? भले ही मुझे रात को सोने की इजाजत नहीं है, सुबह भी सोने की इजाजत नहीं है, मैं अपनी मेडुसा पत्नी की तरह कैसे बन सकता हूं? भाई फैंग, ये क्या आप कनान कॉलेज में रुचि रखते हैं? जुनर ने कमरे से बाहर निकलते हुए ये फैंग को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा लगता है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता, जुनर। ये फैंग ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे उत्तर में सिर हिलाया। जुनर इस बात को लेकर बहुत उलझन में था कि भाई फैंग ये अब अपने साथियों से कहीं अधिक मजबूत था, वह कनान अकादमी में क्यों जाएगा? ये कहना काफी था कि उन्हें ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी में दिलचस्पी थी, लेकिन कनान अकादमी उन्हें कुछ नहीं सिखा सकी। जब जुनर ने इसे देखा तो वह बहुत उत्सुक था और ये फैंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह ये नहीं कह सका कि वह साइन इन को ट्रिगर करने के लिए कनान कॉलेज गया था, है ना? कनान अकादमी में न केवल जियो यू, जूनी और रोलिन प्रशिक्षक हैं, बल्कि हुजिया और हान यू भी हैं जो आंतरिक प्रांगण में प्रवेश कर सकते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, एक छोटी मादा ड्रैगन। डुक्यूई महाद्वीप पर सबसे छोटी मादा ड्रैगन का अस्तित्व है, उसे डुक्यूई महाद्वीप में नंबर एक प्रतिभा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाई ये फैंग, क्या आपको कनान कॉलेज में दाखिला लेते समय एक और पहचान प्राप्त करने की आवश्यकता है? इसी समय किंगलिन भी पीछे से आई और पूछा। अन्य पहचान? कोई जरूरत नहीं। ये फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, कनान कॉलेज अन्य ताकतों से बेहतर नहीं है। उत्तर पश्चिमी महाद्वीप पर जो कुछ होता है वह उनकी नजरों से छिप नहीं सकता। मैं इसे अन्य पहचानों के साथ कुछ समय के लिए छिपा सकता हूं। इसके अलावा मेरी पहचान कनान कॉलेज के प्रवेश मानकों के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। जैसे ही ये शब्द सामने आए, जुनर और किंगलिन चौंक गए और उन्होंने इसके बारे में सोचते हुए अपनी आंखें झपकाईं। ये फैंग वास्तव में इसे मेल खाता था। चलो, मैंने सुना है कि परीक्षण शुरू हो गया है, चलो इसे भी परीक्षण करें। कनान कॉलेज प्रवेश परीक्षा का स्थान मोती मर्सिडी ग्रुप में नहीं, बल्कि मोचेंग के केंद्र में है। मोती मर्सिडी ग्रुप से बाहर निकलने के बाद ये फैंग देख सकते थे कि कितना हलचल भरा दृश्य था। वहां न केवल मोचेंग के लोग थे, बल्कि कई अन्य मोचेंग के लोगों ने भी साइन अप किया था। परीक्षण के प्रभारी लोग कनान कॉलेज के शिष्य थे। ये फैंग कोई विशेष मार्ग नहीं खोलना चाहते थे, लेकिन जब महिला शिष्यों ने उन्हें आते देखा तो उनकी आंखें अचानक बदल गईं। बेशक इसमें जियो यू और जूनी भी शामिल हैं, जिन्होंने कल रात अपने चचेरे भाई की असली पहचान के बारे में भी पूछताछ की थी। ये जानने के बाद कि चचेरा भाई ये फैंग था, महिलाओं का एक समूह निराशा में पड़ गया। यहाँ तक कि जूनी भी थोड़ी लालची लग रही थी, उसका शौक जियो यू से ये फैंग में बदल गया। जियो यू को ये फैंग की पहचान पता चलने के बाद भी वह असमंजस की स्थिति में थी। इसे एक व्यक्ति ने भी देखा और वह व्यक्ति उसका असली चचेरा भाई था, जियोयान। जियोयान जियो परिवार में रहता है, बिल्कुल एक गर्म बर्तन पर चींटी की तरह। वह वास्तव में भागना चाहता है, लेकिन वह भाग नहीं सकता। उनके सस्ते शिक्षक याओ चेन ने उनसे कहा कि कमजोर लोगों को थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और जब उसने अपने पूर्व चचेरे भाई जियो यू को, जिसके पास गोरी, बेदाग, गोल पतली टांगें थीं, वापस आते देखा, तो जियोयान का दिल जाने में फिर से हिलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब उसने जियो यू का व्याकुल रूप देखा, तो उसे फिर से एहसास हुआ कि वह फिर से उस छोटे भूत ये फैंग पर मोहित हो गया होगा।
आखिरकार छोटा भूत सुंदर और मजबूत है, कौन सी महिला ऐसे सहकर्मी को पसंद नहीं करेगी। तो जियोयान सुबह जल्दी आया और परीक्षा पास कर ली और फिर वह रोब के करीब हो गया। जियोयान निश्चित रूप से देख सकता था कि यह रोब सिर्फ एक चाटुकार कुत्ता था और उसके मन में अपने चचेरे भाई के बारे में विचार थे, क्या वह इसका फायदा नहीं उठा सकता था। यह अफसोस की बात है, ये रोब मृत रोब से बहुत अलग है, वह पूरी तरह से काया है। उसे कल रात ये फैंग की पहचान का भी पता चला और फिर वह सुन्न हो गया। फैंग ये मंडप का स्वामी एक अद्वितीय हत्यारा था जिसने अपनी ताकत से डू संप्रदाय के कई मजबूत लोगों को मार डाला था। वह ऐसे व्यक्ति को अपमानित करने का जोखिम कैसे उठा सकता था। उसका जिक्र तो दूर, अकादमी भी उसे कुछ पतले नूडल्स देती थी। आखिरकार उनके बाहरी प्रांगण के दीन की ताकत केवल डुहुआन के चरम पर है। जहां तक भीतरी प्रांगण की बात है, वह अभी भी पहुंच से बाहर है। जियोयान की नजर लुओबो पर टिकी थी और वह चिकन सॉस विधि का उपयोग करने ही वाला था, लेकिन लुओबो उसकी देखते ही उछल पड़ी। जियोयान, ओह हेलो, मैं कनान कॉलेज का छात्र हूं, मेरा नाम रोब है। रोब के चेहरे पर बहुत दयालु मुस्कान थी। यह मुस्कान कल से बिल्कुल विपरीत थी। जियोयान की नजर में ये रोब सिर्फ एक चाटने वाला कुत्ता था। हालांकि उस युग में जब जियोयान ने समय की यात्रा की थी, चाटने वाला कुत्ता शब्द अभी तक अस्तित्व में नहीं था। रोब का नाम मुचिंग में एक प्रसिद्ध नाम है। कल किसी ने सुझाव दिया कि वह अपना नाम बदल ले, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रॉब, भाई ये फैंग, उसका नाम काफी दिलचस्प है, किंगलिन ने मुस्कुराते हुए ये फैंग से कहा। ये फैंग शांति से मुस्कुराए, ये सचमुच मजेदार है ना रोब? हाँ, रोब उत्साहित था और उसने छोटे भाई की तरह व्यवहार करते हुए तेजी से सिर हिलाया। हमारे पास एक परीक्षण है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, क्या आप कुछ कर सकते हैं? ये फैंग ने अपने बगल में खचाखच भरी टीम पर नजर डाली और हल्के से पूछा। हाँ, बिल्कुल है, मेरे पास शिक्षक रोलिन द्वारा दिया गया एक परीक्षण क्रिस्टल है, मैं बस इसका परीक्षण कर सकता हूँ। रोब की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उसने ये फैंग को अविश्वास से देखा और धीरे से कहा। आप एक परीक्षण चाहते हैं? ये फैंग ने अपनी आंखें से खोल लीं और शांति से कहा। क्या समस्या क्या है? अल्पविराम। नहीं। स्वाभाविक रूप से रोब ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने हाथ हिला दिए। जैसे ही वह बोला, उसने क्रिस्टल बॉल निकाली और समझाया। ये परीक्षण क्रिस्टल बहुत सरल है, जब तक आपकी ताकत डुक्यूई के 8वें स्तर तक पहुंचती है, ये स्वचालित रूप से प्रकाश करेगा, तब आप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। ऐसा कहने के साथ रोब कुछ लोगों को परीक्षण स्थल तक ले गया और जियोयू को चलते हुए घूरने लगा। आमतौर पर जियोयू बीमार महसूस करती होगी, लेकिन अब उसे समझ में आया कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह घूर रहा था, बल्कि इसलिए कि यह एक गंभीर मामला था। यह इतना बड़ा था कि उनके जैसे छात्र बिल्कुल भी निर्णय नहीं ले सके। जियोयू ने तुरंत समझ लिया और चुपचाप जूनी को अपने पास रख लिया। लेकिन जूनी पहले ही गिर चुकी थी और उसकी आंखें बस एक ही दिशा में देख रही थीं। वह न केवल ये फैंग के लिए गिर गई, बल्कि जुनेर और किंगलिन के लिए भी गिर गई। ये बात यह साबित करने के लिए काफी सरल है कि न केवल उसके 3 विचार प्रासंगिक का पालन करते हैं, बल्कि उसके कई विचार भी 5 इंद्रियों का पालन करते हैं। ये देखकर कि जूनी हिल नहीं रही थी, जियोयू ने अंदर ही अंदर आह भरी और शिक्षक पर मुकदमा करने के लिए जल्दी से निकल गया। समझ गया, शुनट, क्विंगलिन आप पहले आएं। ये फैंग ने स्वाभाविक रूप से जियोयू की हरकतों को देखा, उसने बस अपने बगल की 2 महिलाओं को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए जुनर और किंगलिन सबसे पहले आगे बढ़े, फिर एक पल के लिए उस पर अपनी हथेलियां रखी और फिर क्रिस्टल बॉल चमकने के बाद पीछे हट गए। कहने की जरूरत नहीं है, जुनेर की ताकत स्वाभाविक है, वह पहले ही लड़ाकू विमान को तोड़ चुकी है। हालांकि किंगलिन केवल कुछ दिनों से ही अभ्यास कर रही है, लेकिन ये फैंग द्वारा उसे दिए गए फाउंडेशन बिल्डिंग स्पिरिट तरल पदार्थ में स्नान करने के बाद उसकी ताकत में कई गुना सुधार हुआ है। 8वें स्तर के डू जेड क्यूई को स्वाभाविक रूप से 2 महिलाओं की परवाह नहीं थी। 2 महिलाओं की सफलता को देखकर ये फैंग ने भी सभी के आश्चर्यचकित भावों के सामने अपना हाथ बढ़ाया। इस समय रोब ये फैंग को देखकर कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, आपको परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है, ये क्रिस्टल बॉल वास्तव में मेरी लड़ाई की भावना का सामना नहीं कर सकती। ये फैंग ने तथ्यात्मक रूप से सिर हिलाया। ये सुनकर रोब का बड़ा चेहरा गाजर में बदल गया और लंबा हो गया। आसपास के लोगों के चेहरे स्तब्ध रह गए, उन्हें ये फैंग के ऑपरेशन पर विश्वास नहीं हो रहा था। मंडप के नेता कनान कॉलेज में शामिल होना चाहते थे। फैंग ये मंडप में केवल 10 डुहुआंग योद्धा थे और यहाँ तक कि 2 डू जोंग योद्धा भी थे, जिसने उसे और भी भयानक बना दिया था। इतना बड़ा शॉट उनकी कनान अकादमी में शामिल होना चाहता है। यह आदमी क्या करने जा रहा है? कनान अकादमी को अब चापलूसी करनी चाहिए। उनका तो जिक्र ही नहीं, सभी छात्रों को अचानक हुए इस कदम पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या ये सच है। ये निसंदेह पुरुष छात्रों के लिए एक आपदा है। जो कोई भी अंशकालिक काम करता है वह एक बम होगा। यदि कोई भी अपनी आंखें खोले बिना उसके साथ खिलवाड़ करता है तो परिणाम उन्हें मौत के घाट उतार देगा। लेकिन महिला छात्रों के एक समूह के लिए ये निसंदेह एक देवदूत का उपहार है। महिला गुंडों के एक समूह के पास इतने सारे विचार कैसे हो सकते हैं? बस अच्छे दिखें। मास्टर फैंग पवेलियन, क्या आप कनान कॉलेज में शामिल होना चाहते हैं? अचानक ये फैंग के कानों में एक बहुत ही कोमल महिला की आवाज आई। यह आवाज किसी का भी दिल पिघलाने के लिए काफी है क्योंकि यह इतनी कोमल है, बिल्कुल अपने पिछले जन्म में स्कूल की महिला संगीत शिक्षिका की तरह। अचानक स्त्री की आवाज, सज्जनता का अवसर। इस धीमी आवाज के नीचे आसपास के सभी लड़के थोड़ा विचलित हो गए। जैसे ही कदमों की आहट हुई, कुछ ही दूरी पर हरे कपड़ों में एक महिला जियोयू के साथ यहाँ की ओर चल रही थी। उस खूबसूरत चेहरे पर वह सौम्य मुस्कान दिखाई दी, उसकी आंखें भर रही थी और उसकी कोमल दृष्टि एक स्पष्ट धारा की तरह चुपचाप उसके दिल से भर रही थी। ये लड़की सौम्य और स्मार्ट है, वह जियोयू और अन्य लोगों से थोड़ी ही बड़ी लगती है। उसका मोटा और उत्तम शरीर एक परिपक्व शैली दर्शाता है जिसे वर्षों से निखारा गया है। इस तरह की प्राकृतिक शैली का मुकाबला जियोयू जैसी सियान लड़की युवानफी से किया जा सकता है। इस तरह का आकर्षण एक पुरुष के लिए बस एक अजय प्रलोभन है। ये फैंग की नजरें महिला के शरीर पर टिकी हुई थी और उसका सौम्य स्वभाव वास्तव में आकर्षक था। अद्वितीय आश्चर्यजनक स्वभाव, पानी जैसी गर्माहट, महिलाओं के पानी की तरह होने की मानव अवधारणा की पूरी तरह से व्याख्या करती है। इस महिला के प्रकट होने के बाद उसके आसपास के युवा छात्रों की आंखें तीव्र हो गईं। जब उन्होंने उसे देखा तो उनकी आंखों में एक अकथनीय भावना थी। ये दृश्य ये फैंग ने देखा था। निश्चित रूप से ये कनान अकादमी बहुत अद्भुत है। हर लड़के और लड़की को उन पर प्रतिबंध लगाने की इच्छा होती है। महिलाएं गैंगस्टर होती हैं और पुरुषों के लिए भी यही बात लागू होती है। ऐसा लगता है कि इन लोगों को इस महिला पर गुप्त क्रश है, लेकिन ये समझ में आता है, ये फैंग उनके विचारों को बहुत अच्छी तरह से समझता है। शिक्षक रोलिन, बाहर जा रही महिला को देखकर स्ट्रोई, रॉब और अन्य सभी सम्मानपूर्वक चिल्लाए। रोलिन ये फैंग के पास गई और अपनी जल भरी आंखों, भ्रम से भरे खूबसूरत गालों से ये फैंग को घूरने लगी। ये सही है, ऐसी महिला का सामना करते हुए ये फैंग के हाव भाव बिल्कुल भी नहीं बदले और उन्होंने शांति से जवाब दिया। रोलिन ये फैंग के कार्यों के बारे में बहुत उलझन में थी। जब उसने ये फैंग की पुष्टि देखी तो उसने पूछना जारी रखा। मास्टर फैंग पवेलियन, मैं जानना चाहता हूं कि आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य? क्या आपके कॉलेज की मदद करना मायने रखता है? ये फैंग ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, मदद करना। इस शब्दांकन ने लोगों के एक समूह को भ्रमित कर दिया। ये कहा जा सकता है कि ये फैंग को छोड़कर कोई भी इसे समझ नहीं सका। रोलिन ने अपनी खूबसूरत आंखों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये फैंग से धीरे से कहा, मास्टर फैंग पवेलियन, मेरी बेटी कनान कॉलेज के बाहरी प्रांगण में केवल एक ट्यूटर है। मैं तय नहीं कर सकता कि आप छात्रों में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। हाँ, मैं आपके साथ कनान कॉलेज वापस जाऊंगा और मैं खुद ही बड़ी सुकियांदा को इसके बारे में समझाऊंगा। ये फैंग को पहले से ही उम्मीद थी कि उनका कदम रोलिन के अधिकार से कहीं परे था। रोलिन के इंतजार में वह यहाँ क्यों रुका था, इसका कारण उनसे पहले परिचित होने के अलावा एक मैच में कभी होना था। अन्यथा अगर वह जल्दबाजी में बूढ़े आदमी सुकियांग को खोजने जाता है तो वह बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से दरवाजा बंद कर देगा और कियांग बेलियांग को